नोट फ्रॉम हाइड्रो नॉवेल्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो 31 चैप्टर 31 गुफा में प्रवेश। प्लीज ये रैंक 2 डेमोनिक बीस्ट कोर है, सड़क के किनारे कोई पत्ता गोभी नहीं। चाहे एल्केमी हो या हथियार और आर्मर बनाना, ये बहुत बड़ा बूस्ट देता है। जहां तक ज़ियाओ जियांग को पता था, एक रैंक 2 डेमोनिक बीस्ट कोर अभी मार्केट में हजारों गोल्ड कॉइंस में बिक रहा था। फिर भी इसे खरीदने के लिए मिलना मुश्किल था। फिर भी ये खर्चीला लिन युआन असल में इतना कीमती रैंक 2 डेमोनिक बीस्ट को फेंकना चाहता था। क्या उसे इसकी कीमत का कोई अंदाजा था? क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें रैंक 2 डेमोनिक बीस्ट को की कीमत नहीं पता? उन किराए के सैनिकों के बारे में सोचकर जिन्हें गुजारा करने के लिए राक्षसी जानवरों का शिकार करना पड़ता था। ज़ियाओ जियांग को गुस्सा आया और उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में कितने मर्सिनरी एक रैंक के डेमोनिक बीस्ट कोर के लिए मौत से लड़ते हैं? क्या आप जानते भी हैं कि इस छोटे से कोर के लिए कितने मर्सिनरी ने अपनी जान गंवाई है? इस पॉइंट पर ज़ियाओ जियांग का टोन भारी हो गया और उसने आगे कहा, लेकिन तुम इतनी अच्छी चीज फेंकना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि यह कितना बेकार है? लिन युआन ज़ियाओ जियांग की बातों से हैरान रह गया। वह कैसे बेकार हो रहा था? लिन युआन को थोड़ा बुरा लगा। उनकी स्टोरेज रिंग में डेमोनिक बीस्ट कोर का सबसे निचला रैंक 3 था। इसके अलावा उसके पास फायर एट्रीब्यूट रैंक 7 डेमोनिक बीस्ट कोर था, साथ ही 10 से ज्यादा रैंक 6 डेमोनिक बीस्ट कोर भी थे। रैंक 5 से नीचे के सभी अलग-अलग एट्रीब्यूट कोर को जोड़ने पर एक पूरी बोरी भरने के लिए काफी था। सिर्फ रैंक 2 डेमोनिक बीस्ट कोर ही लिन युआन के लिए सच में कचरा था। ज़ियाओ जियांग, सच में इस कबाड़ का मुझे कोई इस्तेमाल नहीं है। लिन युआन ने बेबसी से कंधे उचकाए और कहा, मैं इसे तुम्हें दे दूं तो कैसा रहेगा? ऐसा कहने के बाद लिन युआन ने डेमोनिक बीस्ट कोर को ज़ियाओ जियांग के हाथ में दे दिया। ज़ियाओ जियांग अपने हाथ में डेमोनिक बीस्ट कोर को खाली नजरों से देख रही थी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। आखिरकार वह और लिन युआन अभी मिले थे, क्या इसे ऐसे ही मान लेना गलत होगा? लेकिन अगर इस रैंक 2 डेमोनिक बीस्ट कोर का इस्तेमाल मेडिसिनल पाउडर बनाने के लिए किया जाता तो कौन जानता था कि यह कितनी जानें बचा सकता था? इस विचार से ज़ियाओ जियांग उलझन में पड़ गया। ज़ियाओ जियांग की हिचकिचाहट को देखते हुए लिन युआन ने मजाक में कहा, अगर तुम इसे नहीं चाहते तो मैं सच में इसे फेंक दूंगा। नहीं, इस बार ज़ियाओ जियांग हैरानी की बात है कि तेजी से आगे बढ़ी और उसने डेमोनिक बीस्ट कोर को अपने कब्जों में डाल लिया। हे लिन युआन मन ही मन हंसा। ये लड़की काफी प्यारी थी। दोनों आगे बढ़ते रहे और कुछ ही देर में उनके सामने एक छिपी हुई गुफा का दरवाजा दिखाई दिया। लिन युआन ने अपने कदम रोक दिए, फिर मुस्कुराया और कहा, तुम यहाँ गुफा के अंदर की चीजों के लिए आए हो, है ना? क्योंकि वे पहले ही आ चुके थे, इसलिए ज़ियाओ जियांग ने इसे और न छिपाने का फैसला किया। हाँ, सही है। जब मैं पहले जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था तो मुझे ये गुफा मिली। ये पुराने जमाने के किसी ताकतवर एक्सपर्ट की अमर गुफा होनी चाहिए थी, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सका। अगर कोई और होता तो ज़ियाओ जियांग पक्का इतना साफ नहीं होता। हालांकि किसी कारण से उसे लिन युआन के प्रति एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने उस आदमी को भगाने में उसकी मदद की थी जो उसके पीछे छिपकर आ रहा था। लिन युआन की ताकत को देखते हुए वह कम से कम एक महान मास्टर तो था ही। अगर वह उसके साथ कुछ करना चाहता तो उसके पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए ज़ियाओ जियांग की अब लिन युआन के प्रति कोई रक्षात्मक सोच नहीं रही। चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, लिन युआन ने अनजाने में ज़ियाओ जियांग का छोटा हाथ पकड़ लिया और गुफा के दरवाजे की ओर चल दिया। ओह, लिन युआन ने अचानक अपना नाजुक हाथ पकड़ लिया, जिससे ज़ियाओ जियांग तुरंत कांप उठी। बड़े होते हुए ये पहली बार था जब किसी आदमी ने उसका हाथ इस तरह पकड़ा था। उस झुनझुनी से ज़ियाओ जियांग का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। सौभाग्य से रात होने के कारण लिन युआन को इस बात का पता नहीं चला। ठीक इसी तरह ज़ियाओ जियांग ने एक कठपुतली की तरह लिन युआन को उसे आगे ले जाने दिया। गुफा में घुसने के बाद लिन युआन ने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार किया। इस दौरान उनका सामना कुछ अंधे राक्षसी जानवरों से हुआ जो बिना किसी अपवाद के उसकी शक्तिशाली ताकत के आगे मारे गए। बहुत मजबूत। ज़ियाओ जियांग की सांसें तेज होने लगी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि लिन युआन ने अपनी दिव्य शक्ति कैसे दिखाई। रास्ते में चाहे राक्षसी जानवर किसी भी रैंक का हो, कोई भी लिन युआन के एक भी हमले का सामना नहीं कर सका। अभी कुछ देर पहले ही उसने अपनी आंखों से देखा था कि लिन युआन ने बस हाथ हिलाया था और रैंक 3 के राक्षसी जानवर का शरीर तुरंत फट गया था। इस सीन ने लिन युआन की ताकत के बारे में ज़ियाओ जियांग की समझ को और भी गहरा कर दिया। कुछ ही देर में दोनों एक पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंच गए। इस पत्थर के दरवाजे पर एक मैकेनिज्म है। मैंने पहले मैकेनिज्म पर कुछ किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसे तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ज़ियाओ जियांग ने पत्थर के दरवाजे के आसपास की जगह को अचानक छुआ, फिर उसे अंदर का रहस्य महसूस हुआ। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। लिन युआन के बोलने के बाद डू क्यूई की हल्की रोशनी की एक परत तुरंत उसकी हथेली पर छा गई। तुरंत उसने पत्थर के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। बूम! टक्कर लगते ही भारी पत्थर का दरवाजा तुरंत टूट गया। यह ज़ियाओ जियांग की आंखें चौड़ी हो गईं। बस इतना ही था। हे भगवान, ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। ज़ियाओ जियांग साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि इस भारी पत्थर के दरवाजे को तोड़ने के लिए कम से कम एक डू मास्टर की ताकत की जरूरत होगी। इसके अलावा पत्थर के दरवाजे पर लगा मैकेनिज्म ज़ियाओ जियांग के अंदाजे से शायद एक ग्रेट डू मास्टर एक्सपर्ट भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन लिन युआन, उसके हाथ से हल्का सा धक्का लगा और पत्थर का दरवाजा टूट गया। इस समय लिन युआन को ज़ियाओ जियांग के दिल में रहस्यमय माना गया था। चलकर जैसे ही पत्थर का दरवाजा टूटा, लिन युआन ने लापरवाही से ज़ियाओ जियांग के सामने रास्ता रोक दिया और आगे बढ़ता रहा। यह आदमी लापरवाह लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना विचारशील होगा। इस अनजाने काम को ज़ियाओ जियांग ने देख लिया और वह इमोशनल हो गई। उसके मुंह के कोने पर एक खूबसूरत मुस्कान थी और ज़ियाओ जियांग खुशी-खुशी लिन युआन के पीछे-पीछे चली गई। बीच में लिन युआन को एक काफी चौड़ा नीला पत्थर का प्लेटफॉर्म मिला। प्लेटफॉर्म पर 3 लॉक किए हुए पत्थर के बक्से करीने से रखे हुए थे। इसके अलावा पत्थर के कमरे के तीनों कोनों में काफी सारे सोने के सिक्के और दूसरे कीमती खजाने जमा थे। सोने के सिक्कों की संख्या शायद कई लाख से कम नहीं थी। हालांकि लिन युआन ने बस यूं ही उस पर नजर डाली और अपनी नजरें हटा ली। लिन युआन के लिए दुनियावी चीजें कोई आकर्षण नहीं रखती थी। अगर वह चाहता तो जितनी चाहे उतनी ले सकता था। कोने में एक छोटा सा फूलों का बिस्तर था, जिसे देखकर लिन युआन को काफी हैरानी हुई, क्योंकि वहां अलग-अलग तरह की दवा वाली जड़ी बूटियां चुपचाप उग रही थी और उनसे खुशबू निकल रही थी। बैंगनी नीला पत्ता, सफेद स्पिरिट जिनसिंग फल, स्नो लोट्स बीज। अपनी खूबसूरत आंखों से छोटे फूलों की क्यारी को खाली आंखों से देखते हुए ज़ियाओ जियांग पहले से ही औषधीय जड़ी बूटियों के इस ढेर से आकर्षित थी और एक के बाद एक नाम उसके मुंह से निकल रहे थे। हे भगवान, असल में आइस स्पिरिट फ्लेम ग्रास है। एक नजर में इतनी सारी कीमती औषधीय जड़ी बूटियां देखकर ज़ियाओ जियांग खुशी से उछल पड़ा। 32 चैप्टर 32 अरे बाप रे, चैप्टर 32 भाड़ में जाओ। ये औषधीय जड़ी बूटियां बाहर दुर्लभ खजाने हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यहाँ इतनी सारी मिलेंगी। ज़ियाओ जियांग थोड़ा उत्साहित था। ठीक है, समय बर्बाद करना बंद करो, आगे बढ़ो और सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करो। ज़ियाओ जियांग को देखकर जो एक बच्चे की तरह उत्साहित थी, लिन युआन ने खुशी से अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे इनमें से केवल 10% चीजों की जरूरत है। उत्साह कम होने के बाद ज़ियाओ जियांग लालची नहीं रहा। ये कहा जा सकता है कि इस गुफा में आने का सबसे बड़ा श्रेय लिन युआन को जाता है, इसलिए उसे ज्यादा खजाने मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर लिन युआन उसे थोड़ा सा दे तो भी काफी होगा। बेवकूफ लड़की, ये सारी जड़ी बूटियां ले लो, उन 3 पत्थर के बक्सों में रखी चीजें भी। मेरी चिंता मत करो, लिन युआन ने हंसते हुए कहा। वह यहाँ सिर्फ शियाओ यांग को यह मौका पाने से रोकने के लिए आया था। जहां तक इस गुफा की चीजों का सवाल है, वे उसके लिए सच में कोई खास मायने नहीं रखती थी। वास्तव में ज़ियाओ जियांग ने पलकें झपकाईं और कंफर्म किया। बिल्कुल, वाह, मैं अमीर हूं। लिन युआन का जवाब सुनकर ज़ियाओ जियांग ने खुशी से अपनी छोटी मुट्ठियां लहराईं और दवा वाली जड़ी बूटियों के ढेर की ओर उछल पड़ी। लिन युआन के बारे में जो कुछ भी वह जानती थी, उससे ज़ियाओ जियांग अंदाजा लगा सकती थी कि उसका बैकग्राउंड पक्का आसान नहीं था। इस गुफा में मौजूद खजाने दूसरों के लिए एक बड़ा मौका हो सकते हैं, लेकिन लिन युआन के रैंक 2 मैजिक कॉज को कचरा समझने के रवैये को देखते हुए ये चीजें निश्चित रूप से उसकी नजर में नहीं आईं। इसलिए उसने मना नहीं किया। हम जैसे ही ज़ियाओ जियांग खुशी-खुशी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, लिन युआन ने अचानक मुंह बना लिया। उसे लगा कि इसी समय गुफा के बाहर दर्जनों अनजान औरतें दिखाई दी थीं। ये लोग बहुत ताकतवर नहीं थे, वे आमतौर पर डू प्रैक्टिशनर के लेवल के आसपास थे। थोड़ी देर सोचने के बाद लिन युआन को नए लोगों की पहचान समझ में आ गई। वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप। ओरिजिनल कहानी में जब ज़ियाओ जियांग गुफा में खजाने की खोज कर रहा था, तो मूली अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया था। बाद में ज़ियाओ यान ने अपने प्रोटैगनिस्ट हेलो पर भरोसा करके ज़ियाओ जियांग को ले लिया और उस जगह से भाग निकला। वे सचमुच मौत को बुला रहे हैं। लिन युआन के मुंह के कोने पर एक अजीब सी चाप लगी हुई थी। धन्यवाद लिन युआन, मुझे इस बार बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां मिली हैं। सिर्फ 10 मिनट में ज़ियाओ जियांग ने फूलों की क्यारी से सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लीं। उसका छोटा सा चेहरा लाल था और उसकी आंखें मुस्कान से भरी थीं। लिन युआन ने प्यार से ज़ियाओ जियांग के बालों में हाथ फेरा। देखो तुम कितने खुश हो। फिर लिन युआन पत्थर की मेज के पीछे गया और एक कंकाल से 3 चाबियां निकाली। फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और तीनों चाबियां तुरंत पत्थर के प्लेटफॉर्म पर रखे 3 पत्थर के बक्सों पर गिर गईं। क्लिक करें। एक टी की आवाज उनके कानों तक पहुंची और तीनों पत्थर के बक्से धीरे-धीरे खुल गए।
पहले पत्थर के बक्से में एक जैद की बोतल रखी थी जिसमें कुछ दवा की गोलियां थीं। दूसरे और तीसरे पत्थर के बक्सों में से हर एक में एक स्क्रॉल था। लिन्युआन जानता था कि ये 7 कलर पॉइजन मैनुअल और फ्लाइट डू टेक्निक होनी चाहिए। लिन्युआन आगे बढ़ा, 3 पत्थर के बक्सों से सारा सामान इकट्ठा किया और उन्हें ज़ियाओ यीजियान को दे दिया। चलो बाहर चलते हैं हम। ज़ियाओ यीजियान ने लिन्युआन के दिए स्क्रॉल और जैद बोतल को लेने से मना नहीं किया और उन्हें अपने हाथों में ले लिया। वह तुरंत लिन्युआन के पीछे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चली गई। इस ट्रिप के बाद ज़ियाओ यीजियान की फसल जरूर बहुत ज्यादा थी। उसका दिल अब लिन्युआन के प्रति आभार से भर गया था। आखिरकार सब कुछ असल में उसे लिन्युआन ने ही दिया था। अगर भविष्य में मौका मिला तो मुझे उसे ठीक से पैसे चुकाने होंगे। ज़ियाओ यीजियान ने मन ही मन सोचा और इससे पहले कि उसे पता चलता वह गुफा के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। आउच! जैसे ही वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, लिन्युआन का शरीर अचानक रुक गया। ज़ियाओ यीजियान अभी भी बेवकूफी से आगे बढ़ रहा था, उसे सामने की अजीब चीज पर ध्यान नहीं था। इस तरह बेचारी ज़ियाओ यीजियान को लगा कि उसकी नजर धुंधली हो गई है और वह लिन्युआन की पीठ से जोर से टकरा गई। आप क्या? ज़ियाओ यीजियान ने एक हाथ से अपना माथा पकड़ा और बोलने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि आसपास कुछ गड़बड़ है। उसने ऊपर देखा तो लिन्युआन के ठीक सामने लोगों की भीड़ खड़ी थी। उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के लीडर म्यूली का बेटा कर रहा था। हे ज़ियाओ यीजियान, तुम आधी रात को अकेले बाहर क्यों भागे? हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। म्यूली के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी जब वह आगे बढ़ा और ज़ियाओ यीजियान से बात की। उसकी नजर जानबूझकर या अनजाने में ज़ियाओ यीजियान के हाथों में रखे स्क्रॉल की ओर चली गई। ज़ियाओ यीजियान ने अपने आप म्यूली की नजर देख ली और अनजाने में अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद यंग लीडर। मैं बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर आई थी। हे, क्या ये सच में ऐसा है? म्यूली को ज़ियाओ यीजियान की बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह बुरी तरह हंसने लगा। बेशक, ज़ियाओ यीजियान का एक्सप्रेशन अजीब था जब वह लिन्युआन के थोड़ा और करीब आई। मिस ज़ियाओ यीशियान, मैं जानना चाहता हूं कि आपके हाथों में ये स्क्रॉल क्या है? क्या आप मुझे उन्हें देखने देंगी? कुछ वाक्यों के बाद म्यूली का सब्र जवाब दे गया और वह सीधे मुद्दे पर आ गए। युवा नेता, आपने जरूर गलत देखा है। मेरे हाथ में कौन से स्क्रॉल हो सकते हैं? ज़ियाओ यीजियान ने चुपके से स्क्रॉल और जैद की बोतल अपने कपड़ों के अंदर छिपा ली, फिर जानबूझकर अपने हाथ फैला दिए ताकि यह साबित हो सके कि उसके हाथों में असल में कुछ भी नहीं है। हम ज़ियाओ यीजियान, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें बर्बाद नहीं कर सकता। गुफा में मिले खजाने को जल्दी से मुझे सौंप दो। मूली का एक्सप्रेशन खराब हो गया, उसने आखिरकार अपने नुकीले दांत दिखा दिए थे। युवा नेता, मैंने कोई खजाना नहीं देखा है, ज़ियाओ यीजियान ने कहा। धत्तेरे की कुतिया, मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू समझदार बन और मुझे खजाने दे दे। नहीं तो क्या तू मानती है कि मैं तुझे नंगा कर दूंगा और अपने भाइयों को तेरे साथ मजे करने दूंगा? म्यूली के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि इतने सारे भाइयों के साथ वे निश्चित रूप से आपकी सेवा तब तक करेंगे जब तक आप खुशी से मर नहीं जाते, है ना? तुम बेशर्म हो। ज़ियाओ यीजियान इतने गुस्से में थी कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे बहुत पहले से पता था कि यह मूली अच्छा नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना गुंडा होगा, जानवर से भी बदतर। हे, मैं न केवल बेशर्म हूं बल्कि मैं काफी कामुक भी हूं। म्यूली ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी, फिर गलत इरादे से ज़ियाओ यीजियान को नापने लगा। भाड़ में जाओ, तुम बेवकूफों के झुंड, यहां से चले जाओ। तभी लिन्युआन ने अचानक म्यूली की नजरें चुरा लीं और जोर-जोर से गालियां देने लगा। अरे, तुम किस तरह के आदमी हो जो हमारे यंग लीडर को गाली देने की हिम्मत कर रहे हो? बच्चे, क्या तुम जीने से थक गए हो? जल्दी करो और यंग लीडर से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठो। लिन्युआन के बोलने के बाद म्यूली के पीछे खड़े गुंडों के ग्रुप ने तुरंत गुस्से में आकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। शुरू में हालांकि म्यूली ने लिन्युआन को देखा था, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया, यहां तक कि उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसके मन में लिन्युआन लगभग उसकी ही उम्र का था और उसके शरीर से कोई और नहीं बढ़ रहा था, तो वह कितना ताकतवर हो सकता था। जब लिन्युआन ने बात की तभी उसने आखिरकार अपनी डरावनी नजर उसकी ओर घुमाई। बच्चे, तुम जा मर। जैसे ही म्यूली उसे धमकी देने वाला था, लिन्युआन ने बेसब्री से उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़, एक तीखी आवाज वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक साफ पहुंची। इसके बाद म्यूली का शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, जैसे धनुष से छोड़ा गया तीर। 33 चैप्टर 33 ज़ियाओ यान थोड़ा कंफ्यूज है। चैप्टर 33 ज़ियाओ यान थोड़ा कंफ्यूज है। बैंग 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 बैंग, म्यूली का शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ा, कई गुर्गों को गिराया और फिर जोर से जमीन पर गिरा। युवा मास्टर, जैसे ही म्यूली लैंड हुआ, उसके साथ लाए सभी सबॉर्डिनेट डर के मारे दौड़ पड़े। जल्द ही सभी के चेहरों पर डर का भाव आ गया। युवा मास्टर, मर गए, मर गए। कुछ डरपोक लोग तो बुरी तरह डरकर जमीन पर बैठ गए, क्योंकि इस समय म्यूली की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसके आखिरी पलों का डर साफ-साफ देखा जा सकता था। उसके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था, लेकिन सांस नहीं चल रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह पूरी तरह मर चुका था। ये खत्म हो गया, यंग मास्टर मर चुके हैं और हम भी ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। जब वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों को म्यूशे के खूनी तरीकों की याद आई, तो उनके चेहरे पर पूरी तरह से निराशा छा गई। यह मूली नेता का इकलौता बेटा था, अब जब वह मर गया है, तो क्या नेता मूली के आसपास के लोगों को छोड़ देंगे? साफ है, ये नामुमकिन था क्योंकि वे म्यूशे के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह समझते थे। भाइयों, हम दोनों ही तरह से मरेंगे। चलो सब मिलकर हमला करते हैं और पहले इस बच्चे को मारते हैं। शायद लीडर को पता चल जाए तो वह हमें छोड़ दे। ठीक है, यंग मास्टर का बदला लो, मारना। एक पल में वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के भाड़े के सैनिकों का ये ग्रुप चिल्लाते और शोर मचाते हुए लिन्युआन की ओर बढ़ा। ये मूर्ख लिन्युआन कुछ बोल नहीं पाया। क्या ये सब लोग बेवकूफ थे? क्या वे सब यह नहीं देख सकते थे कि वह कितना शक्तिशाली था? भागो, लिन्युआन के पास उनके साथ समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। वह एक झटके में भीड़ में घुस गया। आउच! लिन्युआन ने अपनी मुट्ठियां घुमाई, हर मुक्का सीधा लगा, जिससे किराए के सैनिक अपने माता-पिता को पुकारने लगे और दर्द से रोने लगे। थोड़ी ही देर में किराए के सैनिक पूरी जमीन पर बिखर गए। कुछ ने अपने हाथ पकड़े हुए थे, कुछ ने अपने पैर, सभी दर्द से बहुत ज्यादा पसीने में भीगे हुए थे। लिन्युआन ने उनमें से किसी को नहीं मारा, बस उन्हें एक छोटा सा सबक सिखाया। आखिरकार वह ब्लू स्टार से आया था और खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं आपके कुत्ते की जान बख्श दूंगा। लिन्युआन की नजरें भाड़े के सैनिकों के ग्रुप पर ठंडी पड़ गईं। फिर वह मुड़ा और ज़ियाओ यीजियान का हाथ पकड़ लिया, चलो चलें। और इसलिए भीड़ की डरी हुई निगाहों के नीचे लिन्युआन ज़ियाओ यीजियान को लेकर धीरे-धीरे रात में गायब हो गया। काय करते, दोनों के जाने के बाद किराए के सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, सभी घबरा गए। पहले यंग मास्टर की बॉडी वापस ले लो और लीडर के फैसले का इंतजार करो। यही एकमात्र तरीका है। चल दर वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के मर्सिनरी सैनिकों को उठने में बहुत मुश्किल हुई, फिर वे सब मिलकर मूली की बॉडी को बुरी हालत में उठाकर चले गए। दूसरी तरफ ज़ियाओ यीजियान लिन्युआन के साथ कैंप के बाहरी इलाके में लौट आया। ज़ियाओ यीजियान, क्या तुम सच में दोबारा नहीं सोचोगे? जैसे ही ज़ियाओ यीजियान कैंप में कदम रखने वाला था, लिन्युआन ने अचानक कहा, नहीं, मैं अब भी इस छोटे से किंगशान टाउन में रहना और एक डॉक्टर बनना पसंद करूंगा जो जाने बचाता है और चोटों को ठीक करता है। ज़ियाओ यीजियान मुस्कुराई, अपने माथे से बालों की एक लट हटाई और पक्के तौर पर जवाब दिया। अभी लिन्युआन ने ज़ियाओ यीजियान को सुझाव दिया था कि वह उसे यहाँ से ले जाए। इसके अलावा लिन्युआन ने उसे वादा किया था कि वह उसे निश्चित रूप से फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में एक मशहूर शक्तिशाली एक्सपर्ट बना देगा। लेकिन ज़ियाओ यीजियान ने मना कर दिया, वह भी किंगशान टाउन की शांतिपूर्ण जिंदगी को पसंद करती थी। हाय, ज़ियाओ यीजियान का जवाब सुनकर लिन्युआन बस गहरी सांस ले सका। वह ज़ियाओ यीजियान की स्थिति को किसी से भी बेहतर जानते थे। हालांकि वह सिर्फ एक डॉक्टर बनना चाहती थी जो लोगों को ठीक करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैलेमिटी पॉइजन बॉडी के तौर पर उसकी आगे की किस्मत पहले से ही तय थी। ज़ियाओ यीजियान, इसे ले लो। अगर किसी दिन तुम्हें कोई खतरा हो या तुम्हारा मन बदल जाए तो तुरंत ज़ेड टेलिस्मैन को कुचल देना। इसके साथ ही लिन्युआन ने ज़ियाओ यीजियान के हाथ में एक हरा भरा ज़ेड ताबीज रख दिया। इस ज़ेड ताबीज में लिन्युआन की सोल पावर का अंश था, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेशन ताबीज के तौर पर ही नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा अगर ज़ियाओ यीजियान को कोई खतरा होता तो यह ज़ेड टेलिस्मैन तुरंत एम्परर की शक्ति को बाहर निकाल देता। शायद इस छोटे से किंगशान शहर में लिन्युआन का दिया हुआ ज़ेड ताबीज उसे सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा। इसके अलावा वापस आते समय लिन्युआन ने चुपके से अपने कैलेमिटी पॉइजन बॉडी को दबाने के लिए बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम का इस्तेमाल किया था। अगर कुछ भी अचानक नहीं हुआ तो ज़ियाओ यीजियान की फिजिक जल्द ही बिल्कुल नहीं फटेगी। ठीक है, धन्यवाद लिन्युआन, आपसे मिलकर खुशी हुई। ज़ियाओ यीजियान ने ज़ेड ताबीज को एक तरफ रख दिया, फिर अपना सुंदर कोमल हाथ लिन्युआन की ओर बढ़ाया। अपना ध्यान रखना। लिन्युआन ने आखिरी विदाई के लिए ज़ियाओ यीजियान से हाथ मिलाया, फिर मुड़कर चला गया। लिन्युआन की पीठ को अपनी नजरों से ओझल होते देख ज़ियाओ यीजियान को अचानक अपने दिल में एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। हालांकि वह लिन्युआन को ज्यादा समय से नहीं जानती थी, लेकिन किसी वजह से अब उसकी छवि उसके दिल में गहराई से बस गई थी। लिन्युआन के जाने के कुछ देर बाद ज़ियाओ यीजियान वापस
जाने ही वाला था कि अचानक दूर से एक आदमी आया। ये वही है, वह बाहर से वापस क्यों आ रहा है? जैसे जैसे वह करीब आया, ज़ियाओ यीजियान ने आखिरकार साफ-साफ देखा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टीम का सबसे कम उम्र का प्रैक्टिशनर ज़ियाओ यान था। लेकिन ज़ियाओ यान के अभी के लुक को देखकर ज़ियाओ यीजियान अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में शक की एक झलक दिखी, क्योंकि उसने देखा कि ज़ियाओ यान बहुत अस्त-व्यस्त दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा और मुंह के कोने गहरे लाल खून के धब्बों से ढके हुए थे। इतना ही नहीं, बहुत ध्यान से काम करने वाले ज़ियाओ यीजियान ने ज़ियाओ यान के हाथ पर साफ दिख रहे कई खरोंचों को भी ध्यान से देखा। ये हो सकता है। अचानक ज़ियाओ यीजियान को वह चालाक शख्स याद आया जो उसे अभी-अभी लिन युआन से मिलते समय मिला था। वह शख्स अब उसके सामने मौजूद ज़ियाओ यान से कितना मिलता-जुलता था। इसे ज़ियाओ यान के अभी के लुक से जोड़कर ज़ियाओ यीजियान के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उस समय उसके पीछे चल रही पूंछ यही आदमी रही होगी। ये सोचकर ज़ियाओ यीजियान की आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। ज़ियाओ यान ने अपने आप ज़ियाओ यीजियान को देख लिया। इस समय उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसका पीछा करना सामने आ गया है। वह बेशर्मी से आगे बढ़ा और ज़ियाओ यीजियान को नमस्ते किया। क्या इत्तेफाक है, मिस ज़ियाओ यीजियान, आप यहाँ क्यों हैं? हम बेशर्म आदमी। पूरी कहानी समझने के बाद ज़ियाओ यीजियान ज़ियाओ यान को कैसे अच्छी तरह देख सकता था। उसने ज़ियाओ यान को नफरत से देखा, फिर ठंडी सांस ली और अपने टेंट में वापस चली गई। यह ज़ियाओ यान वहीं हैरान खड़ा रहा। डिंग होस्ट, ओरिजिनल प्लॉट बदलने के लिए बधाई। आपको 500 लक पॉइंट्स मिले हैं। हम दूसरी तरफ लिन युआन धीरे-धीरे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ रहा था। अचानक सिस्टम का प्रॉम्प्ट बजा, जिससे वह रुक गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ गया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके कामों की वजह से ज़ियाओ यान को उड़ने वाली डू टेक्निक नहीं मिल पाई, जिससे कहानी का डेवलपमेंट बदल गया और इसीलिए सिस्टम ने अचानक उसे 500 लक पॉइंट्स दे दिए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ज़ियाओ यान को भेड़ियों के झुंड में फेंकने के उसके अनजाने काम की वजह से ज़ियाओ यीजियान के मन में ज़ियाओ यान के लिए नफरत पैदा हो गई थी। भाइयों, प्लीज इकट्ठा करें, रिकमेंड करें और टिप दें। 34 चैप्टर 34 वान याओ झाई में खून खराबा, मौत तक की लड़ाई। अगली सुबह वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप का हेडक्वार्टर। मेरा बेटा। जब सफेद चादर से ढकी लाश को म्यूशे के सामने लाया गया तो ये खूनी कसाई दुख और गुस्से से भर गया। अगले ही पल म्यूशे की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, जैसे कोई गुस्सैल भूखा भेड़िया हो। कौन? असल में मेरे बेटे को किसने मारा? एक पल के लिए पूरे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप में सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। जो कुछ किराए के सैनिक म्यूली को वापस लाए थे, वे पहले से ही डर से कांप रहे थे, मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। क्या तुम सब चुप हो? बोलो, मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? अगले ही पल म्यूशे की आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकली। धमाका! वे कुछ किराए के सैनिक आखिरकार दबाव झेल नहीं पाए और एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। लीडर, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके तुरंत बाद उनमें से कुछ ने कांपते हुए जो कुछ भी हुआ था उसे ठीक वैसे ही बताया। अच्छा, बहुत अच्छी ज़ियाओ यीजियान। सोचो, उसने मेरे बेटे की हत्या के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने की हिम्मत की। उनकी बात सुनने के बाद म्यूशे की आंखों में एक चौंकाने वाला किलिंग इंटेंट उभर आया। टकराना! अगले ही पल उसके हाथ के एक हल्के से इशारे से जमीन पर घुटनों के बल बैठे कुछ लोग तुरंत खून के धुंध में बदल गए। लाल खून ने तुरंत म्यूशे के कपड़े भिगो दिए, लेकिन उसने मुंह तक नहीं सिकुड़ा। इसके तुरंत बाद म्यूशे ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और उसका चेहरा गंभीर था जब उसने कहा, तुरंत अभी ग्रुप के सभी टॉप लोगों को मेरे लिए इकट्ठा करो और वान याओ फार्मेसी को घेर लो। आज मैं न सिर्फ उस आदमी की खाल उतारकर टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा जिसने मेरे बेटे को मारा, बल्कि वान याओ फार्मेसी को भी खून से नहला दूंगा। एक कभी न खत्म होने वाला बदला। बूम! जैसे ही म्यूशे ने बोलना खत्म किया, एक शक्तिशाली ऑरा अचानक आसमान में फैल गई। ठीक इसी समय पूरे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप में हर कोई आसमान और धरती के बीच बहती हुई खूनी गंध को सूंघ सकता था। और अगर लिन युआन यहाँ होते तो वह जरूर हैरान हो जाते, क्योंकि इस समय म्यूशे से निकलने वाले ऑरा को देखते हुए वह साफ तौर पर एक ग्रेड 2 मास्टर के लेवल पर पहुंच गया था। वान याओ फार्मेसी। ज़ियाओ यीजियान ने इस ट्रिप का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसलिए वह मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में ज्यादा देर नहीं रुकी। सुबह-सुबह किराए के सैनिकों के साथ वह वान याओ फार्मेसी लौट आई। ज़ियाओ यीजियान अभी अपने बेडरूम में लौटी ही थी कि मिस्टर याओ तेजी से दौड़कर आए। इसके बाद वह डरे हुए चेहरे से बोला, शियाओ यीशियान, मैंने सुना है कि म्यूली मारा गया है। आखिर क्या हो रहा है? जब उसने मूली की मौत की खबर सुनी तो डर से उसका दिल लगभग फट गया। पूरे किंगशान टाउन में कौन नहीं जानता था कि म्यूशे अपने इकलौते बेटे से कितना प्यार करते थे। अब जब म्यूली मर चुका है तो म्यूशे जरूर इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर अपना सारा गुस्सा निकालेगा। और इत्तेफाक से उस समय मूली अपनी वान याओ फार्मेसी टीम के पीछे-पीछे चल रही थी जब वे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की ओर जा रहे थे। इसलिए अब मिस्टर याओ बस यही सोच रहे थे कि अपनी वान याओ फार्मेसी को इस स्थिति से कैसे दूर रखा जाए। मिस्टर याओ का बर्ताव देखकर ज़ियाओ यीजियान ने अचानक से त्योरियां चढ़ाईं। साफ था कि उसे मिस्टर याओ से इतने डरपोक होने की उम्मीद नहीं थी। तुरंत ज़ियाओ यीजियान ने कहा, मूली को मरना ही चाहिए था। उस समय वह फिर ज़ियाओ यीजियान ने मिस्टर याओ को सारी बात बताई। क्या? शियाओ यीशियान की बात सुनने के बाद मिस्टर याओ के चेहरे पर तुरंत तनाव आ गया। तो इस मामले का सच में तुमसे कुछ लेना देना है? ये सही है। ज़ियाओ यीजियान ने बेपरवाही से सिर हिलाया। उसके हिसाब से म्यूली जैसा सुअर या कुत्ता जैसा बेकार इंसान बनने लायक है। मैं कहता हूँ, ज़ियाओ यीजियान, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? मिस्टर याओ कमरे में गुस्से से इधर-उधर टहल रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मूली को मारने वाले कातिल को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मूशी इस मामले का इस्तेमाल हमारी वान याओ फार्मेसी पर गुस्सा निकालने के लिए करना चाहती है तो हम क्या करें? लिन युआन मेरा दोस्त है। उसने मुझे बचाने के लिए म्यूली को मार डाला। अगर मिस्टर याओ को चिंता है कि इससे तुम फंस जाओगे तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दो। मिस्टर याओ के बेढंगे व्यवहार को देखकर ज़ियाओ यीजियान को उनसे बहुत निराशा हुई। जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे माफ करना ज़ियाओ यीजियान। तभी मिस्टर याओ का चेहरा सख्त हो गया। कोई इधर आओ, मेरे लिए इस जगह की रखवाली करो और ज़ियाओ यीजियान को इस कमरे से आधा कदम भी बाहर मत निकलने देना। मिस्टर याओ ने अपने दिल में पहले ही तय कर लिया था कि अपनी वान याओ फार्मेसी के लिए उनके पास राजा को बचाने और ज़ियाओ यीजियान को छोड़ने के लिए रुकी कुर्बानी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। कमरे में ज़ियाओ यीजियान ने मिस्टर याओ की पीछे हत्ती पीठ को देखा और उसके दिल में तुरंत बहुत ज्यादा दुख मनाया। ये सोचना कि इतने सालों तक वान याओ फार्मेसी के लिए इतनी मेहनत से काम करने के बाद आखिर में उसे छोड़ दिया जाएगा। मास्टर, ये बुरा है। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप ने पहले ही हमारी वान याओ फार्मेसी को घेर लिया है और वे पहले ही हमारे कई लोगों को मार चुके हैं। मिस्टर याओ अभी शियाओ यीजियान के कमरे से बाहर निकले ही थे कि एक क्लर्क उनके पास आया। उसकी आंखों में घबराहट थी। क्या वे इतनी जल्दी आ गए? मिस्टर याओ को अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई, लेकिन आखिर में क्लर्क के साथ उन्होंने खुद को संभाला और वान याओ फार्मेसी के मेन गेट की ओर दौड़े। मेन गेट के बाहर वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप ने काफी समय से एरिया को पूरी तरह से भर दिया था। एक ठंडी, खौफनाक जानलेवा आभा ने पूरी वान याओ फार्मेसी को पूरी तरह से घेर लिया था। अब जब मूली मर चुका था, मूशे चाहता था कि वह अपनी नफरत शांत करने के लिए किंगशान टाउन में सभी को मार डाले। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के इकट्ठा होने के साथ ही मूली की मौत की खबर किंगशान टाउन के हर कोने में प्लेग की तेजी से फैल गई। वान याओ फार्मेसी के आसपास बहुत से लोग उत्साह देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वे सभी ये देखना चाहते थे कि म्यूशे अपने इकलौते बेटे का बदला कैसे लेना चाहता है। टीचर, लगता है हमें एक शो देखना है। भीड़ के एक कोने में ज़ियाओ यान भी भीड़ का पीछा करते हुए वान याओ फार्मेसी के सामने पहुंच गया था। इस समय वह उत्साह से सामने की ओर देख रहा था और मन ही मन याओ लाओ से चुपके से बात कर रहा था। तुम बदमाश, क्या तुम हमारी ट्रिप का मकसद भूल गए हो? इस बार किंगशान टाउन लौटना तुम्हारे लिए कोई शो देखने के लिए नहीं है। याओ लाओ की बातें सुनकर ज़ियाओ यान को आखिरकार याद आया कि इस ट्रिप पर उनका जरूरी काम था। उस दिन जब वह आखिरी बार शियाओ यीजियान से मिला था, याओ लाओ ने उसे कहा था कि इस जवान लड़की में कुछ अच्छा है। इसलिए कुछ बातचीत के बाद दोनों ने अपना ओरिजिनल ट्रेनिंग प्लान बदल दिया और पहले ज़ियाओ यीजियान से खजाना लेने के लिए किंगशान टाउन वापस चुपके से जाने का इरादा किया। लेकिन वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप का बड़े पैमाने पर मूवमेंट साफ तौर पर उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इस तरह बुरा आदमी और जवान आदमी भीड़ में छिपकर इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे। ठीक इसी समय जो भी लोग ये हंगामा देखने आए थे, उनकी नजरें म्यूशे पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि म्यूशे ने बाकी दो नेताओं के साथ वान याओ फार्मेसी के प्लाग पर सीधा मुक्का मारा। बूम! इस मुक्के से वान याओ फार्मेसी का प्लाग टुकड़े-टुकड़े हो गया। अगले ही पल एक ठंडी, धमाकेदार चीख अचानक सबके कानों में गूंजी। उस आवाज में छिपा हुआ कभी न खत्म होने वाला किलिंग इंटेंट तुरंत आसमान में गरज की तरह फैल गया और बादलों में गूंजने लगा। वान याओ फार्मेसी के कमीनों, यहाँ से चले जाओ। 35 चैप्टर 35 खूनी नरसंहार। म्यूशे की नजर एक खूंखार जानवर की तरह वान याओ फार्मेसी के एंट्रेंस पर कसकर टिकी हुई थी। उसके शरीर के चारों ओर हैरान करने वाली किलिंग इंटेंट की लहरें लगातार उठ रही थी। थोड़ी देर बाद एक असिस्टेंट के साथ मिस्टर याओ डर से भरे चेहरे के साथ बाहर भागे।
ये डरावना नजारा देखकर मिस्टर याओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लीडर यूशे, मुझे नहीं पता कि मेरी वान याओ फार्मेसी ने आपको कैसे नाराज किया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बकवास बंद करो, उस छोटे जानवर को तुरंत सौंप दो जिसने मेरे बेटे को मारा, नहीं तो मैं आज तुम्हारी वान याओ फार्मेसी में सभी को मार डालूंगा। यूशे की आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा था और वह बढ़ता हुआ जानलेवा माहौल और भी तेज होता जा रहा था। लीडर यूशे, इस मामले का सच में वान याओ फार्मेसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि वह छोटा जानवर कहाँ है। हालांकि उनका दिल बहुत ज्यादा बेइज्जती से भरा हुआ था, लेकिन मौजूदा हालात में मिस्टर याओ के पास विनम्र होने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे ये बकवास मत बताओ। ग्रुप के लोगों, सुनो, अगर वान याओ फार्मेसी आज उस आदमी को नहीं सौंपती है तो वान याओ फार्मेसी में सांस लेने वाले सभी लोगों को मार डालो ताकि स्वर्ग में मेरे बेटे की आत्मा को श्रद्धांजलि दी जा सके। बूम! जैसे ही यूशे की आवाज धीमी हुई, वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के एक्सपर्ट से हैरान करने वाली किलिंग इंजन की लहरें तेजी से फूट पड़ी। उस जानलेवा ऑरा की वजह से इस समय हवा का टेंपरेचर कुछ डिग्री गिर गया था। मत जल्दबाजी मत करो। मिस्टर याओ का एक्सप्रेशन बहुत बुरा था, उनका दिल पूरी तरह से दबा हुआ था, लेकिन उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल उसकी नजरें सख्त हो गईं। लीडर यूशे, जिस छोटे जानवर ने आपके प्यारे बेटे को मारा, वह सच में यहाँ नहीं है, लेकिन ज़ियाओ यीजियांग का इस व्यक्ति के साथ गहरा रिश्ता है। इस समय मिस्टर याओ ने ज़ियाओ यीजियांग को बलि का बकरा बनाने का इरादा किया। जब तक आप दया दिखा सकते हैं और हमारी वान याओ फार्मेसी को छोड़ सकते हैं, मैं ज़ियाओ यीजियांग को अभी आपके सामने लाऊंगा जिससे आप निपट सकें। ये कहने के बाद श्री याओ ने अपना शरीर झुकाया और यूशे को 180 डिग्री पर प्रणाम किया। ठीक है, अगर यह छोटी सी बदचलन लड़की न होती तो मेरा बेटा इतनी बुरी मौत नहीं मरता। यूशे की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। ज़ियाओ यीजियांग पक्का अपने बेटे की मौत की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती थी, इसलिए वह उसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। जल्दी जाओ, उस छोटी सी बदचलन लड़की ज़ियाओ यीजियांग को मेरे पास लाओ। ये देखकर कि यूशे मान गई है, मिस्टर याओ ने आखिरकार चुपके से राहत की सांस ली। अगर वह अपनी वान याओ फार्मेसी को बचाने के लिए ज़ियाओ यीजियांग की जान का इस्तेमाल कर सके तो ये बहुत अच्छी डील होगी। ये मिस्टर याओ सच में अच्छे इंसान नहीं है जो एक औरत को इल्जाम लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। धतेरे की, मैंने हमेशा वान याओ फार्मेसी की तारीफ की है, मैं शायद तब अंधा रहूंगा। यह ज़ियाओ यीजियांग के लिए बहुत दुख की बात है, इतने सालों से उसने हमारी बहुत मदद की है। ये सब उस आदमी की गलती है जिसने म्यूली को मारा। अगर वह भाग नहीं गया होता तो ज़ियाओ यीजियांग ऐसी मुश्किल में कैसे पड़ता। आसपास के किराए के सैनिकों ने मिस्टर याओ को सारी जिम्मेदारी ज़ियाओ यीजियांग पर डालते हुए देखा तो वे जोर-जोर से गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि भीड़ गुस्से में थी, लेकिन एक भी व्यक्ति ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इतने सालों में किंगशान टाउन में वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप की बेरहमी सबने देखी थी। भीड़ की नजरों के सामने वान याओ फार्मेसी के असिस्टेंट ज़ियाओ यीजियांग को जल्दी से बाहर ले आए। इस समय उसने शांति से सबकी नजरों को स्वीकार किया। उसने वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के साफ-साफ मारने के इरादे को अनसुना कर दिया, जैसे हर चीज का उसे कोई लेना देना ही न हो। छोटी बदमाश, मैं तुमसे पूछता हूं, वह छोटा जानवर कहां है जिसने मेरे बेटे मूली को मार डाला? एक उभरती हुई जानलेवा आभा ने तुरंत ज़ियाओ यीजियांग को जकड़ लिया और फिर यूशे एक भयानक एक्सप्रेशन के साथ दहाड़ा। कहां? मुझे नहीं पता। यूशे की जानलेवा आभा से घिरे ज़ियाओ यीजियांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। ये सुनकर यूशे का पहले से ही खूंखार चेहरा इस समय और भी बेरहम हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम घटिया औरत, आज मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। ये कहने के बाद यूशे ने अचानक अपनी हथेली उठाई और एक जानलेवा आभा ने तुरंत पूरी जगह को भर दिया और इस समय आसपास का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। ज़ियाओ यीजियांग जो बीच में थी, उसे इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उसके मुंह के कोने से तुरंत खून बहने लगा। लेकिन फिर भी ज़ियाओ यीजियांग अपनी जगह पर अड़ी रही, उसकी नजर में जरा भी बदलाव नहीं आया। रुको, अभी ऐसा मत करो। जैसे ही यूशे की हथेली गिरने वाली थी, अचानक पीछे से एक आवाज आई। यह आवाज सुनकर यूशे की नीचे जाती हथेली अचानक रुक गई। इसके बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी उदास चेहरे के साथ धीरे-धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। लीडर, इस औरत को रखना अभी भी काम का है। हम इसका इस्तेमाल यंग मास्टर को मारने वाले कातिल को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति आया था वह वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप का तीसरा लीडर हेमिंग था, जिसके पास 8 स्टार प्रैक्टिशनर की ताकत थी। हम यूशे ने भौहें चढ़ाई, एक पल सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इस बदचलन औरत को थोड़ी देर और जीने दो। ये कहने के बाद यूशे ने धीरे से अपनी हथेली नीचे कर ली। फ्यू! आसपास के किराए के सैनिकों ने ये देखकर कि यूशे ने ज़ियाओ यीजियांग को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, आखिरकार अपने भीगे हुए दिल को शांत कर लिया। लेकिन यूशे की अगली बात से सीन में मौजूद सभी लोगों के दिल कांप उठे और वे अचानक ठंडी हवा में हौंफने लगे। ग्रुप के लोगों, अपने हाथों में हथियार उठाओ और मेरे लिए वान याओ फार्मेसी को खत्म कर दो, एक भी जिंदा इंसान को पीछे मत छोड़ना। यूशे की नजर अचानक क्रूर हो गई और फिर उसने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई, मार डालो, मारना, मार मार मार। जैसे ही आवाज गिरी, वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के मर्सिनरी के शरीर से अचानक आसमान छूती इविल क्यूई की लहरें निकलने लगी। उस भयानक किलिंग इंटेंट ने इस पल सीधे आसमान में उड़ान भरी। लीडर यूशे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर याओ इतने डर गए कि उनका चेहरा उसी समय पीला पड़ गया, उनके पैर नम पड़ गए और वे घुटनों के बल बैठ गए। हालांकि उसकी भीख का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही यूशे की आवाज धीमी हुई, वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, अपने हाथों में कसाई के चाकू उठाए और भीड़ में घुस गए। तुम एक भयानक मौत मरोगे, उफ, मदद करना। कुछ ही पल में पहले खुशबूदार वान याओ फार्मेसी तुरंत एक जीता जागता नरक बन गई, जहां हर जगह हाथ पैर कटे हुए थे। क्रूर भाड़े के सैनिकों के एक ग्रुप का सामना करते हुए वान याओ फार्मेसी के असिस्टेंट उन मेमनों की तरह थे जो मारे जाने का इंतजार कर रहे थे और आखिर में मारे गए। ताजा खून ने धीरे-धीरे धरती को लाल कर दिया। वान याओ फार्मेसी के सामने मौसम पहले से ही लाल था और दरवाजे के सामने जमा हुए खून की नदी लगातार बह रही थी। उफ, ऐसा खूनी दृश्य देखकर ज़ियाओ यीजियांग के पेट में मरोड़ गई। उसकी आंखों के कोनों से धीरे-धीरे आंसू बहने लगे। ये सभी लोग उसकी वजह से मरे। इस समय ज़ियाओ यीजियांग ने यूशे को जो नजर दी, वह गुस्से से भरी थी। जानवर, ज़ियाओ यान, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। लेकिन वह इसे रोकने के लिए दौड़ा नहीं, बस चुपके से धीमी आवाज में गालियां देता रहा, उसमें बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कौन? जैसे ही ज़ियाओ यान की आवाज धीमी हुई, अचानक एक ठंडी नजर उसकी ओर पड़ी। अरे, मैं मुसीबत में हूं। 36 चैप्टर 36 छोटी परी डॉक्टर का सामना खतरे से। ज़ियाओ यान को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि यूशे की सुनने की शक्ति इतनी सेंसिटिव होगी। दौड़ना, ये देखकर कि यूशे उसकी ओर बढ़ने वाली है, ज़ियाओ यान का दिल बैठ गया, फिर वह मुड़ा और भाग गया। वह अच्छी तरह जानता था कि 2 स्टार प्रैक्टिशनर के तौर पर अपनी अभी की पावर के साथ अगर वह यूशे के हाथों में पड़ गया तो वह पक्का मौत से बच नहीं पाएगा। याओ लाओ ने रिंग के अंदर से सब कुछ साफ-साफ देखा और अपने मन में लगातार ज़ियाओ यान को बेवकूफ कहकर कोसता रहा। तुम्हें तो जाकर हंगामा देखना ही था, लेकिन तुम किस बात पर बड़बड़ा रहे थे? अब ये देखो, तुम खजाना चुराने में कामयाब नहीं हुए और तुम्हें एक पागल आदमी ने निशाना बनाया है। छोटे बदमाश, यहीं रुक जाओ। ज़ियाओ यान को भागते देख यूशे ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उसका शरीर धनुष से निकले तीर जैसा था, उसने तुरंत उसका पीछा किया। इससे तुम्हें मुंह फट रहना सीख जाएगा। यूशे को करीब आते देख ज़ियाओ यान ने भागते हुए अपने चेहरे पर थप्पड़ मार लिया। अगर यह मुंह न होता तो वह अपने ऊपर इतनी मुसीबत कैसे ला सकता था? ज़ियाओ यान को अभी बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। क्या वह घर से निकलते समय पंचांग देखना भूल गए थे? ट्रेनिंग के लिए जाने के कुछ ही दिनों बाद उसे इतनी सारी चीजों का सामना कैसे करना पड़ा? सबसे पहले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति ने भेड़ियों के झुंड में फेंक दिया और वह लगभग भूखे भेड़ियों का खाना बन गया। और अब यहाँ किंगशान टाउन में उसे यूशे ने निशाना बनाया था, जिसने अभी अपने बेटे को खोया था। वह इतना बदकिस्मत क्यों था? बच्चे, तुम कहां भाग रहे हो? कुछ ही समय में ज़ियाओ यान पागल यूशे के हाथों पकड़ा गया। इसके बाद यूशे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ज़ियाओ यान के सिर के पीछे एक मुक्का मारा। टकराना, यह मुक्का ज़ियाओ यान के सिर के पिछले हिस्से पर जोर से लगा। उसे तुरंत लगा कि उसकी आंखों के सामने दुनिया काली हो गई है और वह लगभग बेहोश हो गया। अगले ही पल तेज दर्द की लहरें सीधे उसके दिमाग में उठी। अगर उसने आखिरी समय में अपनी सारी डुकी हुई अपने सिर के पीछे नहीं लगाई होती तो शायद अब तक यूशे उसका दिमाग खराब कर चुका होता। अरे, ये देखकर कि उसके सामने काले कपड़े पहने युवक की मौत उसके मुक्का लगने के बाद दिमाग के छींटे मारकर नहीं हुई थी, यूशे हैरान रह गया। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन उसके सामने खड़ा ये बच्चा सच में मार सहने के लिए थोड़ा ज्यादा तैयार था, है ना? धतेरे की, ये सिर कछुए के खोल जैसा बना है। यूशे ने तुरंत पीछे से गाली दी, फिर उसने फिर से अपनी मुट्ठी घुमाई। अगर एक मुक्का काम नहीं करता तो वह दूसरा मुक्का मार देता। अरे बाप रे! ज़ियाओ यान ने तेज दर्द सहा और अचानक अपनी डुकी हुई को नीचे की ओर खिसका दिया और उसे अपने पैरों पर केंद्रित कर लिया। अगर यह अगला मुक्का फिर से उसके सिर पर लगा तो वह मरेगा नहीं, लेकिन उसकी स्किन की एक परत जरूर निकल जाएगी। हालांकि इस बार यूशे ने उसे कोई मौका नहीं दिया। पिछली बार से सीख लेते हुए यूशे ने इस पंच के लिए अपनी पूरी 50% शक्ति का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही ये खतरनाक मुक्का ज़ियाओ यान के सिर से आधी उंगली से भी कम दूरी पर था।
टकराना, एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। सब खत्म हो गया। ज़ियाओ यान ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि इस बार वह पक्का मर चुका है। ज़ियाओ यान को उम्मीद नहीं थी कि जब म्यूशे का मुक्का फिर से उसके सिर पर लगा तो उसे बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हुआ। क्या चल रहा है? इस अजीब सीन ने ज़ियाओ यान को कंफ्यूजन में डाल दिया। अरे बेवकूफ, रुक क्यों रहे हो? भागो, जल्दी करो। तभी याओ लाओ की चिड़ी हुई आवाज ज़ियाओ यान के दिल में गूंजी। अध्यापक, यह आवाज सुनकर ज़ियाओ यान की आंखें तुरंत चमक उठी। तो ये याओ लाओ ही थे जिन्होंने आखिरी समय में दखल दिया था। तुरंत ज़ियाओ यान ने आनाकानी बंद कर दी, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और तेजी से दूर भाग गया। क्या इस समय म्यूशे की आंखें चौड़ी हो गईं? वह हैरानी से उसे घूर रहा था क्योंकि ज़ियाओ यान की पीठ और पीछे हटती जा रही थी, लेकिन उसने फिर पीछा नहीं किया। अभी कुछ देर पहले वह ज़ियाओ यान को तुरंत मार सकता था, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में अचानक एक शक्तिशाली शक्ति उभरी जिसने उसके हमले को बेअसर कर दिया। म्यूशी जानती थी कि आसपास कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट जरूर होगा जो चुपके से उस लड़के की मदद कर रहा होगा। इसलिए उन्होंने आगे कोई कोशिश नहीं की। अगर वह सिर्फ एक पल का गुस्सा निकालने के लिए किसी रहस्यमय एक्सपर्ट को नाराज करते तो ये साफ तौर पर पैसे वसूल नहीं होता। अपने आसपास ध्यान से देखने के बाद म्यूशे को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह बस पलटा और वापस चला गया। जब म्यूशे वान याओ फार्मेसी के सामने वापस आई तो ज़ियाओ यीजियान को छोड़कर पूरी वान याओ फार्मेसी में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। ये दृश्य देखकर म्यूशे की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उनके मन में उनका बेटा मर चुका था और अगर किंगशान टाउन के सभी लोगों को उनके प्यारे बेटे के साथ दफनाया भी जाए तो भी यह सही और उचित होगा। इस समय म्यूशे एक शैतान की तरह पागल थी। उसने अपनी सांप जैसी आंखें आसपास की भीड़ पर एक-एक करके घुमाई। किंगशान टाउन में सभी लोग मेरी बात सुनो। कल दोपहर को अगर वो छोटा बदमाश जिसने मेरे बच्चे को मारा है नहीं आया तो मैं इस कुतिया शियाओ यीजियान की खाल उधेड़कर किंगशान टाउन के सिटी गेट टावर पर लटका दूंगा। ये कहने के बाद म्यूशी ने ज़ियाओ यीजियान का कॉलर पीछे से पकड़ा और कहा चलो हेडक्वार्टर वापस चलते हैं। हाँ कमांडर। इसके बाद वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के सैकड़ों लोग तुरंत एक बड़े जुलूस के साथ वान याओ फार्मेसी से निकल गए। जहां तक जमीन पर बिखरी लाशों की बात है तो उन्होंने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों के दिलों में जमीन पर पड़ी विलासी सुअरों या कुत्तों से अलग नहीं थी। वे सिर्फ मारना जानते थे और उनमें जरा भी इंसानियत नहीं थी। ये खबर कि शियाओ यीजियान को वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप ने पकड़ लिया है तेजी से पूरे किंगशान टाउन में फैल गई। कई गुस्सैल भाड़े के सैनिक वुल्फ हेड भाड़े के सैनिकों के ग्रुप के कामों से बहुत नफरत करते थे। लेकिन क्योंकि म्यूशे बहुत ज्यादा दबंग था इसलिए उनकी गहरी नाराजगी के बावजूद किसी ने भी खड़े होकर ज़ियाओ यीजियान के लिए इंसाफ की बात कहने की हिम्मत नहीं की। अब उन्हें बस यही उम्मीद थी कि म्यूली को मारने वाला रहस्यमयी व्यक्ति जल्दी सामने आ जाएगा। नहीं तो शियाओ यीजियान ये दयालु युवती वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के खूनी तरीकों के तहत सचमुच खत्म हो जाएगी। ठीक इसी समय मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में अरे सिस्टम इस अपग्रेड के बाद आपके पास किस तरह के फंक्शन होंगे? असल में लिन युआन का इरादा मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से में सीधे जाकर सबसे पहले एमेथिस्ट विंगलान किंग की मान को खत्म करने का था। लेकिन जब वह रास्ते में था तो सिस्टम ने अचानक एक अपग्रेड के बारे में एक नोटिफिकेशन साउंड भेजा जिससे उसे वहीं रुकना पड़ा। होस्ट को जवाब देते हुए इस सिस्टम अपग्रेड के बाद माई रियल्स मॉल तुरंत खुल जाएगा। जब तक होस्ट के पास काफी लक पॉइंट्स हैं आप उन्हें माई रियल्स मॉल में कई दुनियाओं से अलग-अलग खजानों के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। सिस्टम का जवाब सुनकर लिन युआन की आंखें चमक उठी। सच में आपके पास हर तरह के खजाने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो होस्ट सोच नहीं सकता और सिस्टम नहीं कर सकता। डिंग सिस्टम अपग्रेड के लिए स्लीप मोड में जाने वाला है। 3 2 1 कुछ नोटिफिकेशन साउंड के बाद सिस्टम शांत हो गया। लिन युआन ने तुरंत अपने दिल में सिस्टम के बारे में शिकायत की। उसका इरादा अपने रास्ते पर चलते रहने का था लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था अचानक दो गुजरते हुए भाड़े के सैनिकों के बीच की बातचीत साफ-साफ लिन युआन के कानों तक पहुंची। 37 चैप्टर 37 एक खूबसूरती जो खत्म होने की कगार पर है। चैप्टर 37 एक खूबसूरती जो मुरझाने वाली है। इस साइट का डोमेन नाम याद रखें। अपने खाली समय में ताइवानी नॉवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप सच में बहुत बुरा है। म्यूली के कातिल को ढूंढ पाने में नाकाम रहने पर वे शियाओ यीजियान को मार डालेंगे। एम पढ़ें। हाँ मैंने सुना है कि ज़ियाओ यीजियान अब कालकोठरी में है। उसे इतना टॉर्चर किया गया है कि वह पहचान नहीं पा रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये सब कातिल की गलती है। वह अभी तक सामने नहीं आया है जिससे एक औरत पर इल्जाम लग गया है। अफसोस इसका दोष सिर्फ म्यूशे पर ही जाता है जो बहुत ज्यादा इंसानियत से पेश नहीं आया। मैंने सुना है कि ज़ियाओ यीजियान को आज दोपहर जलाकर मार दिया जाएगा। बूम इन भाड़े के सैनिकों की बातचीत सुनने के बाद लिन युआन का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। उसके अंदर से बेकाबू होकर हत्या की बेइंतहा लहरें उठने लगी। दरार लिन युआन के तेज ऑर्डर से आसपास के सभी पेड़ अपनी जड़ें तोड़ बैठे। एक पल में दर्जनों मील का इलाका लिन युआन के पागलों की तरह हत्या करने के इरादे से घिर गया। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप इस समय लिन युआन इतना गुस्से में था कि उसके दांत किटकिटाने लगे और उसके दिल में गुस्सा बेकाबू होकर उमड़ पड़ा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप इतना पागल होगा। ज़ियाओ यीजियान बस एक कमजोर औरत है। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप उस पर हाथ कैसे रख सकता है? बेवकूफ लड़की, क्या मैंने तुम्हें ज़ेड ताबीज नहीं दिया था? तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर ज़ियाओ यीजियान ने समय पर ज़ेड टेलिस्मैन को कुचल दिया होता तो लिन युआन को तुरंत इसका एहसास हो जाता। ज़ेड टेलिस्मैन में डू हुआन लेवल की पावर का जिक्र किए बिना भी लिन युआन के पास उसे बचाने के लिए दौड़ने के लिए काफी समय होता। लेकिन अब अगर उसने गलती से इन भाड़े के सैनिकों की बातचीत नहीं सुनी होती तो उसे पता नहीं चलता कि ज़ियाओ यीजियान पहले से ही खतरे में था। कुछ बदमाशों, ग्रिम रीपर के आने का इंतजार करो। लिन युआन तुरंत दहाड़ा। उसका शरीर किंगशान टाउन की ओर ऐसे दौड़ा जैसे धनुष से निकला तीर। वह मारना चाहता था। वह वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के सभी बदमाशों को मारना चाहता था। हिस जैसे ही लिन युआन किराए के सैनिकों के पास से गुजरा वे सब अनजाने में कांप उठे। उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे मौत उनके पास से गुजर गई हो। एक डरावना एहसास जो डराने वाला था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में डर देखा और तुरंत उनके चेहरों पर ठंडा पसीना आ गया। ज़ियाओ यीजियान मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मुझे जल्दी से उस छोटे जानवर के छिपने की जगह बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि निराशा क्या होती है। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के एक सीक्रेट कमरे में हे मिंग ने एक लंबा चाबुक पकड़ा हुआ था। उसकी मुस्कान कुछ डरावनी थी। इस समय ज़ियाओ यीजियान का खूबसूरत चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी खूबसूरत आंखों की चमक खो गई थी। वे बेजान और फीकी पड़ गई थी। उसकी सफेद ड्रेस खून से लाल हो गई थी जैसे कोई चमकीला लाल फूल हो। साफ है कि इस लड़की के चेहरे पर एक फरिश्ता सा था और उसे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। मैं नहीं जानता। ज़ियाओ यीजियान के हाथ एक बड़े लोहे के फ्रेम से बंधे हुए थे। उसकी चीख कमजोर थी लेकिन वह फिर भी जिद करके अपने दांत पीस रही थी, डटी हुई थी। ऐसी परी जैसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करना, ये कहना होगा कि वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के लोग जानवरों से भी बदतर थे। हे मिंग ने मजाक उड़ाया और उसके हाथ का कोड़ा तुरंत गिर गया जो ज़ियाओ यीजियान के नाजुक शरीर पर लगा। स्नैप जैसे ही कोड़ा गिरा ज़ियाओ यीजियान के कंधे पर पड़े कपड़े तुरंत फट गए और गोरी चमड़ी का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दिया जो बहुत आकर्षक था। लेकिन जहां कोड़ा लगा वहां स्किन फट गई थी और मांस खराब हो गया था। खून और टिश्यू अजीब तरह से दिख रहे थे जो सच में बहुत डरावना था। इसके तुरंत बाद हे मिंग ने अपने हाथ में कोड़ा लगातार घुमाया और ज़ियाओ यीजियान के शरीर पर बार-बार वार किया। ताली 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 एक के बाद एक कोड़े पड़े और ज़ियाओ यीजियान का शरीर तुरंत लाल हो गया। तेज दर्द लगातार उसकी नसों को तेज कर रहा था। इस समय वह आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। आखिर में आखिरी कोड़े से वह और नहीं टिक सकी और बेहोश हो गई। हालांकि हे मिंग उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था। टकराना एक जोरदार मुक्का ज़ियाओ यीजियान के पेट के निचले हिस्से पर जोर से लगा। पफट ज़ियाओ यीजियान के मुंह से ताजा खून बेकाबू होकर बहने लगा। इस समय ज़ियाओ यीजियान की क्यूई तुरंत बहुत कमजोर हो गई। उसकी सांसें धीमी और लगभग गायब हो गईं। उनका दुखद रूप अनगिनत दिलों को तोड़ देगा। लेकिन हे मिंग की आंखों में सिर्फ क्रूरता थी और हल्का सा उत्साह भी था। उसे लोगों को टॉर्चर करने में सबसे ज्यादा मजा आता था। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के गेट के बाहर पहले से ही लोगों की भीड़ थी और हलचल मची हुई थी। लेकिन सबकी आंखों में एक मुश्किल रोशनी थी जो नफरत और दया की लग रही थी। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप की क्रूरता से नफरत और अफसोस की एक खिलता हुआ फूल आज मुरझाने वाला था। वे सभी जानते थे कि वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप का म्यूशे आज अपना गुस्सा निकालने के लिए ज़ियाओ यीजियान को मारना चाहता था। ज़ियाओ यीजियान की किंगशान टाउन में हफ्ते के दिनों में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी और ये सभी लोग उसे आखिरी बार विदा करना चाहते थे। वैसे वे ये भी देखना चाहते थे कि क्या वह किलर सामने आएगा जिसकी रक्षा करने की कसम ज़ियाओ यीजियान ने अपनी जान देकर भी खाई थी। आखिरकार म्यूली की मौत, वान याओ फार्मेसी की तबाही और ज़ियाओ यीजियान की मुसीबत, ये सब उस एक आदमी की वजह से हुआ था। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के गेट के बाहर एक बहुत बड़ी आग पहले से ही जलाई गई थी और ज़ियाओ यीजियान को उसके ऊपर बांध दिया गया था। ज़ियाओ यीजियान जो पहले एक परी की तरह थी अब बिखरी हुई थी और उसके शरीर से खून रिस रहा था। उसके पीले चेहरे पर खून सूख गया था और उसकी आंखें बेजान और बेजान थी। साफ तौर पर उसकी लिमिट खत्म हो गई थी। ज़ियाओ यीजियान की दुखद उपस्थिति ने सभी के दिलों को झकझोर दिया। इस समय वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के लिए सबकी नफरत चरम पर थी। ये बेरहम जानवर एक दयालु लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर उनकी ताकत काफी होती तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते और इन जानवरों को काट डालते। सब सुनो, ज़ियाओ यीजियान ने मेरे प्यारे बेटे को मारने के लिए बाहरी लोगों के साथ साठगांठ की।
आज मैं अपने बेटे की आत्मा को स्वर्ग में याद करने के लिए उसे जला दूंगा। अगले ही पल म्यूशे की आवाज अचानक आसमान और धरती में गूंज उठी और उसके शब्दों से सबके चेहरे के भाव बदल गए। वे ज़ियाओ यीजियान को जिंदा जलाने वाले थे। ये वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप ऐसा कैसे कर सकता है? हालांकि किसी ने भी बोलने और इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। गैन म्यू, घटनास्थल पर कड़ी नजर रखना। जैसे ही तुम्हें वह छोटा जानवर दिखे उसे तुरंत पकड़ लेना। म्यूशे ने पूरी भीड़ को देखा, फिर अपने बगल में खड़े सेकंड इन कमांड से फुसफुसा कर कहा। आज वह न सिर्फ ज़ियाओ यीजियान को मारना चाहता था, बल्कि उस गुनहगार को भी बाहर निकालना चाहता था जिसने उसके बेटे को मारा था। वह उस कातिल को मौत से भी बदतर सजा देना चाहता था। समझ गया लीडर, चिंता मत करो, जब तक वह छोटा जानवर आने की हिम्मत करता है मैं पक्का करूंगा कि वह कभी वापस न आए। वादा करते हुए गान म्यू के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। म्यूशे ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा बढ़ता रहा। ठीक है दोस्तों, आग जलाओ। अगले ही पल तीसरे नंबर के कमांडर हेमिंग ने अचानक गरजते हुए अपने माताओं को तुरंत आग जलाने का आदेश दिया। ये सुनकर आसपास की भीड़ के चेहरे पर उलझन थी। क्या ज़ियाओ यीजियान इस मुसीबत से बच नहीं पाए? भाइयों, मैं रिकमेंडेशन टिकट, मंथली टिकट, रिवॉर्ड और सारा डेटा मांग रहा हूं। आपका हर सपोर्ट इस किताब के परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। 38 चैप्टर 38 इस दुनिया को दया की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 38 इस दुनिया में दया की कोई जरूरत नहीं है। और भी तेज किंगशान टाउन के बाहर लिन युआन ने अपनी स्पीड पूरी कर ली। आसपास के पहाड़ और पेड़ उसके सामने से गुजरते हुए अचानक दिख रहे थे। फ्लेम मंत्रा के अर्थ रैंक कल्टीवेशन टेक्निक तक आगे बढ़ने के बाद लिन युआन की फाइटिंग क्यूई लगभग कभी खत्म नहीं होने वाली थी। लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसकी स्पीड बहुत धीमी है और वह बहुत परेशान था। अगर वह समय पर ज़ियाओ यीजियान को नहीं बचा पाया और इतनी दयालु लड़की को मरने नहीं दिया तो उसे जिंदगी भर इसका पछतावा जरूर होगा। इस समय उसने चुपके से कसम खाई, अब से वह कभी किसी पर या किसी चीज पर दया नहीं दिखाएगा। इस फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं, अगर आप कोई दुश्मन बनाते हैं तो आपको बेरहमी से हमला करना चाहिए और उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। यहाँ कोई दया नहीं है। अगर लिन युआन ने बिना सोचे समझे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया होता तो ज़ियाओ यीजियान अभी खतरे में नहीं होता। ये सब इसलिए था क्योंकि वह अभी तक इस दुनिया के नियमों के हिसाब से ढल नहीं पाया था। लेकिन अब लिन युआन समझ गया था कि अब से उसे खतरे को शुरुआत में ही खत्म करना होगा। ज़ियाओ यीजियान, मेरा इंतजार करो, लिन युआन ने धीरे से कहा। फिर उसकी स्पीड अचानक कई पॉइंट बढ़ गई। वह किंगशान टाउन की तरफ भागा और एक पल में अपनी पीक स्पीड पर पहुंच गया। किंगशान टाउन, वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के गेट के बाहर। हेमिंग के कहने पर वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के सैनिकों ने पहले ही मशालें ले ली थी और धीरे-धीरे जलाने वाली लकड़ी के ढेर की ओर चल पड़े थे। जैसे ही मशाल नीचे गिरती, ज़ियाओ यीजियान सच में खतरे में पड़ जाता। मशाल थामे हुए सैनिक के हर कदम के साथ आसपास देखने वालों का दिल बैठ जाता था। इस समय वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के गेट के बाहर हालांकि 1000 से कम लोग अलग-अलग लेयर में जमा थे, फिर भी किसी ने आवाज नहीं की। यहाँ तक कि उनकी सांस भी सावधानी से चल रही थी। उनकी आंखें टॉर्च पर टिकी थी। वे लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि समय धीरे-धीरे, बस थोड़ा धीरे-धीरे बीत जाए। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को छोड़कर यहाँ कोई भी नहीं चाहता था कि ज़ियाओ यीजियान की जिंदगी इस तरह खत्म हो। लेकिन उनकी प्रार्थना बेकार गई। बस एक पल में मशाल पकड़े हुए भाड़े का सिपाही चिता से 5 कदम से भी कम दूरी पर था। 5 कदम, 4 कदम, 3 कदम, 2 कदम। इस समय सबका दिल बैठ गया था। सबने अपनी आंखें बड़ी कर ली और ध्यान से टॉर्च को देखने लगे। हम मर गया। म्यूशे का चेहरा गुस्से से लाल था। अपने बेटे के कातिल को न ढूंढ पाने के कारण ज़ियाओ यीजियान को जलाकर मार डालने से उसके दिल का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के दूसरे और तीसरे कमांड के होठों पर भी ठंडी मुस्कान थी। उनकी राय में उन्हें ज़ियाओ यीजियान की जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मरने से पहले लोगों की आंखों में निराशा और डर देखकर उन्हें मजा आता था। ऐसी नजरें उन्हें उत्तेजित करती थी जिससे उनका खून खौल उठता था। आखिरकार भाड़े के सैनिक ने उसके हाथ में रखी मशाल फेंक दी। वूश, हवा में किसी चीज के कटने की आवाज आई। अगले ही पल मशाल सीधे सूखी लकड़ी के ढेर पर जा गिरी। एक पल में आसपास की सारी सूखी लकड़ियां जल गईं। चिलचिलाती गर्मी बाहर की ओर फैल गई। बस भयंकर आग जलने लगी। ज़ियाओ यीजियान के बिना खून वाले सुंदर चेहरे को लाल रंग में दिखाता हुआ। हे क्या मैं मरने वाला हूँ? ज़ियाओ यीशियान की धुंधली खूबसूरत आंखों में फिर से जान आ गई। उसने अपने नीचे जलती आग को देखा, फिर एक कड़वी हंसी निकाली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। शुरू में उसके मन में अभी भी बहुत सी ख्वाहिशें थीं। वह एक अल्केमिस्ट बनने का सपना देखती थी। हालांकि आखिर में वह सफल नहीं हुई। हालांकि वह एक फिजिशियन बन गई। पूरे दिन औषधीय जड़ी बूटियों से काम करते हुए ज़ियाओ यीजियान को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। कम से कम उसने कई लोगों को बचाया। हालांकि आखिर में वह खुद को नहीं बचा सकी, लेकिन उसे लगा कि यह जीवन सार्थक है। फुस, एक दुख भरी चीख की चीख आसमान में गूंज उठी। इस दुख भरी चीख ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सबने ऊपर देखा। उन्होंने एक विशाल ब्लू हॉक को ज़ियाओ यीजियान के ऊपर लगातार चक्कर लगाते देखा। यह ज़ियाओ लैन थी, ज़ियाओ यीजियान का कॉन्ट्रैक्टेड डेमोनिक बीस्ट। ज़ियाओ लैन, क्या तुम मुझे छोड़ने आए हो? जाओ, अब मेरे पीछे मत आना। अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जैसे ही उसने ये कहा, ज़ियाओ यीजियान की आंख के कोने से एक क्रिस्टल जैसा आंसू निकल आया। हुश हुश हुश। ब्लू हॉक लगातार चिल्ला रहा था। अपने मालिक को बचाने के लिए आग की लपटों में से निकलना चाहता था, लेकिन भयंकर आग ने बेरहमी से उसका रास्ता रोक दिया। देखो, ये बड़ा पक्षी रो रहा है। इस समय अचानक किसी ने अविश्वास में अपनी आंखें मलते हुए कहा। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि ब्लू हॉक की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वे आंसू थे अनिच्छा के आंसू। क्या जानवर में भी भावनाएं होती हैं? इस समय ये बड़े लोग जो अक्सर किनारे पर रहते थे, अचानक उनकी नाक में दर्द महसूस हुआ। अब जानवर भी भावना का मतलब समझ गए थे, जिससे उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसी समय उनके दिल वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के प्रति गुस्से से भर गए। ये मानवीय बदमाश जानवरों से भी बदतर हैं। हम एक जानवर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ब्लू हॉक लगातार चक्कर लगा रहा था। म्यूशी ने ठंडी सांस ली और अपने सिर के ऊपर ज़ियाओ लैन को नफरत से देखा। उसका खून ठंडा था। अपने बेटे के अलावा उसने कभी कोई भावना महसूस नहीं की थी। सिर्फ खुला कत्लेआम और महत्वाकांक्षा मौजूद थी। जानवर, जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भूनकर खा जाऊंगा। हेमिंग जोर से दहाड़ा। उसके साथ ही फाइटिंग क्यूई की एक लहर उसकी हथेली पर जम गई और सीधे ब्लू हॉक की तरफ चली गई। फुस, ब्लू हॉक तो बस एक साधारण रैंक 1 डेमोनिक बीस्ट था। वह एक 8 स्टार 2 प्रैक्टिशनर के हमले का सामना कैसे कर सकता था? जब वह एनर्जी उसके शरीर से टकराई तो वह बुरी तरह चिल्लाया और सीधे ज़ियाओ यीजियान की तरफ गिर पड़ा। टकराना, एक हल्की सी आवाज हुई और ब्लू हॉक सीधे ज़ियाओ यीजियान के पैरों पर गिर गया। नहीं टिल्डर ज़ियाओ लैन। ज़ियाओ यीजियान ने बहुत संघर्ष किया। ज़ियाओ लैन की दुखद हालत देखकर ज़ियाओ यीजियान का दिल टूट गया। ज़ियाओ लैन, जल्दी उड़ो, जल्दी भागो, वे तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, जल्दी करो और जाओ। ज़ियाओ यीजियान के आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह गिर रहे थे। वह मौत से नहीं डरती थी, लेकिन वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि ज़ियाओ लैन उसके साथ मर जाए। वह उसका सबसे अच्छा साथी था। ज़ियाओ लैन ने ज़ियाओ यीजियान की बात नहीं सुनी। उसे ज़ियाओ यीजियान के करीब जाने में मुश्किल हुई। अपने बड़े सिर से उसने प्यार से ज़ियाओ यीजियान के टखने को छुआ। अपने मालिक के साथ मरते हुए भी उसे कोई अफसोस नहीं था। जब तुम जानवर मौत चाहते हो तो इस घटिया औरत के साथ जाओ। म्यूशे ने ये नजारा ठंडेपन से देखा। उसका दिल नहीं हिला। उसके हिसाब से अगर आज स्वर्ग का राजा खुद भी आ जाए तो भी वह इस इंसान और जानवर को नहीं बचा पाएगा। देखो, वह क्या है? अचानक भीड़ में से एक चीख आई। सब लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने एक नीली रोशनी अपनी ओर आती देखी। इसकी भयानक गति बिजली की तरह तेज थी। जैसे जैसे वह पास आया, उन्होंने आखिरकार देखा कि नीली रोशनी क्या थी। वह एक इंसानी आकृति थी, किसी बेमिसाल युद्ध देवता की तरह, जो भयानक हत्या के इरादे से हमला कर रही थी। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के बदमाशों, मैं तुम्हारी मां को चोट दूंगा। आज मैं लिन युआन पक्का तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा। जान से मारने की नियत से भरी एक जोरदार दहाड़ जैसे बिजली कड़क रही हो, तुरंत पूरे आसमान में गूंज उठी। 39 अध्याय 39 कत्लेआम का समय आ गया है। अध्याय 39 वध का समय आ गया है। ज़ियाओ यीजियान की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और उसने मुश्किल से अपना सिर घुमाया ताकि आवाज के सोर्स को देख सके। लिन युआन, उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। लिन युआन सच में आया? क्या वह सच में आया? क्या वह उसे बचाने के लिए यहाँ है? एक पल के लिए ज़ियाओ यीजियान सच में रोना चाहती थी। उसने जरूर उसके पकड़े जाने की खबर सुनी होगी, इसीलिए वह तुरंत वहां पहुंच गया। इस समय ज़ियाओ यीजियान इतनी भावुक हो गई कि वह आंसू बहाना चाहती थी। क्या ये वही कातिल है जिसने म्यूली को मारा था? कितनी तेज रफ्तार है। असल में ये किलिंग इंटेंट पूरी तरह से छिपा हुआ है। क्या वह वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को टारगेट कर रहा है? वह सच में मौत को बुला रहा है? क्या वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप से निपटना इतना आसान है? हाय, एक और जीवन। किसी को यकीन नहीं था कि लिन युआन वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के हाथों बच पाएगा। आखिर म्यूशे एक अनुभवी मास्टर एक्सपर्ट था और लिन युआन ज्यादा से ज्यादा वह 20 साल का लग रहा था, है ना? 20 साल का एक नौजवान, चाहे उसका टैलेंट कितना भी अच्छा हो, वह कितना भी पावरफुल क्यों न हो। सबने अपना सिर घुमाया और म्यूशे की आंखें बहुत ज्यादा नफरत से भर गईं।
अब उसकी इच्छा थी कि वह लिन युआन का खून पी सके और उसका मांस खा सके। लिन युआन के प्रति मूशे की हत्या की मंशा चरम पर पहुंच गई थी। शुरू में उसे लिन युआन को बाहर निकालने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये छोटा जानवर सच में दौड़ता हुआ आया, मौत से बेखबर। म्यूशे लगभग हंस पड़ी। आखिरकार उनके बेटे की मौत का बदला लिया जा सका। छोटे जानवर, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। आज मैं तुम्हें जिंदा ही खाल उतारकर तुम्हारी नसें फाड़ दूंगा। म्यूली की आंखों में खून की प्यासी चमक थी। वह लिन युआन को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के दूसरे और तीसरे लीडर्स ने लिन युआन के आते ही एक्शन लेने की तैयारी कर ली थी। उनके शरीर से एक जबरदस्त ऑरा निकल रहा था और एक हल्की सी चमक उन पर छा गई थी। जैसे ही म्यूशे ने आदेश दिया, वे बिजली की गति से लिन युआन को पकड़ लेंगे। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उनकी नजर में लिन युआन एक फंसा हुआ जानवर था जो उनके रहम पर था। लिन युआन, मुझे बचाने के लिए आने के लिए धन्यवाद, लेकिन वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप इतना आसान नहीं है। जल्दी करो और निकल जाओ। अपने नाजुक शरीर के बेहद कमजोर होने के बावजूद ज़ियाओ यीजियान ने दर्द सहा और जोर से चिल्लाई। वह पहले से ही एक मरी हुई औरत थी। वह नहीं चाहती थी कि लिन युआन उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। छोड़ो, जा सकते हो। छोटे जानवर, मेरे प्यारे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं पक्का तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूंगा, फिर स्वर्ग में अपने बेटे की आत्मा की इज्जत के लिए तुम्हें 10,000 तरीकों से तड़पा-तड़पाकर मार डालूंगा। ज़ियाओ यीजियान की बातें सुनकर म्यूली की तेज आभा तुरंत सामने आ गई। उसके ठंडे शब्दों में कभी न खत्म होने वाली बुरी भावना थी। तुम सचमुच मरने के लायक हो। जैसे ही वह पास आया, लिन युआन ने ज़ियाओ यीजियान की बुरी हालत देखी और उसके मुंह से ठंडे पक्के शब्द निकल पड़े। वह बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में। उसे बहुत पछतावा हुआ, बहुत पछतावा हुआ। उसे नफरत थी। वह चाहता था कि वह वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के सभी जानवरों को टुकड़े-टुकड़े कर दे। वह कैसे गुस्सा नहीं होता कि इन बदमाशों ने एक अच्छी औरत के साथ ऐसा बर्ताव किया। अगर उसने ये पहले सोचा होता तो ज़ियाओ यीजियान को उसके लिए इतना दुख कभी नहीं सहना पड़ता। उसे पछतावा क्यों नहीं होता? वह इस बात से कैसे नफरत नहीं कर सकता था कि वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के बदमाश एक महिला के साथ इतने क्रूर थे। आटिल्डा आटिल्डा आटिल्डा, 3 जोरदार दहाड़ें जिनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था, अचानक आसमान और धरती के बीच गूंज उठी। लिन युआन की पहले काली-काली आंखें अब खूनी लाल रंग में रंग गई थीं। उसने अपना पैर पटका और आसपास की जमीन तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। अगले ही पल उसका शरीर तुरंत अलाव की ओर दौड़ पड़ा। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, सबको अपनी आंखों के सामने सिर्फ धुंधलापन महसूस हो रहा था और लिन युआन पहले ही अलाव के पास पहुंच चुका था। जाओ, उसे मेरे लिए रोको। म्यूशी ने लिन युआन का इरादा देखा जो ज़ियाओ यीजियान को बचाना था। वह लिन युआन को सफल कैसे होने दे सकता था? उसने अपने नीचे काम करने वालों की तरफ हाथ हिलाया और गुंडों का एक ग्रुप लिन युआन की तरफ दौड़ा। जो मुझे रोकेंगे वे मर जाएंगे। किसी को पता नहीं था कि लिन युआन के हाथ में एक सुनहरी चमकती हुई तलवार थी और उसकी लाल आंखें तेजी से बढ़ते हुए किलिंग इंजन से भरी हुई थी। ये हान फैंग की स्टोरेज रिंग में मिली थी। तलवार का नाम ड्रैगन सोल था। उसने तलवार को अपने सामने सीधा रखा और शुद्ध ऊर्जा की धाराएं बिना किसी रोक-टोक के ड्रैगन सोल तलवार में डाली गईं। ड्रैगन सोल स्वॉर्ड की तलवार से चमकदार रोशनी निकल रही थी और उसकी ब्लेड से तेज ठंडक निकल रही थी। अगले ही पल लिन युआन ने अचानक अपना हाथ वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों की ओर बढ़ाया। एक तेज तलवार थी जिसमें ताकतवर एनर्जी मिली हुई थी, तेज धार की तरह भीड़ की ओर बढ़ी। बूम बूम बूम, तलवार की हुई एक बेरहम जान लेने वाली तलवार की तरह थी जो आगे बढ़ने वालों को तुरंत निगल लेती थी। इस भयानक तलवार के वार में वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के दर्जनों लोगों की जान चली गई। एक तलवार के वार की ताकत डरावनी थी। हिस, देखने वाले लोग अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। इस नजारे से उन्हें बहुत ज्यादा झटका लगा। वे दर्जनों दाव प्रैक्टिशनर थे, उनमें कुछ 5 स्टार और 6 स्टार हाई लेवल दाव प्रैक्टिशनर भी थे, बस ऐसे ही मार दिए गए। वहां एक भी लाश नहीं बची थी। उस डरावनी तलवार ने उन्हें सीधे कुचल दिया और कोई राख नहीं छोड़ी। लिन युआन सच में इतना मजबूत था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने म्यूली को मारने की हिम्मत की। कोई हैरानी नहीं कि उसने वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप को भड़काने की हिम्मत की। लेकिन क्या वह वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के 3 लीडर्स के सामने टिक पाएगा? इस समय वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये तलवार का वार लिन युआन के जानबूझकर कंट्रोल का नतीजा था। नहीं तो अपनी ताकत से अगर वह एक भी तलवार का वार करता तो वहां मौजूद एक भी आदमी नहीं बचता। आज लिन युआन की तलवार केवल वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के लिए थी। म्यूशे की नजर इतनी उदास थी कि ऐसा लग रहा था कि उसे पानी टपकेगा। उसने लिन युआन से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। एक ही चाल में उसके ग्रुप के दर्जनों अच्छे फाइटर्स मारे गए। ऐसा लग रहा था कि उसने लिन युआन की ताकत को कमा था, लेकिन फिर भी लिन युआन की ताकत इतनी नहीं थी कि वह इसे गंभीरता से ले। जैसे ही वह हमला करने के लिए और लोगों को भेजने वाला था, लिन युआन का शरीर पहले ही आग में जा घुसा। इसलिए वह बस हार मान सकता था। आखिरकार आग बहुत तेजी से जल रही थी और वह नहीं चाहता था कि उसके सबॉर्डिनेट रिस्क लें। इस छोटे जानवर को वहीं जलकर मर जाना चाहिए। जब लिन युआन बड़ी आग में भागा तो आग की लपटें पहले ही ज़ियाओ यीजियान के टखनों को जलाने के करीब थीं। इस समय ज़ियाओ यीजियान पहले ही बेहोश हो चुकी थी। धुएं और आग के नीचे उसका पहले से ही थका हुआ शरीर आखिरकार और नहीं टिक सका। अगर लिन युआन थोड़ी देर बाद आता तो आज ज़ियाओ यीजियान सच में खतरे में होता। वह और नहीं हिचकिचाया, अपना दाहिना हाथ लहराया और कई तलवार की हुई ने तुरंत ज़ियाओ यीजियान को बांधने वाली रस्सियों को काट दिया। जैसे ही रस्सियां टूटी, उसका नाजुक शरीर सीधे नीचे गिर गया। लिन युआन तेज दिमाग वाला था और उसने तुरंत ज़ियाओ यीजियान के मुलायम शरीर को सहारा दिया। उसका स्पर्श बहुत अच्छा था, उसमें लचीलापन था, लेकिन अब उसके पास इस नाजुक शरीर की सुंदरता का आनंद लेने का समय नहीं था। ज़ियाओ यीजियान का शरीर पहले ही थकने के करीब था। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप। इस समय लिन युआन का चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। पास जाकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि ज़ियाओ यीजियान की हालत कितनी खराब थी। उसने दांत पीसे और किलिंग इंजन एक बार फिर बेकाबू होकर बाहर आ गया, लेकिन उसने इसे एक पल में दबा दिया। ज़ियाओ यीजियान अब उसके ऑरा का सामना नहीं कर सका। अपनी हथेली पलटते ही एक तेज खुशबू वाली मेडिसिनल पिल तुरंत सामने आ गई। छठी क्लास की मेडिसिनल पिल, आत्मा वापस लाने वाली पिल। अभी ज़ियाओ यीजियान के वाइटल साइंस बहुत ज्यादा खतरे में थे। केवल छठी क्लास की यह मेडिसिनल पिल ही उसकी जिंदगी बचा सकती थी। इसलिए लिन युआन को जरा भी दिल का दर्द महसूस नहीं हुआ और उसने उसे ज़ियाओ यीजियान के मुंह में डाल दिया। ज़ियाओ यीजियान के पीले सुंदर चेहरे पर धीरे-धीरे रंगत लौटते देखकर लिन युआन को आखिरकार आराम मिला। अब वध का समय आ गया है। फिलहाल ज़ियाओ यीजियान की हालत स्थिर है। इसके बाद वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप से कर्ज वसूलने का समय था। प्लीज रिकमेंडेशन टिकट, मंथली टिकट और रिवॉर्ड के लिए वोट करें। प्लीज नई किताब को उसके शुरुआती रिलीज के दौरान सपोर्ट करें भाइयों। 40 चैप्टर 40 वुल्फहेड का कत्लेआम सोल पैलेस के हाथ। चैप्टर 40 वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप को खत्म करना, द हॉल ऑफ सोल्स डूइंग। लिन युआन ने ज़ियाओ लैंग के बड़े ईगल सिर को सहलाया और ज़ियाओ यीजियान को उसकी पीठ पर उठा लिया। हालांकि ज़ियाओ लैंग को जोरदार झटका लगा था, लेकिन इससे उसकी उड़ान पर कोई असर नहीं पड़ा। तो लिन युआन ने ज़ियाओ लैंग को ज़ियाओ यीजियान को आसमान में ले जाने के लिए कहा, जो वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इस तरह वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बदला लेना शुरू कर सकता था। केवल खून ही उसके जलते हुए गुस्से को बुझा सकता था। मारना। लिन युआन दहाड़ा और सीधे आसमान में ऊंची लपटों से बाहर निकला। बकवास। लिन युआन को दोबारा आते देख आसपास के सभी लोग चौंक गए। वे किस तरह की आंखें थीं, ठंडा और बेरहम। उसकी नजरें भयानक हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। भीड़ के शोर को नजरअंदाज करते हुए लिन युआन वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों की ओर कदम से कदम मिलाकर चला। हम जाओ, उसे पकड़ो, इस छोटे बदमाश को मार डालो। म्यूशी ने साफ तौर पर यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन न सिर्फ भागेगा बल्कि बेशर्मी से उनकी तरफ बढ़ेगा। जैसे ही लिन युआन ने अपना पहला कदम रखा, दर्जनों लोग तेजी से उसकी ओर बढ़े। उनका ऑरा बहुत शक्तिशाली था और हर व्यक्ति के हाथ में एक लंबा ब्लेड था। लंबे ब्लेड हवा में घुस गए और लिन युआन के सभी जरूरी पॉइंट्स पर लॉक हो गए। छोटे कमीने, हमें हमारे यंग मास्टर की जिंदगी वापस दे दो। दर्जनों जानलेवा इरादों को अपनी ओर आते देख लिन युआन की आंखें खून की प्यासी चमक से चमक उठी और वह हमले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, लिन युआन का तलवार चलाने वाला हाथ जोर से कांपने लगा और उसने उसे सीधे उन लोगों की तरफ फेंक दिया। तलवार की रोशनी टिमटिमा रही थी, इन आकृतियों से टकराने वाली थी। अच्छा नहीं है, उनके आसपास तेजी से चल रही तेज हवाओं ने इन लोगों को खतरे का एहसास कराया। उन्होंने सोचा था कि लिन युआन का पिछला हमला सबसे ताकतवर था और उसके लिए इतने कम समय में उस ताकतवर तलवार का दोबारा इस्तेमाल करना नामुमकिन होगा। लेकिन अब वे गलत थे, बहुत गलत। लिन युआन का अभी का तलवार का वार ऐसा बिल्कुल नहीं था जिसे वे झेल सकें। आपने कहा, हमने किया। लिन युआन ने एक कदम बढ़ाया और पूरी जमीन कांप उठी। उसने ड्रैगन सोल स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा, अपना शरीर घुमाया और उसे उन आकृतियों की ओर सीधा घुमाया। स्विश स्विश स्विश, तलवार की परछाई चमकी, सीधे एक व्यक्ति की गर्दन पर पड़ी जिससे खून बहने लगा। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने लगातार ड्रैगन सोल स्वॉर्ड को घुमाया और एक के बाद एक नई जिंदगी ड्रैगन सोल स्वॉर्ड ने बेरहमी से खत्म कर दी। लिन युआन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अपनी तलवार घुमाते हुए उसने एक हाथ छुड़ाया और किसी के कंधे को तेज धार वाले ब्लेड की तरह पकड़ लिया। अगले ही पल उसने उन्हें जोर से फेंक दिया। वह व्यक्ति तुरंत आग की लपटों में उड़ गया और बड़ी आग ने उसे बुरी तरह से निगल लिया।
कत्लेआम जारी रहा। पूरे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के मेन गेट के बाहर उन लोगों की लाशें और खून पड़ा था जिनकी जान तलवार की रोशनी में गई थी। एक चौंकाने वाला दृश्य। कुछ ही समय में लिन युआन ने इन सभी लोगों को पूरी तरह से मार डाला। वह युद्ध के देवता की तरह बीच में सीधा खड़ा था, उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। इस समय लिन युआन एक दानव देवता था। गैन म्यू, हे मिंग, तुम दोनों अपनी चाल चलो। म्यू शे ने लिन युआन के फिगर को ध्यान से देखा। वह जानता था कि उसके आम डू प्रैक्टिशनर अब लिन युआन से निपट नहीं पाएंगे। अचानक उसके दिल में एक बुरा ख्याल आया। हालांकि एक पल में ही उसने इस भावना को अपने मन से निकाल दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे अपने बेटे का बदला लेना ही था। तो म्यू शे ने सीधे 2 लीडर्स को भेजा जिनकी ताकत 8 स्टार और 9 स्टार डू प्रैक्टिशनर दायरे में थी। हाँ, लीडर, दोनों ने कुछ और नहीं कहा और सीधे लिन युआन की ओर बढ़ गए। हम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। लिन युआन के होठों पर खून जैसा निशान बन गया, बहुत डरावना। कुछ ही सांसों में हे मिंग और दूसरा व्यक्ति लिन युआन के सामने आ गए। अगले ही पल एक ने मुक्का मारा और दूसरे ने लात मारी। दोनों ने बाएं और दाएं से हमला किया, जिससे लिन युआन के भागने के सारे रास्ते तुरंत बंद हो गए। भाड़ में जाओ। उनकी मुट्ठियों और पैरों पर हिंसक दुखी अचानक थोड़ी और बढ़ गई। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस हमले से लिन युआन की मौके पर ही मौत हो जाएगी। हालांकि आदर्श तो अच्छे थे, लेकिन असलियत कठोर थी। जैसे ही उनके हमले लिन युआन के शरीर को छूने वाले थे, लिन युआन ने लापरवाही से अपना तलवार वाला हाथ लहराया। एक ताकत सभी तकनीकों को तोड़ देती है। अपार शक्ति के सामने कोई भी तकनीक बेकार थी। वुश वुश, सभी को अपनी आंखों के सामने सिर्फ धुंधलापन महसूस हो रहा था और वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के 2 लीडर्स की गर्दन पर खून का निशान था। नहीं, हे मिंग और गांग म्यू ने एक दूसरे को बिना मन के देखा, फिर उनके शरीर एक साथ पीछे की ओर गिर गए। बैंग बैंग, 2 धीमी आवाजें भूतिया आवाजों की तरह सबके दिलों पर जोर से लगी। ये दोनों नेता वे अभी मर गए। इस नौजवान की ताकत क्या है? बहुत डरावना। कोई हैरानी नहीं कि उसने अकेले वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप में घुसने की हिम्मत की। यह जवान आदमी असल में बहुत ताकतवर है। क्या आपने ध्यान दिया कि शुरू से आखिर तक उसके शरीर से चीका एक भी निशान नहीं निकला? म्यू शे की आंखें इतनी उदास थी कि उनसे पानी टपकने लगा। जब वह जवान आदमी आया तो 10 मिनट से भी कम समय में उसके वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि उसके 2 सबसे पसंदीदा अधीनस्थ भी उस युवक के सामने एक भी चाल नहीं चल सके। म्यू शे को गुस्सा तो आया, लेकिन उसके अंदर एक गहरा सदमा भी उमड़ पड़ा। मूशे, ठीक है, कमीने, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के सैकड़ों लोगों को मारने के बाद भी लिन युआन के साफ सुथरे कपड़ों पर खून की एक भी बूंद नहीं लगी थी। इस समय लिन युआन के मन की स्थिति में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। मानो उसने अभी जिन सैकड़ों लोगों को मारा था वे गोभी की तरह थे। वह एक कदम करके म्यू शे की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ उसके दिल में हत्या का इरादा और तेज होता गया। हाँ, छोटे कमीने, मैं मानता हूं कि तुम सच में बहुत मजबूत हो। बात यहाँ तक आ गई थी। लिन युआन को एक कदम करके अपनी ओर आते देख मूशे अजीब तरह से हंसा। वह भी तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। लेकिन तुम्हारी उम्र में तुम्हारा टैलेंट कितना भी मजबूत क्यों न हो, तुम किस दायरे तक पहुंच सकते हो? मैदान में चारों ओर नजर घुमाते हुए म्यू शे ने कहा, आप सबने सोचा था कि मेरी ताकत एक स्टार डू मास्टर की है ना? आपका क्या मतलब है? म्यू शे का अजीब व्यवहार देखकर सब हैरान रह गए। बूम, सबकी हैरान निगाहों के सामने अगले ही पल म्यू शे ने अचानक अपनी बाहें फैला दी। तुरंत ही म्यू शे के शरीर के अंदर से एक खतरनाक और डरावनी आभा अचानक फूट पड़ी। क्या एक महान डू मास्टर? जब म्यू शे का ऑरा पूरी तरह से फूट पड़ा तो लिन युआन की नजर अचानक बदल गई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। एक महान डू मास्टर? वह एक महान डू मास्टर कैसे हो सकता है? हालांकि लिन युआन की नजर में ताकत का ये लेवल कुछ भी नहीं था। लेकिन लिन युआन, जो आसमान से लड़ाई में माहिर था, जानता था कि शुरू से आखिर तक म्यू शे की ताकत सिर्फ डू मास्टर लेवल पर ही थी। लेकिन अब लिन युआन साफ तौर पर समझ सकता था कि उसके सामने बैठा म्यू शे सच में एक महान डू मास्टर था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से पूरी कहानी बदल गई हो? नहीं, ये सही नहीं है। अचानक लिन युआन को कुछ पता चला। म्यू शे के बढ़ते ऑरा के अंदर असल में एक छिपी हुई बहुत ज्यादा सोल पावर थी। हॉल ऑफ सोल्स, ये सही है, ये सोल पावर हॉल ऑफ सोल्स का काम था। हालांकि ओरिजिनल काम में कभी यह नहीं बताया गया कि हॉल ऑफ सोल्स कभी किंग शानटाउन में शामिल था। आखिर गलत क्या था? 41, चैप्टर 41, प्रोटेक्टर गॉ, अध्याय 41, रक्षक गॉ। लिन युआन को चुप देखकर म्यू शे को लगा कि वह उसकी ताकत से डर गया है। पढ़ें, तुरंत उसकी आंखों से एक डरावनी चमक निकली। तुम छोटे जानवर, तुम भाड़ में जाओ, टालमटोल बंद करो। जैसे ही म्यू शे की भगाने वाला था, लिन युआन ने मुंह बनाया और म्यू शे को थप्पड़ मार दिया। पफट, एक तीखी आवाज के साथ म्यू शे ने तुरंत मुंह भर खून थूक दिया। अगले ही पल लिन युआन का शरीर वहां से गायब हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डर क्या होता है। लिन युआन ने म्यू शे का एक हाथ पकड़ा, फिर अचानक जोर लगाया। फाड़ना, दिल दहला देने वाली चीख के साथ लिन युआन ने म्यू शे का बायां हाथ बेरहमी से फाड़ दिया। हे भगवान, कितना निर्दयी! ये इस समय आसपास की भीड़ की आंखें चौड़ी हो गईं और वे अनजाने में कांपने लगे। जीते जी एक हाथ कट जाने के कारण दर्द से म्यू शे के माथे पर तुरंत ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। तेज दर्द लगातार उसकी नसों पर असर कर रहा था, जिससे म्यू शे लगभग बेहोश हो गया था। लेकिन लिन युआन ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया जब उसने फिर से म्यू शे का दूसरा हाथ पकड़ा। फाड़ना, आओ। लिन युआन द्वारा दोनों हाथ उखाड़ दिए जाने के बाद म्यू शे में अब खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। धम्म, दोनों हाथ पूरी तरह से फट जाने के कारण म्यू शे के पैर बेकाबू होकर आगे की ओर मुड़ गए, जिससे वह घुटनों के बल बैठ गया। लिन युआन ने ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह अपने सामने घुटनों के बल बैठे मूली को ठंडी नजरों से देख रहा था। कुत्ते, क्या तुम समझते हो कि अब टॉर्चर होने पर कैसा लगता है? ज़ियाओ यीजियान की भयानक चोटों के बारे में सोचकर लिन युआन बहुत गुस्से से पागल हो गया। तू म्यू शे का पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। लगातार दर्द से उसके दांत किटकिटा रहे थे। वह भी पूरा वाक्य नहीं बोल पा रहा था। लिन युआन को कोई दया नहीं आई। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और सीधे म्यू शे के घाव पर पैर रख दिया। तुरंत ही म्यू शे दर्द से जमीन पर लौटने लगी। इस समय उसकी डरावनी और ठंडी आंखों की जगह पूरी तरह से गहरे डर ने ले ली थी। ये युवक मनुष्य नहीं, राक्षस है, राक्षस। म्यू शे को ऐसी हालत में देखकर आसपास के सैनिकों ने फिर से एक साथ तेज सांस ली। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इस समय म्यू शे को कितना दर्द हो रहा होगा। जो लोग दयनीय हैं, उनमें नफरत भरे पहलू भी जरूर होंगे। हालांकि म्यू शे की हालत उस समय बहुत दुखद थी, लेकिन किसी को हमदर्दी नहीं हुई। इतने सालों से वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप ने अनगिनत घिनौने काम किए थे, जिनसे भगवान और इंसान दोनों नाराज थे। मनुष्य प्रस्ताव रखता है, स्वर्ग निपटाता है। आज म्यू शे की दुखद हालत उस कर्ज की वजह से है जो उसने पहले जमा किया था। एक मत होकर वहां मौजूद सभी लोगों ने चुपके से लिन युआन पर अपनी नजरें गड़ा दी। ये सुंदर नौजवान न केवल बहुत ताकतवर था, बल्कि उसके तरीके भी बहुत खूनी थे। उसे म्यू शे को बिना किसी भाव भंगिमा के प्रताड़ित करते देखना ये कैसा हृदय स्वभाव था। इस व्यक्ति को कभी मत उकसाओ। सबने मन ही मन कसम खाई कि वे इस जवान आदमी को इस जन्म में कभी नहीं उकसाएंगे। कैसा है? अच्छा लग रहा है? लिन युआन ने म्यू शे के घाव पर जोर से पैर रखा, मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए, फिर भी उसके पैर पर दबाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। राक्षस, तुम एक राक्षस हो। इस समय म्यू शे के लिए लिन युआन की मुस्कान बिल्कुल शैतान की मुस्कान थी। अब उसे सच में पछतावा हो रहा था कि उसने इस शैतान को क्यों उकसाया था। या जब लिन युआन सामने आया, अगर उसने अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली होती तो क्या वह वैसी तकलीफ नहीं झेल रहा होता? प्लीज मुझे मार डालो। इस समय लिन युआन की ओर उसकी नजर विनती से भरी हुई थी। हे मरना चाहते हो? लिन युआन उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? म्यू शे की डरी हुई नजरों के नीचे जब उसने फिर से अपना पैर उठाया तो उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। दरार, हड्डियों के टूटने की तेज आवाज आई और म्यू शे का दाहिना पैर तुरंत एक अजीब एंगल पर मुड़ गया। चीखने के बाद म्यू शे की आंखों की चमक पूरी तरह चली गई थी। उसका शरीर लगातार हिल रहा था। अब उसमें हिलने की भी ताकत नहीं थी। तुम कुत्ते, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे हाथों में मौत एक लग्जरी है। ओह, लिन युआन ने अपने पैर से और जोर से दबाया और म्यू शे के पैर की टूटी हड्डी को जोर से घुमाया। म्यू शे के पैर से लगातार खून बह रहा था। उसके पैर का मांस और त्वचा बहुत पहले लिन युआन के पैर से कुचल गई थी। आरामदायक, उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। लिन युआन इस समय नरक के राक्षस जैसा लग रहा था। हे, आपके पास सच में बहुत अच्छे तरीके हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। तभी अचानक दूर से हल्की हंसी की आवाज आई। लिन युआन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। वॉइड रेल में एक खास जगह की ओर देखते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आखिरकार बाहर आने को तैयार हो, है ना? तुम परछाई में छिपे चूहा। हे, शायद। जैसे ही लिन युआन की आवाज सबकी हैरान नजरों के सामने पड़ी, एक आदमी पूरी तरह से काले कपड़े में लिपटा हुआ, जिसकी सिर्फ 2 डरावनी आंखें दिख रही थी, धीरे-धीरे सामने आया। खाली जगह पर चलते हुए एक डूजोंग। जैसे ही काले कपड़े पहने वह आदमी दिखाई दिया, सबकी पुतलियां अचानक से खुल गईं। वॉइड रेल में चलना एक ऐसा खास तरीका था जिससे उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह व्यक्ति जरूर महान डूजोंग होगा। हे भगवान, ये कैसा दिन है। सबसे पहले म्यू शे ने सबके सामने ज़ियाओ यीजियान को मारने की कोशिश की, फिर एक सफेद कपड़े पहने नौजवान स्वर्ग के देवता की तरह नीचे आया और बिजली की तेजी से वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को खत्म कर दिया। और फिर एक डूजोंग भी प्रकट हुआ। उनका छोटा सा किंग शानटाउन कभी डूजोंग को कैसे आकर्षित कर
सकता था। रक्षक गौ, मुझे बचाओ। जब काले कपड़े पहने वह आदमी दिखाई दिया तो म्यूशे, जो पूरी तरह से निराश था, अचानक उसकी आंखों में बहुत खुशी झलक उठी। शायद यह एनर्जी का आखिरी झोंका था, लेकिन उसे कहीं से इतनी ताकत मिल गई कि वह आसमान की तरफ मदद के लिए चिल्लाने लगा। हम बेकार कचरा। म्यूशे की अपील पर काले कपड़े पहने आदमी ने बस नजरें घुमाकर देखा, फिर नीचे म्यूशे की तरफ एक डरावनी काली चीज छोड़ी। वूश! जैसे ही ब्लैक रोब मैन का हमला म्यूशे पर होने वाला था, लिन युआन ने आराम से अपना दाहिना हाथ हिलाया और ब्लैक क्यूई तुरंत हवा में गायब हो गया। मैंने उसे मरने से मना किया है, उसे मारने की हिम्मत कौन करेगा? लिन युआन की नजर वॉइड रेल की तरफ नफरत से भरी हुई थी। तुम हॉल ऑफ सोल्स के कुत्ते, यहाँ नीचे आओ। अगले ही पल पहाड़ को गिराने वाली आभा ऊपर प्रोटेक्टर गो की ओर तेजी से बढ़ी। क्या? जब लिन युआन की डरावनी आभा प्रोटेक्टर गो तक पहुंचने वाली थी, तो वॉइड रेल में प्रोटेक्टर गो तुरंत शॉक से भर गया। भाइयों, प्लीज और रिकमेंडेशन वोट, मंथली वोट और रिवॉर्ड डालें। सभी का स्वागत है। हे हे। 42 चैप्टर 42 एक मुक्का और सब खत्म। अध्याय 42 एक मुक्का स्मैश। काली ची की एक लहर उठी। प्रोटेक्टर गो ने लिन युआन के ऑरा को अलग किया, फिर धीरे-धीरे नीचे उतरा। इस समय प्रोटेक्टर गो और लिन युआन एक दूसरे के सामने खड़े थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जितना छोटा कोई पहले से ही डूज़ोंग है। प्रोटेक्टर गो का चेहरा उसके काले कपड़े से छिपा हुआ था, जिससे दूसरे लोग उसका एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे थे। हालांकि इस समय उसका दिल सदमे की तेज लहरों से कांप रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण किंगशान टाउन से डूज़ोंग पैदा हो सकता है। जब उसके मालिक ने उसे यहाँ भेजा तो उसे साफ-साफ बताया गया था कि किंगशान टाउन में डू मास्टर ही लड़ाई की ताकत का सबसे ऊपर था। तो फिर उसके सामने युवा डूज़ोंग को कैसे समझाया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका मालिक, जो हमेशा इतना शानदार हिसाब किताब रखता है, गलती भी कर सकता है? अरे, देखने में तो आपको हॉल ऑफ सोल्स का ह्यूमन लेवल प्रोटेक्टर होना चाहिए, है ना? लिन युआन ने हल्की सी मुस्कान दी और म्यूशे का कॉलर पकड़कर उसे एक तरफ फेंक दिया। प्रोटेक्टर गो से निकलने वाली एनर्जी की तरंगों को देखते हुए इस व्यक्ति में टू स्टार डूज़ोंग की ताकत होनी चाहिए। लेकिन लिन युआन को समझ नहीं आ रहा था कि हॉल ऑफ सोल्स अचानक इस छोटे से किंगशान टाउन में कैसे शामिल हो गया। लिन युआन को अपनी ताकत इतनी साफ-साफ दिखने के बाद प्रोटेक्टर गो की नजर धीरे-धीरे काली पड़ गई। बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हें हमारे हॉल ऑफ सोल्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? जिस पर लिन युआन की क्यूई भड़की, प्रोटेक्टर गो को उसकी ताकत का साफ अंदाजा हो गया, सिर्फ एक वन स्टार डूज़ोंग। फिर भी किसी वजह से लिन युआन के शरीर से उसे सच में गंभीर खतरे का एहसास हुआ। मुझे बताओ, हॉल ऑफ सोल्स ने अचानक किंगशान टाउन के मामलों में दखल क्यों दिया है? लिन युआन को प्रोटेक्टर गो के साथ बेकार की बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह बस जल्दी से मामले की जड़ समझना चाहता था। हे बच्चे, मैं मानता हूं कि तुम मजबूत हो, 20 साल की उम्र में डूज़ोंग होने के लिए, लेकिन ये प्रोटेक्टर तुम्हें सलाह देता है कि हमारे हॉल ऑफ सोल्स के मामलों में दखल न दो। प्रोटेक्टर गो ने लिन युआन के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक अजीब सी हंसी निकाली और उसे धमकाया। हम बस एक प्रोटेक्टर, दूसरे लोग तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स से डर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम बस परछाई में छिपे चूहों का झुंड हो। ये देखकर कि वह प्रोटेक्टर गो के मुंह से कुछ भी नहीं उगलवा सकता, लिन युआन को और समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा। प्रोटेक्टर गो की ओर उसकी नजरें सिर्फ नफरत से भरी थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। हमारे हॉल ऑफ सोल्स का इस तरह अपमान करने की हिम्मत। जैसे ही लिन युआन के शब्द निकले, प्रोटेक्टर गो तुरंत गुस्से में आ गया। कितने सालों तक एक्सपर्ट से भरे झोंझो इलाके में भी जो कोई भी हॉल ऑफ सोल्स का नाम सुनता था, वह डर से कांप उठता था। लेकिन अब एकमात्र वन स्टार डूज़ोंग ने उन्हें इस तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत की। रक्षक गो ने मन ही मन तय किया कि आज वह लिन युआन को यही मार डालेगा, नहीं तो उनके हॉल ऑफ सोल्स की इज्जत कहां रह जाएगी। हाँ, मेरी जिंदगी, लिन युआन की जिंदगी ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हारा हॉल ऑफ सोल्स लेने के लायक हो। लिन युआन आसमान की तरफ देखकर दिल खोलकर हंसा। उसके अंदर से अचानक एक जबरदस्त दुनिया जीतने वाली आभा तेजी से उमड़ पड़ी। उनका साफ सफेद चोगा बिना किसी हवा के तुरंत लहरा उठा और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत आजाद और सुंदर हो। क्योंकि ऐसा है, इसलिए यह प्रोटेक्टर आज आपको हमारे हॉल ऑफ सोल्स की शक्ति का अनुभव कराएगा। इसके साथ ही प्रोटेक्टर गो के शरीर के चारों ओर कभी न खत्म होने वाला काला कोहरा छा गया, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से छिप गया। इसके तुरंत बाद काली धुंध के अंदर से एक मोटी काली लोहे की चेन निकली, जो सीधे लिन युआन की ओर बढ़ी। उस लोहे की चेन से जुड़ी तेज एनर्जी से आसपास की जगह कांपने लगी। तारांकन धप, चारों तरफ से देख रही भीड़ चेन के निकलते ही बची हुई एनर्जी तरंगों की वजह से तुरंत पीछे हट गई। कुछ लोगों में तो कम ताकत थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर खून की उल्टी कर दी और उसी पल उनकी ची बहुत कमजोर हो गई। दौड़ना, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। अगले ही पल पहले से भीड़ वाली सड़क पर तुरंत एक बड़ी खाली जगह भर गई। दो डूज़ोंग के बीच टकराव ऐसा बिल्कुल नहीं था जिसे उनकी कम ताकत, जो कि सिर्फ 2 प्रैक्टिशनर थे, झेल सके। दोपहर का समय था, पहले साफ आसमान अचानक इस समय काला हो गया। लोहे की चेन के चारों ओर तेज हवाओं के कारण आसपास के पेड़ इंच करके टूटने लगे। प्रोटेक्टर गो के हमले की ताकत अगर किसी आम नए एडवांस हुए डूज़ोंग को लगे तो कम से कम उसे गंभीर चोट तो लगेगी ही, अगर मौत नहीं भी हो तो भी। ये साफ था कि प्रोटेक्टर गो ने इस हमले में कितनी ताकत लगाई थी। दुर्भाग्य से इस बार उसकी मुलाकात लिन युआन से हुई। जैसे ही लोहे की चेन लिन युआन की छाती में घुसने वाली थी, उसका शरीर एक अजीब एंगल पर मुड़ गया और हमले से बच गया। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने तेजी से हाथ बढ़ाया और जोर से हिलती हुई चेन को पकड़ लिया। क्या अपना वार चूक जाने पर काली धुंध में प्रोटेक्टर गो ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन युआन, जो कि एकमात्र वन स्टार डूज़ोंग है, इतनी आसानी से उसके हमले से बच सकता है। जैसे ही वह चेन वापस खींचने वाला था, उसने अचानक लिन युआन के मुंह के कोने पर एक शैतानी मुस्कान देखी। वह क्या कर रहा है? प्रोटेक्टर गो की हैरान नजरों के सामने लिन युआन के हाथ से अचानक नीली लौ की लपटें निकलीं। तारांकन सीजल, जैसे ही जलते हुए समुद्र की लौ ने लोहे की चेन को छुआ, एक तीखी आवाज तुरंत आसमान और धरती पर गूंज उठी। नीली लौ चेन के साथ-साथ चलती हुई एक ही सांस में प्रोटेक्टर गो के हाथ तक पहुंच गई। तुरंत ही प्रोटेक्टर गो के मुंह से एक तीखी दर्दनाक चीख निकली जैसे ही उसने अपने आप उसे छोड़ दिया। एक अजीब सी लौ, प्रोटेक्टर गो का शरीर दर्जनों मीटर पीछे हट गया। उस छोटे से पल में उसने आग की भयानक ताकत को साफ महसूस किया था। ये निश्चित रूप से एक अजीब लौ की शक्ति थी। अरे, किसी अजीब आग से जलने पर कैसा लगता है? जलते हुए समुद्र की लौ लगातार लिन युआन के हाथों पर नाच रही थी, जब वह आधी मुस्कान के साथ प्रोटेक्टर गो को देख रहा था। हॉल ऑफ सोल्स के चूहे, एल्डर ज़ून रैंक और उससे ऊपर के चूहों को छोड़कर ज्यादातर सोल एंटिटीज थे। और इत्तेफाक से अजीब आग का कुदरती तौर पर आत्मा जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा रोकने वाला असर होता था। हम यह मत सोचो कि एक अजीब लौ होने का मतलब है कि तुम इस रक्षक से मुकाबला कर सकते हो। शॉक लगने के बाद प्रोटेक्टर गो ने अचानक अपना मुंह चौड़ा कर लिया। तुरंत ही प्रोटेक्टर गो ने जमीन पर बिखरी लाशों में से एक के बाद एक आत्मा निकाली। ये सभी आत्माएं वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप की थी, जिन्हें लिन युआन ने अभी मारा था। प्रोटेक्टर गो ने सैकड़ों आत्माओं को एक ही घूंट में पूरा निगल लिया। तुरंत ही प्रोटेक्टर गो की क्यूई अचानक तेजी से ऊपर उठने लगी। कुछ ही पलों में उस बढ़ती हुई एनर्जी ने 3 स्टार डूज़ोंग को ब्रेकर थ्रू के कगार पर होने का हल्का सा एहसास कराया। बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय प्रोटेक्टर गो ने कुछ भी नहीं रोका। सोल पावर की बढ़ती लहरें काली धुंध के साथ लिन युआन की ओर एक ज्वार की लहर की तरह दौड़ी। हम यह कुछ वैसा ही लगने लगा है। लिन युआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर उसका शरीर धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा और सीधे काली धुंध में जा लगा। तारांकन बूम, 3 स्टार डूज़ोंग के फुल पावर स्ट्राइक के बराबर ताकत को लिन युआन के एक ही मुक्के ने सीधे और बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। लिन युआन का शरीर काली धुंध से गुजरते हुए बस थोड़ा रुका। अगले ही पल उसने प्रोटेक्टर गो के शरीर की ओर अपना एक्सप्लोसिव चार्ज जारी रखा। तारांकन बूम, ये सीधा सादा मुक्का सीधे प्रोटेक्टर गो के चेहरे पर लगा। तारांकन पफट, प्रोटेक्टर गो ने मुंह भर पुराना खून थूका, फिर उसका शरीर पीछे की ओर उछला और आगे की दीवार से टकरा गया। 43 चैप्टर 43 डेजर्ट ईगल दिखाई देता है। चैप्टर 43 चौंकाने वाला रूप, रेगिस्तानी चील। पफट, तुम इतने मजबूत कैसे हो? एक जोरदार धमाके के साथ प्रोटेक्टर गो का शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। फिर उसका गला मीठा महसूस हुआ और वह अपने आप को रोक नहीं सका और मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसका ऑरा तुरंत फीका पड़ गया। प्रोटेक्टर गो का मन अब सवालों से भर गया था। क्यों? उसके सामने वाले जवान आदमी में साफ तौर पर सिर्फ 1 स्टार डूज़ोंग जितनी ही काबिलियत क्यों थी? फिर भी वह इतनी जबरदस्त लड़ाई की ताकत के साथ कैसे फट सकता था? ये जानना जरूरी है कि कई सोल्स को खाने के बाद उसकी ताकत में पहले से ही 3 स्टार डाउज़ोंग तक पहुंचने का हल्का सा ट्रेंड था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे साफ-साफ महसूस हो रहा था कि उसके सामने खड़े इस व्यक्ति ने पक्का अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। तो जब यह नौजवान पूरी ताकत लगा देगा तो कैसा सीन होगा? प्रोटेक्टर गो ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। अपने गुरु के अलावा उसे पहले कभी ऐसे चमत्कारी व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा था। धप धप धप, लिन युआन एक कदम करके प्रोटेक्टर गो की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसके आसपास का दबाव और बढ़ता गया। जब तक दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का अंतर था, लिन युआन का प्रेशर पीक तक बढ़ गया था। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, अपने हॉल ऑफ सोल्स का मकसद बताओ, नहीं तो। लिन युआन की आंखें ठंडी हो गईं और उसका दबाव बिना किसी हिचकिचाहट के प्रोटेक्टर गो की ओर एक विशाल सागर की तरह बढ़ गया।
ओह प्रोटेक्टर गॉड, जो पहले से ही बुरी तरह घायल था, इस समय इतनी तबाही बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका चेहरा तुरंत मौत जैसा पीला पड़ गया। मैं बात करूंगा। प्रोटेक्टर गॉड ने लिन युआन की पैंट की टांग पकड़ने की कोशिश की, उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें बहते पानी की तरह टपक रही थी। तभी लिन युआन ने ठंडी सांस ली और धीरे-धीरे अपने शरीर पर दबाव कम किया। फ्यू, जैसे ही प्रेशर कम हुआ, प्रोटेक्टर गॉड ने एक लंबी सांस ली और उसका रंग थोड़ा बेहतर दिखने लगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। लिन युआन ने प्रोटेक्टर गॉड की ओर देखा, जो एक आवारा कुत्ते की तरह था और चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करने लगा। मैं किंगशान टाउन इसलिए आया क्योंकि जैसे ही प्रोटेक्टर गॉड ने ये कहा, उसने चुपके से लिन युआन की तरफ देखा, उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिखी। अगले ही सेकंड लिन युआन के ध्यान न देने का फायदा उठाते हुए प्रोटेक्टर गॉड तुरंत लुढ़क गया और लिन युआन से कुछ दूरी बना ली। इसके तुरंत बाद एक काले लोहे जैसी चीज उसके हाथ में आ गई। क्या लिन युआन की दिव्य इंद्रिय हर पल रक्षक गॉड पर ध्यान दे रही थी? वह उसकी छोटी-छोटी हरकतों को कैसे नहीं देख सकता था? शुरू में लिन युआन प्रोटेक्टर गॉड के व्यवहार से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसे बहुत पहले से पता था कि हॉल ऑफ सोल्स के चूहों का स्वभाव कैसा होता है और वह चुपके से पहरा दे रहा था। लेकिन जब लिन युआन ने साफ-साफ देखा कि प्रोटेक्टर गॉड के हाथ में क्या है, तो वह तुरंत बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इसी समय उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। रक्षक गॉड के हाथ में पकड़ी गई वस्तु पूरे फाइटिंग क्यू महाद्वीप में मूल नायक शियाओ यांग के अलावा शायद ही कोई इसे पहचान पाएगा। लेकिन जैसे ही लिन युआन ने इसे देखा, उसके दिमाग में तुरंत एक नाम उभर आया। क्योंकि प्रोटेक्टर गॉड के हाथ में जो था वह एक शानदार डेजर्ट ईगल था। क्यों ब्लू स्टार का प्रोडक्ट इस फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट पर क्यों दिखाई देगा? इस समय लिन युआन का एक्सप्रेशन लगातार बदल रहा था। पहले म्यूशे की अजीब ग्रेट डू मास्टर साधना थी, फिर किंगशान टाउन में हॉल ऑफ सोल्स का दखल, और अब वह स्याही काला रेगिस्तानी चील, ये सब मूल कथानक से बहुत दूर भटक गया था। इस अनजान एहसास ने लिन युआन को लगभग पागल कर दिया। लेकिन जब लिन युआन हैरान था, तो प्रोटेक्टर गॉड ने इस मौके का इस्तेमाल करके तुरंत लिन युआन पर निशाना साधा। जी, अजीब सी हंसी के बाद प्रोटेक्टर गॉड ने अचानक लिन युआन पर ट्रिगर खींच दिया। टकराना, हवा में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। इस समय प्रोटेक्टर गॉड मुस्कुराया। उनके विचार में इस एक गोली के नीचे लिन युआन निश्चित रूप से मर गया था। जब उसके मालिक ने उसे यह चीज दी थी, तो प्रोटेक्टर गॉड ने पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने खुद इसे टेस्ट किया था, इसलिए इस लोहे के टुकड़े की ताकत ज्यादा से ज्यादा एक ग्रेट डू मास्टर को कुछ नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन बाद में जब उनके मास्टर ने इसे बेहतर बनाया, तो प्रोटेक्टर गॉड ने इसे फिर से टेस्ट किया और इसे उनका जबड़ा लगभग खुला रह गया, क्योंकि बेहतर लोहे के टुकड़े की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह डरावने लेवल तक पहुंच गई। जब तक कि वह छठी रैंक या उससे ऊपर का कोई अल्केमिस्ट न हो जिसके पास शक्तिशाली सोल पावर हो, वे इस लोहे के टुकड़े के हमले का सामना कर सकते थे। नहीं तो पीक डूज़ोंग एक्सपर्ट भी तुरंत राख हो जाएगा अगर उसने अपनी सोल पावर को कल्टीवेट नहीं किया हो, क्योंकि इस लोहे के टुकड़े का काम किसी व्यक्ति की आत्मा को नष्ट करना था। प्रोटेक्टर गॉड को ये खजाना मिलने के बाद उन्होंने हमेशा इसे एक कीमती रत्न माना था। वह किसी जरूरी मौके तक इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मालिक ने उसे बताया था कि इस लोहे के टुकड़े का नाम डेजर्ट ईगल है, और हर डेजर्ट ईगल में सिर्फ एक चीज होती थी जिसे बुलेट कहते थे। दूसरे शब्दों में डेजर्ट ईगल का हमला सिर्फ एक बार ही हो सकता है। गोली को तेजी से लिन युआन की ओर आते देख प्रोटेक्टर गॉड के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा चमकने लगी। उनके मन में लिन युआन सच में सदी में एक बार मिलने वाला चमत्कार था जो इतनी कम उम्र में डूज़ोंग क्षेत्र तक पहुंच गया। मगर इससे क्या वह भी एक अल्केमिस्ट हो सकता है? फाइटिंग क्यूई की साधना पहले से ही स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था। इतनी उम्र में इस लेवल की साधना तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना सारा समय साधना में लगाया होगा। इसलिए लिन युआन के पास निश्चित रूप से कीमिया का अभ्यास करने का समय नहीं था। इसलिए प्रोटेक्टर गॉड के हिसाब से इस गोली के नीचे उसके सामने खड़ा लिन युआन बेशक मर चुका था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पलक झपकते ही रेगिस्तानी बाज की गोली लिन युआन से आधी उंगली से भी कम दूरी पर थी। इस पर लिन युआन ने पहले तो कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वह ब्लू स्टार हथियारों की ताकत को अच्छी तरह जानता था। एक डेजर्ट ईगल की अटैक स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा एक ग्रेट डू मास्टर के फाइटिंग क्यू आर्मर को ही तोड़ सकती है। जहां तक खुद की बात है, तो इसे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल जैसे ही गोली उसके माथे से टकराई, लिन युआन को तुरंत अपनी आत्मा में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए एक हल्का सा चुभने वाला दर्द तुरंत उसके दिमाग में उठा। नहीं, इस गोली का बल सीधे आत्मा पर काम करता है। लिन युआन ने अचानक रिएक्ट किया और उसी समय उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। उन्होंने अभी भी प्रोटेक्टर गॉड के तरीकों को कम आंका था। अगर वह सिर्फ एक प्योर डूज़ोंग एक्सपर्ट होता, यहां तक कि एक 9 स्टार डूज़ोंग भी, तो वह अब तक एक लाश बन गया होता। अच्छी बात यह है कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को खाकर और एक क्यूई को 3 प्योरिटीज में बदलकर लिन युआन की सोल पावर पहले से ही मॉडल दायरे के पास पहुंच रही थी। नहीं तो इस बार वह सचमुच एक छोटी सी नदी में पलट जाता। यह प्रोटेक्टर गॉड गिरने ही वाला था। अभी जब गोली लिन युआन के माथे पर लगी, तो उसने सोचा कि वह एक ही बार में लिन युआन को मार सकता है। लेकिन इस शॉट पर उसे इतना भरोसा था कि लिन युआन ने सिर्फ थ्योरियां चढ़ाई और फिर कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आंखें मेरे साथ धोखा कर रही हैं? प्रोटेक्टर गॉड ने अविश्वास में अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अचानक उन्हें फिर से खोल दिया। लेकिन नतीजे ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। कुछ भाई मुझसे रीडर ग्रुप शुरू करने के लिए कह रहे थे। मैंने आज एक बनाया है। जो भाई इसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 10,15,68,591 है। भाइयों कृपया कुछ सिफारिश वोट, मासिक टिकट और कुछ सुझाव दें। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। 44 चैप्टर 44 एक से ज्यादा ट्रांसमिग्रेटर हैं। लिन युआन वहां बिल्कुल ठीक खड़ा था, उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। इस समय प्रोटेक्टर गॉड को रोने का भी मन कर रहा था। असल में वह किस तरह के राक्षस से टकरा गया था। असल में मेरा इरादा तुम्हें जल्दी खत्म करने का था, लेकिन क्योंकि तुम इतने इनकोऑपरेटिव हो रहे हो, तो मुझे दोष मत दो। लिन युआन जानता था कि हॉल ऑफ सोल्स के लोगों के साथ डील करते समय अगर वह कुछ तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता, तो वह उनसे सच बोलने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसके बाद लिन युआन ने हवा में दूर खड़े प्रोटेक्टर गॉड को पकड़ लिया और अचानक एक शक्तिशाली सक्शन फोर्स निकला। अगले ही पल प्रोटेक्टर गॉड का शरीर बेकाबू होकर लिन युआन की ओर उड़ गया। वूश, बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम अचानक लिन युआन के हाथ से निकली, जिसने प्रोटेक्टर गॉड के शरीर पर काले कपड़े को तुरंत जलाकर राख कर दिया। इसके बाद लिन युआन की आंखों के सामने एक थोड़ी सी भ्रामक आकृति तय गई। आप क्या कर रहे हैं? अपना असली रूप सामने आते ही प्रोटेक्टर गॉड की आंखें तुरंत डर से भर गईं। वह असल में एक आत्मा के रूप में जिंदा था, और अब जब उसने अपनी बाहरी सुरक्षा खो दी थी और उसका असली रूप पूरी तरह से सामने आ गया था, तो प्रोटेक्टर गॉड सच में डर गया था। मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लिन युआन अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर जलते हुए समुद्र की पृथ्वी की कोल और अचानक आकार में दर्जनों गुना बढ़ गई। इस समय आसमान में आग की लपटें भर गईं। नहीं, मत करो। आसमान में फैली आग की लपटों ने धुंध की लपटों की तरह तुरंत प्रोटेक्टर गॉड के पूरे शरीर को निगल लिया। एक एक्सोटिक आग आत्मा की नेचुरल दुश्मन है। इस समय प्रोटेक्टर गॉड का शरीर हर सेकंड एक्सोटिक फायर से झुलस रहा था। उसकी आत्मा पर सीधे असर करने वाले दर्द की वजह से उसका चेहरा तुरंत टेढ़ा और डरावना हो गया। प्रोटेक्टर गॉड के मुंह से लगातार उन्मादी चीखें निकल रही थी। उसने मौत से भी बदतर दर्द को कम करने के लिए अपने शरीर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, जलते हुए समुद्र की धरती की कोर फ्लेम उस पर हावी हो गई थी। चाहे कुछ भी हो, उसे हटाया नहीं जा सकता था। मैं अब और नहीं सह सकता। बहुत ज्यादा दर्द की वजह से प्रोटेक्टर गॉड लगभग पागल हो गया। टकराना, उसके घुटने जोर से जमीन पर लगे और उसकी मुट्ठियां जमीन पर बेतहाशा मार रही थी। तेज फोर्स की वजह से पूरी सड़क तुरंत उड़ते हुए मलबे में बदल गई। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे छोड़ दें। इस एक्सोटिक आग से झुलसने का दर्द ऐसा था जिसे कोई आम इंसान नहीं सह सकता था। प्रोटेक्टर गॉड ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन लिन युआन ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। हर बार लिन युआन उसे आखिरी समय पर बचा लेता। आखिरकार प्रोटेक्टर गॉड का साइकोलॉजिकल डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। बैंग बैंग बैंग, प्रोटेक्टर गॉड ने लिन युआन के सामने झुककर कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा सब कुछ। चलो मुझे जाने दो। हम कितना वीरविहीन आदमी है। प्रोटेक्टर गॉड को नर्म पड़ते देख लिन युआन ने ठंडी सांस ली। इसके बाद अपने बड़े हाथ की एक लहर से उसने तुरंत जलते हुए समुद्र पृथ्वी को फ्लेम को अपने शरीर में वापस ले लिया। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की, तो तुम्हें पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। लिन युआन ने प्रोटेक्टर गॉड को लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया, फिर उसकी पीठ पर पैर रख दिया। प्रोटेक्टर गॉड जमीन पर लेटे हुए संघर्ष कर रहा था और धीरे-धीरे अपना सिर लिन युआन की ओर घुमा रहा था। मैं बस एक ब्रांच हॉल का ह्यूमन लेवल प्रोटेक्टर हूं। आधे साल पहले एक अजीब आदमी अचानक हॉल में आ गया। उनका खुद का साधना स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके पास अनगिनत रहस्य थे। उस समय वह आधे से ज्यादा लंबे लोहे का टुकड़ा लेकर हमारे ब्रांच हॉल में आया और हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस बारे में बात करते हुए प्रोटेक्टर गॉड ने कुछ डरावना सोचा था। लिन युआन इस समय अपने शरीर को कांपते हुए साफ महसूस कर सकता था। एक पल बाद प्रोटेक्टर गॉड ने दांत पीसते हुए कहा, उसी पल लोहे से अचानक नीली लपटें निकलने लगी और फिर एक डा 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 आवाज आई। इसके बाद हमारे ब्रांच हॉल में सभी को, जिसमें हेवन लेवल प्रोटेक्टर भी शामिल था, लगा कि
उनके सीने में छेद हो गया है और थोड़ी ही देर में हम सबने अपनी लड़ने की ताकत खो दी। बाद में जब एल्डर जून ने मूव किया तब भी वह उससे कोई फायदा नहीं उठा सका और बुरी तरह घायल हो गया। बस ऐसे ही वह हमारा मालिक बन गया और हमारे ब्रांच हॉल को कंट्रोल करने लगा। दादा नीली लपटें निकल रही हैं। एक गैटलिंग गन। प्रोटेक्टर गो का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद लिंजुआन को तुरंत गैटलिंग शब्द याद आ गया। जारी रखना। लिंजुआन की भौहें तंग गईं। उसने एक संभावना के बारे में सोचा था। प्रोटेक्टर गो ने सावधानी से लिंजुआन की तरफ देखा। उन्हें मास्टर मानने के बाद मास्टर की लीडरशिप में हमारे ब्रांच हॉल के मिशन हैरानी की बात है कि बहुत अच्छे से पूरे हुए। हर बार ऐसा लगता था जैसे मास्टर भविष्य देख सकते थे, जिससे हम प्रोटेक्टर्स को कई एडवांस केमिस्ट समेत कई सोल्स को पकड़ने में मदद मिली। इस वजह से एल्डर जून ने भी चुपचाप ब्रांच हॉल में मास्टर का पद स्वीकार कर लिया। एक महीने पहले मास्टर ने अचानक वुतान शहर जाकर जियाओ यान नाम के एक बच्चे को पकड़ने का ऑर्डर दिया। लेकिन हमारे लोगों के वुतान शहर पहुंचने के बाद ही हमें पता चला कि जियाओ यान नाम का लड़का बहुत पहले ही ट्रेनिंग के लिए बाहर चला गया था। ये सुनकर लिंजुआन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका अंदाजा सही था, इस फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में वह अकेला ट्रांसमाइग्रेटर नहीं था। और तब बाद में मास्टर ने हमसे कहा कि दुश्मन को अलर्ट न करें, क्योंकि पुराने कबीले के लोग भी इस जगह पर कड़ी नजर रख रहे थे। इसलिए मैं किंगशान टाउन आया और यहाँ के लोकल तानाशाह को कंट्रोल किया। मैं उसका इस्तेमाल जियाओ यान का पता लगाने के लिए करना चाहता था। तो बस इतना ही था। प्रोटेक्टर गो की कहानी सुनने के बाद लिंजुआन को आखिरकार पूरी कहानी समझ में आ गई। जियाओ यान के वुतान शहर छोड़ने के बाद वह ज्यादातर समय नकली नाम इस्तेमाल करता था, इसलिए वुल्फहेड मर्चेंट्री ग्रुप के लोगों को उसका पता नहीं चला। और न्यूशी को प्रोटेक्टर गो ने किसी तरीके से जबरदस्ती ग्रेड 2 मास्टर के लेवल तक पहुंचाने के लिए मजबूर किया होगा। इस बार आपके ब्रांच हॉल ने कितने लोगों को भेजा? मामले की पूरी जानकारी होने के बाद लिंजुआन ने अपने मन में योजना बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इस फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में एक और ट्रांसमाइग्रेटर था, इसलिए उसे किसी भी अचानक आने वाली स्थिति के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ी। 5 ह्यूमन लेवल प्रोटेक्टर, 2 अर्थ लेवल प्रोटेक्टर और इसके अलावा एक हेवन लेवल प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर गो ने ईमानदारी से जवाब दिया। और ये लोग अब कहाँ हैं? लिंजुआन ने पूछा। मुझे सच में इस बारे में नहीं पता। हम सबके अपने अपने काम हैं और हमारा एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये सचमुच परेशानी वाली बात है। लिंजुआन ने चुपके से भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसका दिल बेबस था। जब हालात ऐसे हो गए थे तो वह ताकत का जवाब ताकत से और पानी का जवाब धरती से ही दे सकता था। हे प्रभु, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या अब आप मुझे जाने देंगे? सब कुछ कहने के बाद प्रोटेक्टर गो ने ध्यान से लिंजुआन से विनती की, उम्मीद करते हुए कि वह उसे छोड़ देगा। हे, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? लिंजुआन ने ठंडी हंसी दी और तुरंत जलते हुए समुद्र की धरती की कोर फ्लेम एक बार फिर से बाहर निकली, जिसने तुरंत प्रोटेक्टर गो को निगल लिया। तुम एक भयानक मौत मरोगे। इस समय लिंजुआन ने जरा भी पीछे नहीं हटते हुए तुरंत प्रोटेक्टर गो की आत्मा को जलाकर राख कर दिया। इस घटना के बाद लिंजुआन की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब से वह कभी किसी के प्रति नर्म दिल नहीं रहेगा। 45 चैप्टर 45 क्या मुझे ये कपड़े उतारने चाहिए या नहीं? अध्याय 45 कपड़े उतारें या नहीं? स्वर्ग की लपटों की वजह से प्रोटेक्टर गो पहले ही राख में बदल चुका था। पूरा टेक्स्ट पढ़ें। जाहिर है लिंजुआन ने अपनी स्टोरेज रिंग ले ली। एक नजर डालने के बाद लिंजुआन बहुत हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ सोल्स ने इतने सालों में कई अच्छी चीजें इकट्ठा की हैं। प्रोटेक्टर गो के स्टोरेज रिंग में अकेले 5 अर्थ रैंक कल्टीवेशन टेक्निक थी और उनमें से एक अर्थ रैंक एडवांस तक भी पहुंच गई थी। इसके अलावा वहां अनगिनत मेडिसिनल पिल्स, डेमोनिक कोर और मेडिसिनल जड़ी बूटियां भी थीं। लिंजुआन को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि प्रोटेक्टर गो ने चुपके से एक सोल डू टेक्निक छिपा रखी थी। यह जरूर कुछ ऐसा रहा होगा जो प्रोटेक्टर गो को अचानक मिल गया होगा और उन्होंने हॉल ऑफ सोल्स को इसके बारे में नहीं बताया होगा। आत्मा असल में अलौकिक और पकड़ से बाहर होती है, नहीं तो अल्केमिस्ट की रैंक में आगे बढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता। लिंजुआन ने सोचा था कि लाओ के अलावा इस कॉन्टिनेंट पर किसी के पास भी ऐसी सोल डू टेक्निक नहीं हो सकती। अचानक उसे प्रोटेक्टर गो के साथ एक मिल गया। कितना सुखद आश्चर्य! लिंजुआन की आंखों में मुस्कान आ गई। फिर उसने सोल डू टेक्निक वाला स्क्रॉल खोला। अफसोस, कितनी अफसोस की बात है, ये तो बस एक अधूरा टुकड़ा है। जल्दी से अपने दिव्य ज्ञान में साधना के तरीके को स्कैन करने के बाद लिंजुआन ने कुछ अफसोस के साथ भरी। इस सोल डू टेक्निक को सोल एक्सटिंग्विशिंग स्फीयर नाम दिया गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सोल पावर का इस्तेमाल करके एक लंबे भाले को गाढ़ा करता है। भाला जहां भी मारा जाए, अगर सोल पावर काफी हो तो ये दुश्मन की सोल को तुरंत तोड़ सकता है। क्योंकि यह सिर्फ एक हिस्सा था, लिंजुआन की राय में इस डू टेक्निक की रैंक सिर्फ प्रोफाउंड रैंक एडवांस के आसपास होनी चाहिए। लेकिन लिंजुआन को पहले से ही अंदाजा था कि एक बार सोल एक्सटिंग्विशिंग स्फीयर परफेक्ट हो गया तो इसकी पावर हेवन रैंक से भी ज्यादा हो सकती है। प्रोटेक्टर गो की स्टोरेज रिंग को आसानी से छांटने के बाद लिंजुआन ने बिना किसी औपचारिकता के सब कुछ अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। तुरंत वह मूशे की ओर देखने लगा, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह कोने में पड़ा था। लिंजुआन ने प्रोटेक्टर गो को कैसे मारा, ये खुद देखकर म्यूशे बहुत निराश हो गया। ए डूजोंग, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपने अधीनस्थों को मुर्गियों की तरह मार डाला। म्यूशे का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और जैसे जैसे उसने लिंजुआन को करीब आते देखा, वह बस मौत का इंतजार कर सकता था। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। लिंजुआन शैतानी मुस्कान के साथ म्यूशे के पास गया। इसके तुरंत बाद उसकी हथेली ने म्यूशे का सिर पकड़ लिया। म्यूशे चीखा और उसके दिल में तुरंत अपनी आत्मा के बाहर निकलने का एहसास हुआ। अगले ही पल उसे लगा कि उसका शरीर अचानक हल्का और हवादार हो गया है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नीचे वह पूरी तरह से जिंदा हो चुका था। स्विश! प्रोटेक्टर गो की आत्मा निकालने के बाद लिंजुआन के हाथ में तुरंत एक जेड बोतल आ गई। तुरंत उसने म्यूशे की आत्मा को पकड़ा और उसे जेड की बोतल में भर दिया। फिर लिंजुआन ने बोतल का मुंह बंद करने के लिए बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम को भी बुलाया। उसकी आत्मा की पीड़ा ने म्यूशे की चीखों को कुछ डरावना बना दिया। अब वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था और चाहकर भी मर नहीं सकता था। वह सिर्फ जलते हुए समुद्र की धरती की कोर फ्लेम की झुलसाहट के नीचे कभी न खत्म होने वाली तकलीफ सह सकता था। लिंजुआन थोड़ा मुस्कुराया और जेड की बोतल रख दी। उसने ये ट्रिक जियाओ यान से सीखी थी। ओरिजिनल काम में पिछली बार जब जियाओ यान ने हान फैंग को हराया था तो उसने उसकी आत्मा को एक जेड बोतल में डाल दिया था, जिससे हान फैंग को दिन ब दिन स्वर्ग की आग की तपिश झेलनी पड़ी थी। सब कुछ निपटाने के बाद लिंजुआन ने अपनी नजर भीड़ की ओर घुमाई जो दूर से हंगामा देख रही थी। आज जो कुछ भी हुआ आप सब उसे अपने तक ही रखें और बाहर किसी को एक भी बात न बताएं। इस समय लिंजुआन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अगर यह बात बाहर निकल गई तो मुझे तुम्हारे पूरे किंगशान टाउन को खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। बूम! जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, एक भयानक दबाव बिजली कड़कने जैसा सीधे भीड़ की ओर बढ़ा। बैंग बैंग बैंग! लिंजुआन के जोरदार दबाव में सभी को तुरंत ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। फिर वे अनजाने में लिंजुआन के सामने घुटने टेक दिए। महाराज, हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ महाराज, मैंने कुछ नहीं देखा, कृपया हमारी जान बख्श दें मेरे स्वामी। सभी से भरोसा मिलने के बाद लिंजुआन ने अपना दबाव वापस ले लिया। फिर वह उछला और सीधे जियाओ लैन की पीठ पर कूद गया। इस समय जियाओ यिजियान अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी रंगत में काफी सुधार हुआ था और उसके घाव धीरे-धीरे ठीक हो रहे थे। जियाओ लैन, चलो। जियाओ यिजियान की हालत कंफर्म करने के बाद लिंजुआन ने नीचे देखा और जियाओ लैन से कहा। चहचहाहट! एक चील की चीख सुनाई दी और जियाओ लैन ने अपने बड़े पंख फड़फड़ाए और दूर की ओर उड़ गई। लिंजुआन को पीछे हटते देखकर किंगशान टाउन के किराए के सैनिकों ने आखिरकार राहत की सांस ली। कई डरपोक लोग तो जमीन पर भी बैठ गए। सभी की आंखों में आपदा से बचने की खुशी थी। आज लिंजुआन ने उन्हें जो झटका दिया वह बहुत बड़ा था। अच्छी बात यह थी कि यह लॉर्ड खून का प्यासा नहीं था। लिंजुआन ने शियाओ यिजियान को साथ लिया और मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में एक छिपी हुई गुफा ढूंढी। उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक रजाई निकाली और उसे ठंडी जमीन पर बिछा दिया। फिर उसने धीरे से जियाओ यिजियान को नीचे लेटा दिया। हालांकि इस समय वह खुद को थोड़ी दुविधा में पाया। उसने शुरू में शियाओ यिजियान को ठीक करने के लिए अपनी हेवन फ्लेम की शक्ति का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान उसे एक्यू पॉइंट्स के जरिए अपनी एनर्जी जियाओ यिजियान के शरीर में ट्रांसमिट करनी होगी और इस तरीके में कोई गलती नहीं हो सकती। नहीं तो अगर एक भी एक्यू पॉइंट गलत हुआ तो इससे सीधे तौर पर जियाओ यिजियान की मौत भी हो सकती थी। सबसे सुरक्षित तरीका था जियाओ यिजियान के सारे कपड़े उतार देना। सिर्फ इसी तरह से लिंजुआन को जियाओ यिजियान की चोटों को पूरी तरह से ठीक करने का 100% भरोसा हो सकता था। हालांकि लिंजुआन ब्लू स्टार से खुले दिमाग से आया था, इसलिए यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जियाओ यिजियान एक जवान लड़की थी। अगर उसने उसके कपड़े उतार दिए और बिना कुछ बताए सब कुछ देख लिया तो क्या होगा? अगर उसने उससे जिम्मेदारी लेने को कहा? हम असल में जिम्मेदारी लेना इतना बुरा नहीं है। लिंजुआन ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली और जियाओ यिजियान को ध्यान से देखा। एक ऐसा चेहरा जो उसकी पिछली जिंदगी से 800 सड़कें ज्यादा लंबा हो, 2 शानदार चोटियां और 2 लंबी सुंदर टांगें, ये सब देखकर कोई भी आदमी खुद को रोक नहीं पाएगा। क्या मैं पहले देखूं फिर फैसला करूं? लिंजुआन की आंखें इधर-उधर घूम रही थी। उसके मन में स्वर्ग और पृथ्वी की लड़ाई चल रही थी। नहीं, वह एक लड़की है। उसका शरीर किसी आदमी को इतनी आसानी से कैसे दिखाया जा सकता है? लेकिन अगर नहीं तो मैं उसकी चोटों को कैसे ठीक कर सकता हूं? थप्पड़! लिंजुआन ने अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और अपने दिमाग से उन गंदे विचारों को निकाल दिया।
वह खुद को हमेशा से ही एक जेंटलमैन मानता था, वह किसी लड़की के बेहोश होने का फायदा उठाकर उसके कपड़े कैसे उतार सकता था। अगर उसने सच में ऐसा किया तो क्या वह जानवर नहीं होगा? ये सोचते हुए लिन युआन का हाथ धीरे-धीरे ज़ियाओ यीजियान के कॉलर के और करीब आ गया। लिन युआन, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही लिन युआन का हाथ ज़ियाओ यीजियान के कपड़ों को छूने वाला था, ज़ियाओ यीजियान ने अचानक धीरे से अपनी आंखें खोली। बकवास! लिन युआन ने तुरंत बिजली की गति से अपना हाथ हटा लिया। भाइयों, मुझे इनाम मिले हुए बहुत समय हो गया है। कोई सरप्राइज? 46 चैप्टर 46 आपको झांकने की इजाजत नहीं है। चैप्टर 46 आपको झांकने की इजाजत नहीं है। ओह! लिन युआन ने अजीब तरह से अपना सिर रगड़ा। अचानक समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। वह ये तो नहीं कह सकता था कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार रहा था। क्या वह ऐसा कर सकता था? अरे यार, अच्छा हुआ कि उसने अभी ज़ियाओ यीजियान को छुआ नहीं। नहीं तो लिन युआन अब सच में अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा। ज़ियाओ यीजियान जरूर सोचेगा कि वह एक बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी है ना? लिन युआन की अभी की शक्ल ने ज़ियाओ यीजियान को हैरान कर दिया। उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था और उसके जागने का एकमात्र कारण ये था कि लिन युआन ने उसे जो थप्पड़ मारा था, वह बहुत जोर से लगा था। इसलिए उसने लिन युआन की पिछली हरकतों पर ध्यान नहीं दिया था। खांसी-खांसी, अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करते हुए ज़ियाओ यीजियान को अचानक जोर से खांसी आने लगी। हिलना मत, ये देखकर लिन युआन जल्दी से आगे बढ़ा और ज़ियाओ यीजियान के शरीर को सहारा दिया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन अभी भी कई अंदरूनी चोटें थीं जिनका इलाज करना जरूरी था। लिन युआन, क्या मैं मरने वाला हूँ? लिन युआन की मदद से ज़ियाओ यीजियान फिर से सीधा लेट गया। फिर वह कुछ उदास होकर मुस्कुराई। बेवकूफ लड़की, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ? लिन युआन ने प्यार से ज़ियाओ यीजियान के बालों को सहलाया और उसे दिलासा दिया। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने शरीर को जानता हूँ। इस पर ज़ियाओ यीजियान का चेहरा फीका पड़ गया। अभी भी उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो उसने नहीं की थी, बहुत सी ऐसी इच्छाएं थीं जो उसने पूरी नहीं की थी। सबसे जरूरी बात यह है कि वह अभी तक किसी रिलेशनशिप में भी नहीं थी। इसलिए ज़ियाओ यीजियान सच में अभी मरना नहीं चाहता था। अरे बेवकूफ लड़की, चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है। लिन युआन ने ज़ियाओ यीजियान के छोटे से सिर को सहलाया और धीरे से हंस पड़ी। सच में? ज़ियाओ यीजियान की आंखें चमक उठीं। बेशक, लेकिन इस समय लिन युआन की आवाज अचानक रुक गई और उसने जानबूझकर या अनजाने में ज़ियाओ यीजियान की खून से सनी ड्रेस पर नजर डाली। क्या पर? लिन युआन की अजीब नजर देखकर ज़ियाओ यीजियान ने हैरान होकर पूछा। यह? लिन युआन एक पल के लिए झिझका, फिर जोर से दांत पीसते हुए बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने हैं। क्या? लिन युआन की बातें सुनकर ज़ियाओ यीजियान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत लाली छा गई। उनका इससे क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने देखा कि वह घायल है और वह इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता था? तो क्या मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए? वह सच में हैंडसम है, वह बुरा बॉयफ्रेंड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इतनी आसानी से मान जाऊं तो क्या वह सोचेगा कि मैं बहुत कैजुअल लड़की हूं? उसी पल ज़ियाओ यीजियान के मन में कई अजीब विचार कौंध गए। ज़ियाओ यीजियान का चेहरा लगातार बदलता देखकर लिन युआन को पता चल गया कि उसने जरूर गलत समझा है। फिर उन्होंने जल्दी से समझाया, यह इस तरह है, ज़ियाओ यीजियान, आपकी चोटों को ठीक करने के लिए मुझे आपके एक्यूपॉइंट्स के जरिए एनर्जी ट्रांसमिट करनी होगी। सिर्फ इसी तरह से मेरे शरीर की एनर्जी आपके शरीर में जा सकती है, बिना आपको कोई नुकसान पहुंचाए। अगर आपने कपड़े पहने हैं तो एक्यूपॉइंट्स की जगह बदलते ही आपकी जान को तुरंत खतरा हो जाएगा। तो सुरक्षित रहने के लिए मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने होंगे। एक ही सांस में समझाने के बाद ज़ियाओ यीजियान को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था। कितना शर्मनाक! अपने पहले के गलत विचारों के बारे में सोचते हुए ज़ियाओ यीजियान ने चाहा कि उसे रेंगने के लिए कोई छेद मिल जाए। अच्छी बात यह थी कि ये सिर्फ उसके मन के विचार थे, लिन युआन को ये नहीं पता था। नहीं तो वह सचमुच कभी भी लिन युआन का सामना नहीं कर पाएगी। तो ऐसा है, काफी देर बाद ज़ियाओ यीजियान आखिरकार अपनी शर्मिंदगी से उभरी, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। हम तो फिर आप देखिए, लिन युआन को भी इस समय कुछ और कहना मुश्किल लग रहा था और वह केवल चुपचाप ज़ियाओ यीजियान के फैसले का इंतजार कर सकती थी। इस समय दोनों ने चुप्पी साधे रखी। काफी देर तक चुप रहने के बाद ऐसा लगा कि ज़ियाओ यीजियान ने कोई फैसला कर लिया है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपनी बाहें फैला दी। तुम्हें झांकने की इजाजत नहीं है। बोलने के बाद ज़ियाओ यीजियान ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके द्वारा छीने जाने के लिए तैयार थी। हालांकि उसकी लगातार कांपती पलकों को देखकर लग रहा था कि इस समय उसका दिल शांत नहीं था। ज़ियाओ यीजियान की बातों के साथ लिन युआन फिर धीरे-धीरे उसके पास आया। उसकी नजर एक बार फिर उसके मनमोहक शरीर पर पड़ी। इसके तुरंत बाद उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और सावधानी से ज़ियाओ यीजियान के कपड़े का एक टुकड़ा गर्दन के पास से फाड़ दिया। सफेद ड्रेस के फट जाने के बाद लिन युआन के सामने तुरंत बचाव की आखिरी लाइन आ गई। गल्प! लिन युआन ने अनजाने में मुंह में लार निगल ली। मैं जारी रखूंगा। ज़ियाओ यीजियान ने अपनी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसका नाजुक शरीर तुरंत तन गया। फुस! लिन युआन ने एक लंबी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने धीरे-धीरे बाकी कपड़े उतारे। उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांपने लगी और ज़ियाओ यीजियान का नाजुक शरीर अनजाने में मुड़ गया। ये पहली बार था जब वह किसी पुरुष के सामने इस हालत में आई थी। अपनी आंखें बंद होने के बावजूद ज़ियाओ यीजियान अभी भी लिन युआन की जलती हुई नजर को महसूस कर सकती थी। प्रहार-प्रहार! ज़ियाओ यीजियान का दिल लगातार धड़क रहा था, उसकी घबराहट चरम पर थी। हालांकि किसी कारण से थोड़ी देर बाद उसका नाजुक शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया। उसकी आवाज जो शुरू में तनावपूर्ण थी, शांत हो गई। रुको मत, जारी रखो। इस समय ज़ियाओ यीजियान पहले की तरह नर्वस नहीं थी, बल्कि वह बहुत शांत थी। ज़ियाओ यीजियान को अचानक इतना बेफिक्र देखकर लिन युआन को थोड़ा अजीब लगा। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर ज़ियाओ यीजियान के कंधों को सहारा दिया और उसे बैठने में मदद की। इस समय ज़ियाओ यीजियान के कपड़े भी उसके कंधों से नीचे खिसकने लगे। इस तरह लिन युआन की आंखों के सामने एक क्रिस्टल क्लियर डेड बॉडी पूरी तरह से दिखाई दी। गल्प! लिन युआन का गला हिल गया और उसने जबरदस्ती देखने की इच्छा को दबा दिया और ज़ियाओ यीजियान के शरीर को घुमा दिया। लिन युआन की उंगलियां कभी-कभी ज़ियाओ यीजियान के शरीर को छू जाती थी और ऐसे समय में उसे अचानक उसका शरीर टेंशन में महसूस होता था। ऐसा लग रहा था कि वह उतनी शांत नहीं थी जितनी ऊपर से दिख रही थी। धीरे-धीरे ज़ियाओ यीजियान के बर्फ जैसे सफेद शरीर पर एक हल्की गुलाबी लाली फैल गई। ये सच में बहुत तकलीफदेह है, लानत है। लिन युआन ने एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन की हालत को ठीक करने की कोशिश करने लगा। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो तारे जैसी पुतलियां पहले से ही साफ थीं, अब उन पर कोई ध्यान भटकाने वाले विचार नहीं थे। अगले ही पल लिन युआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और ज़ियाओ यीजियान की पीठ पर एक्यूपॉइंट्स पर तेजी से टैप किया। कई शानदार चालों के बाद लिन युआन ने मौके का फायदा उठाया और बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम तुरंत उसकी उंगलियों पर आ गई। फिर उसने धीरे से उंगली आगे की ओर उठाई। स्विश! अचानक एक चमकदार रोशनी चमकी और फिर शुद्ध ऊर्जा की किरणें तेजी से ज़ियाओ यीजियान के शरीर में फैलने लगी। ज़ियाओ यीजियान का छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुला और उसे तुरंत अपने शरीर में गर्मी और आराम महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह धूप में नहा रही हो, बहुत सुखद। 47 चैप्टर 47 एक अनएक्सपेक्टेड खुशी 2 स्टार डू ज़ोंग। चैप्टर 47 एक अच्छा सरप्राइज 2 स्टार डू ज़ोंग। जैसे-जैसे समय बीता ज़ियाओ यीजियान को धीरे-धीरे महसूस हुआ कि उसका शरीर फिर से तरोताजा हो रहा है। इससे पहले उसमें उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन अब लिन युआन की एनर्जी से छानबीन करने के बाद ज़ियाओ यीजियान ने अपने अंदर बदलाव साफ महसूस किए। यह एक अनोखा एहसास था, जैसे वह एक विशाल सागर में डूबी हुई हो। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो, सिर्फ वो बची हो। इस पल ज़ियाओ यीजियान को ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन जैसे ही ज़ियाओ यीजियान आराम से इस शानदार पल का मजा ले रही थी, अचानक उसके पीछे लिन युआन के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। शुरू में लिन युआन की एनर्जी ज़ियाओ यीजियान के शरीर में गई, धीरे-धीरे उसके मेरिडियन को खोलने और उसके अंदरूनी अंगों को ठीक करने में मदद की। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब लिन युआन ने ज़ियाओ यीजियान के शरीर में छिपी चोटों को पूरी तरह से ठीक कर दिया, तो अचानक बदलाव आया। ज़ियाओ यीजियान के शरीर के अंदर से एक तेज और हिंसक ग्रे एनर्जी निकली। जैसे ही ग्रे एनर्जी दिखाई दी, वह एक खतरनाक राक्षसी ड्रैगन में बदल गई और तुरंत लिन युआन की जलती हुई समुद्री पृथ्वी कोर फ्लेम में उलझ गई। ये जानना जरूरी है कि बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम, ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम और सी हॉट फ्लेम के बीच फ्यूजन का नतीजा था। हालांकि ये दो अजीब आग की लपटें अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 15 से आगे थी, उनकी मिली-जुली ताकत टॉप 13 में जगह बनाने के लिए काफी थी। लेकिन अब जब बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम ग्रे डेमोनिक ड्रैगन से टकराई, तो पहले वाला साफ तौर पर नुकसान में था। जैसा कि मशहूर कैलेमिटी पॉइजन बॉडी से उम्मीद थी, ऐसी जालिम एनर्जी सच में डरावनी है। लिन युआन ने मन ही मना भरी, लेकिन अपने कामों में जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओ यीजियान को गंभीर चोटें लगने के बाद उसका कैलेमिटी पॉइजन बॉडी समय से पहले ही फट जाएगा। इस अचानक हुई घटना ने लिन युआन को कुछ हद तक चौंका दिया। तुरंत लिन युआन ने खुद को और रोकने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर के अंदर की एनर्जी एक बार फिर ज्वार की तरह उसकी उंगलियों की तरफ बढ़ी। लिन युआन के एनर्जी सपोर्ट से बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम अचानक हिंसक हो गई। कुछ ही पल में वह एक नीले आग वाले ड्रैगन में बदल गया और ग्रे राक्षसी ड्रैगन पर जोरदार हमला कर दिया।
बूम, ग्रे और नीले फायर ड्रैगन के बीच टक्कर से तुरंत एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति पैदा हो गई। जैसे ही बर्तन गिरा, ज़ियाओ यीजियान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बहने लगी। धत्तेरी की, ये देखकर लिन युआन ने एक हाथ पीछे खींचा, जल्दी से कई हैंड सील बनाई और फिर उसे ज़ियाओ यीजियान की गोरी, चिकनी और जेड जैसी पीठ पर मारा। तुरंत 2 एनर्जी ड्रैगन की टक्कर से बची हुई शॉकवेव्स को लिन युआन ने अपने शरीर में सोख लिया। इस तरह ज़ियाओ यीजियान की हालत आखिरकार स्थिर हो गई। अरे, कैलेमिटी पॉइजन बॉडी और एक अजीब आग के बीच टक्कर से निकलने वाली विनाशकारी ताकत कितनी शक्तिशाली थी। जब लिन युआन ने बची हुई एनर्जी शॉकवेव को सोख लिया, तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ हलचल हो रही हो। तेज दर्द की वजह से लिन युआन ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत फ्लेम मंत्र का सर्कुलेशन किया और धीरे-धीरे उस भयानक बची हुई एनर्जी को रिफाइन किया। अभी लिन युआन को सच में मुश्किल हो रही थी 3 तरह से मल्टीटास्किंग करना। एक तरफ उसे बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम और ग्रे डेमोनिक ड्रैगन के बीच लड़ाई पर लगातार नजर रखनी थी। दूसरी तरफ उसे दोनों सेनाओं की टक्कर से लीक होने वाली एनर्जी को लगातार सोखना था। इसके अलावा उन्हें इस एनर्जी को लगातार रिफाइन करना था। ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक था, लेकिन वह फिर क्या कह रहा था? अरे हाँ, दर्द और खुशी एक साथ। बिल्कुल, लिन युआन को अब वही एहसास हो रहा था, क्योंकि जैसे-जैसे फ्लेम मंत्र लगातार घूम रहा था, ज़ियाओ यीजियान के शरीर से सोखी गई एनर्जी धीरे-धीरे लिन युआन में समा रही थी। दूसरे शब्दों में, ग्रे डेमोनिक ड्रैगन और बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम के बीच युद्ध का मैदान लिन युआन के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का जरिया बन गया था। जैसे-जैसे एनर्जी रिफाइन हुई, लिन युआन को साफ तौर पर महसूस हुआ कि उसके शरीर में डुकी हुई तेजी से बढ़ रही है। कुछ ही समय में उसकी ताकत, जो अभी-अभी 1 स्टार डू ज़ोंग लेवल तक पहुंची थी, लगातार बढ़ रही थी। इससे लिन युआन को तुरंत मोटिवेशन मिला। सोखें, निखारें, बार-बार। लिन युआन को इस प्रोसेस में बहुत मजा आ रहा था। आखिरकार जैसे-जैसे समय धीरे-धीरे बीतता गया, कैलेमिटी पॉइजन बॉडी से बना ग्रे डेमोनिक ड्रैगन धीरे-धीरे बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम के हमलों में पीछे छूट गया। आखिरकार, हालांकि कैलेमिटी पॉइजन बॉडी शक्तिशाली थी, फिर भी यह डेवलपमेंटल स्टेज में थी। इसके सभी हमले सिर्फ पैसिव थे, उनमें कोई गाइडेंस नहीं था। लेकिन बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम अलग थी। एक अजीब फ्लेम के तौर पर इसमें दुनिया को खत्म करने की ताकत थी। लिन युआन के लगातार पीछे से उसे एनर्जी देने के साथ वह जितनी देर लड़ता गया, उतना ही खतरनाक होता गया। एक तरफ कमजोर और दूसरी तरफ बढ़ने के साथ ग्रे राक्षसी ड्रैगन की हार पहले से तय थी। ये देखकर कि कोई मुकाबला नहीं है, ग्रे राक्षसी ड्रैगन चालाकी से काली धुंध के कणों में बदल गया और तेजी से ज़ियाओ यीजियान के डेंजियन के अंदर छिप गया। जलते हुए समुद्र की धरती की कोर फ्लेम ने ग्रे एनर्जी को हारकर भागते हुए देखकर गर्व से अपना सिर उठाया और अपनी जीत का ऐलान किया। और जैसे ही लिन युआन के शरीर में एनर्जी का आखिरी झोंका आया, उसका ऑरा अचानक तेजी से बढ़ने लगा। दरार, इस पल 1 स्टार से 2 स्टार डू ज़ोंग तक की एनर्जी की रुकावट पूरी तरह टूट गई। इसका मतलब था कि लिन युआन की ताकत एक और लेवल पर पहुंच गई थी और वह 2 स्टार डू ज़ोंग रैंक तक पहुंच गई थी। ठीक है, बहुत हो गया खेलना। लिन युआन बहुत खुश था। एक विचार के साथ बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम को तुरंत ज़ियाओ यीजियान के शरीर से वापस बुला लिया गया। किसने सोचा होगा कि इस बार ज़ियाओ यीजियान की चोटों को ठीक करने से उसकी अपनी ताकत अचानक बढ़ जाएगी। ये सचमुच एक सुखद आश्चर्य था। ज़ियाओ यीजियान, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जब उत्साह कम हुआ, तो लिन युआन ने अपनी हथेली हटा ली और जल्दी से ज़ियाओ यीजियान की हालत के बारे में पूछा। ये सच में चमत्कार है, लिन युआन। मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। इससे पहले जब लिन युआन उसे ठीक कर रहा था, तो ज़ियाओ यीजियान उसे परेशान करने से डर रही थी, इसलिए उसने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। अब जब इलाज पूरा हो गया था, तो ज़ियाओ यीजियान एक बच्चे की तरह बहुत खुश होकर तुरंत उछल पड़ी। धन्यवाद, लिन युआन, आप अद्भुत हैं। ज़ियाओ यीजियान ने लिन युआन के सामने उछलते कूदते हुए प्यार से मुस्कुराया। हालांकि जैसे ही ज़ियाओ यीजियान खुशी से अपनी भावनाएं बता रही थी, लिन युआन अचानक जम गया। अगले ही पल 2 लाल ड्रैगन उसकी नाक से तेजी से बाहर निकले। अचानक ज़ियाओ यीजियान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लिन युआन अचानक उसे इतने ध्यान से क्यों देख रहा था और उसकी नाक से खून क्यों बह रहा था? जब ठंडी हवा उसके ऊपर से गुजरी, तभी ज़ियाओ यीजियान को अचानक अपने शरीर पर ठंडक महसूस हुई। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने नीचे देखा। हे भगवान! तभी ज़ियाओ यीजियान को याद आया कि वह लिन युआन के सामने पूरी तरह से नग्न खड़ी थी। घबराकर उसने अपने शरीर के अगले हिस्से को हाथों से ढक लिया। जल्दी से अपने गालों को, जो इतने लाल थे कि उनसे खून टपक रहा था, ढक लिया और अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से लिन युआन के पीछे भागी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मत करना। ओह! लिन युआन ने बात मान ली, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। हालांकि ज़ियाओ यीजियान ने पहले ही पल में जरूरी जगहों को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वह सिर्फ ऊपरी हिस्सा था। लेकिन नीचे का घना काला जंगल लिन युआन के मन में गहराई से बस गया था। 48 चैप्टर 48 यह एक अजीब आग की गंध है। लिन युआन, काफी देर बाद ज़ियाओ यीजियान ने अचानक आवाज लगाई। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या बात है? आखिरकार अपने मन से अंधेरे जंगल को निकालने में कामयाब होने के बाद लिन युआन ने ज़ियाओ यीजियान की आवाज सुनकर अनजाने में अपना सिर घुमाना शुरू कर दिया। मत मुड़ो। ज़ियाओ यीजियान तुरंत चौंक गई और चिल्लाई। वह पहले से ही काफी शर्मिंदा थी और अगर लिन युआन उसे फिर से पूरी तरह से नंगा देख ले, तो वह इसे कैसे संभाल पाएगी? ओह! लिन युआन ने अभी जो किया वह पूरी तरह से सबकॉन्शियस था और ज़ियाओ यीजियान के याद दिलाने पर उसने तुरंत अपना सिर पीछे कर लिया। इसके बाद ज़ियाओ यीजियान की आवाज फिर से उसके पीछे से आई। ओम, क्या आप मुझे कपड़े का एक टुकड़ा ढूंढने में मदद कर सकते हैं? ज़ियाओ यीजियान के असली कपड़े बहुत पहले ही खून से सने हुए थे और इसके अलावा बाद में उन्हें फाड़ दिया गया था, इसलिए उन्हें अब पहना नहीं जा सकता था। हालांकि वह हमेशा के लिए नंगी तो नहीं रह सकती थी, है ना? हताश होकर ज़ियाओ यीजियान के पास लिन युआन से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। कपड़े? लिन युआन हैरान रह गया। इस सुनसान जंगल में उसे महिलाओं के कपड़े कहां मिलेंगे? एक पल सोचने के बाद लिन युआन ने अपनी स्टोरेज रिंग से सफेद रोग का एक सेट निकाला। अभी के लिए आप मेरे वाले पहन लें। कोई और रास्ता नहीं था। लिन युआन एक बड़ा आदमी था, वह अपनी स्टोरेज रिंग में महिलाओं के कपड़े नहीं रख सकता था। ठीक है, ज़ियाओ यीजियान अब ऐसी डिटेल से परेशान नहीं हो सकती थी। जब तक उसके पास पहनने के लिए कुछ था, तब तक सब ठीक था। कम से कम उसे अब खुले में नहीं रहना पड़ेगा। तुरंत ज़ियाओ यीजियान तेजी से आगे बढ़ी, लिन युआन के पीछे चली गई और अपनी गोरी कोमल बाहें फैला दी। तुम्हें झांकने की इजाजत नहीं है। लिन युआन को अपने चेहरे पर खुशबूदार हवा का एहसास हुआ और उसने लालच से एक गहरी सांस ली। इसके तुरंत बाद उसने अपने पीछे से कपड़े पहने जाने की सरसराहट की आवाज सुनी। उन थोड़ी अजीब आवाजों को सुनकर लिन युआन के दिमाग में फिर से कई गलत तस्वीरें अचानक से कौंध गईं। थोड़ी देर बाद जब ज़ियाओ यीजियान ने कपड़े पहन लिए, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार वह इस अजीब माहौल से निकल पाए। लिन युआन, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। तभी लिन युआन धीरे से मुड़ा। अपने सामने की खूबसूरती देखकर वह कुछ देर के लिए हैरान रह गया। ज़ियाओ यीजियान नेचुरली बहुत खूबसूरत थी और अब उसके गालों पर हल्की सी लाली के साथ उसकी आभा एक परी की तरह लौकिक लग रही थी। जब लिन युआन के कपड़े ज़ियाओ यीजियान ने पहने, तो वे साफ तौर पर थोड़े ज्यादा बड़े थे। हालांकि कपड़ों ने ज़ियाओ यीजियान के गर्वित शरीर को छिपा दिया, यह उसके अनोखे आकर्षण को छिपाने के लिए काफी नहीं था। एक पल के लिए लिन युआन कुछ हद तक मंत्रमुग्ध हो गया। अरे! लिन युआन के इतने ध्यान से घूरने पर ज़ियाओ यीजियान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसे लिन युआन द्वारा देखे जाने का एहसास काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन शर्म उसके दिल में बेकाबू होकर उमड़ पड़ी। ज़ियाओ यीजियान के याद दिलाने पर लिन युआन को अपने आपे में कमी का एहसास हुआ और वह दोबारा अजीब तरह से खांसा। फिर वह हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शरीर अब ठीक है ना? मुझे लगता है कि मेरी हालत अभी पहले से बेहतर है। ज़ियाओ यीजियान लिन युआन के चारों ओर चक्कर लगाती थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन लिन युआन के उसे ठीक करने के बाद उसे हमेशा अपने डेंजियन में क्यूई की एक धारा बहती हुई महसूस होती थी। यह एक ऐसा एहसास था जिसे बताया नहीं जा सकता, बहुत ही अद्भुत और बहुत रहस्यमयी। लेकिन किसी भी हालत में ज़ियाओ यीजियान को पहले से ही अंदाजा था कि यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। ये देखकर कि ज़ियाओ यीजियान सच में पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लिन युआन को आखिरकार आराम मिला। तुरंत ही एक जेड ग्रीन बोतल अचानक उसकी हथेली में आ गई। उसने जेड की बोतल शियाओ यीजियान को दे दी। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। शियाओ यीजियान, जिस गुनहगार ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, वह यही है। मैं उसे अब तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा करो। यह जेड बोतल स्वाभाविक रूप से म्यूशी की आत्मा वाली थी। लिन युआन ने उस समय उसे सीधे इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वह ज़ियाओ यीजियान के शरीर के ठीक होने तक इंतजार करना चाहता था ताकि वह अपने हाथों से बदला ले सके। अनजाने में लिन युआन की दी हुई जेड की बोतल लेते हुए ज़ियाओ यीजियान की साफ आंखों में तुरंत नफरत की झलक आ गई। वह एक दयालु लड़की थी, भले ही म्यूशे ने उस समय उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ज़ियाओ यीजियान के दिल में असल में ज्यादा गुस्सा नहीं था। हालांकि उस जानवर म्यूशे को कभी भी वान याओ फार्मेसी में अपने भाइयों और बहनों को नहीं मारना चाहिए था। ज़ियाओ यीजियान वान याओ फार्मेसी के स्टाफ को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, वे सभी अच्छे लोग थे। फिर भी अंत में इन सभी लोगों को म्यूशे ने मार डाला। जब भी वह इस बारे में सोचती, म्यूशे के लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच जाती। वह चाहती थी कि वह उसका खून पी सके और उसका मांस खा सके। लिन युआन, उसे मारने और वान याओ फार्मेसी के स्टाफ का बदला लेने में मेरी मदद करो। बोतल के अंदर उस धुंधले भूत को देखकर ज़ियाओ यीजियान के चेहरे पर एक बेरहमी सी झलक आ गई।
ठीक है, ज़ियाओ यीजियांग की रिक्वेस्ट सुनकर लिन युआन ने बिना कुछ कहे बात खत्म कर दी। एक विचार के साथ बोतल के मुंह पर जलती हुई समुद्री पृथ्वी की कोल लौ ने तुरंत म्यूशी की आत्मा को पूरी तरह से जला दिया। इस तरह यह माना जा सकता है कि ज़ियाओ यीजियांग की चिंताओं में से एक का समाधान हो गया था। म्यूशी की मौत के बाद ज़ियाओ यीजियांग ने अचानक लिन युआन से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी ताकत असल में क्या है? जब वह पहली बार लिन युआन से मिली थी, तब से ये सुंदर आदमी हर पल रहस्य से भरा हुआ था। जब उसे वुल्फ हेड मर्चेंट्री ग्रुप ने फायर रैक से बांध दिया और वह मरने वाली थी, इस आदमी ने उसे ऐसे बचाया था जैसे कोई स्वर्ग का देवता धरती पर उतर आया हो। ये तो पता ही था कि वह वुल्फ हेड मर्चेंट्री ग्रुप का सामना कर रहा था जिसने दशकों तक किंगशान टाउन पर अपना दबदबा बनाए रखा था। फिर भी ऐसी स्थापित ताकत आखिरकार लिन युआन के हाथों नष्ट हो गई। तो इस समय ज़ियाओ यीजियांग को लिन युआन की ताकत के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुकता महसूस हुई। हे मेरी ताकत, डूज़ोंग। लिन युआन का ज़ियाओ यीजियांग से कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। वह हल्के से हंसा और धीरे से दो शब्द बोले, डूज़ोंग। क्या डूज़ोंग? ज़ियाओ यीजियांग इतनी हैरान हुई कि वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह जानती थी कि लिन युआन की ताकत बहुत ज्यादा होगी और उसने पहले भी कई अंदाजे लगाए थे। हालांकि ज़ियाओ यीजियांग ने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन वास्तव में महान डूज़ोंग बन जाएगा। हे भगवान, लिन युआन की उम्र कितनी थी? ज्यादा से ज्यादा वह अपनी शुरुआती 20 की उम्र में ही था, है ना? 20वें दशक में एक डूज़ोंग ज़ियाओ यीजियांग इतने लंबे समय तक जीवित रही थी और यह पहली बार था जब उसने ऐसी चीज के बारे में सुना था। यह आदमी सच में एक बेमिसाल प्रोडिजी था। ऐसा लगता है कि उसके और मेरे बीच का अंतर सच में थोड़ा बड़ा नहीं है। सदमे के बाद ज़ियाओ यीजियांग के दिल में एक तरह का नुकसान छा गया। लिन युआन जैसे शानदार आदमी की तरह इस दुनिया में कितनी औरतें उसके लायक हो सकती हैं? वह एक छोटे से शहर में बस एक डॉक्टर थी, उसके पास भी प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग भी नहीं थी। उनका भविष्य का युद्ध क्षेत्र 9 स्वर्गों के ऊपर का आकाश होगा और उसका क्या, ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ एक जोकर हो सकती थी जो दूर से चुपचाप उसे देख रही थी। अरे लड़की, तुम क्या सोच रही हो? थोड़ी देर बाद ज़ियाओ यीजियांग का उदास चेहरा देखकर लिन युआन ने उत्सुकता से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों के सामने लहराया। मैं ज़ियाओ यीजियांग को होश आया, वह कुछ कहने ही वाली थी। अचानक वह गुफा जहां वे दोनों थे जोर से हिल गई। अगले ही पल मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई से अचानक एक झुलसाने वाली आभा दिखाई दी जो लगातार आसपास फैलती गई। उसी समय लिन युआन के शरीर के अंदर जलती हुई समुद्री पृथ्वी की कोल लौ बेकाबू होकर हिलने लगी, जैसे उसे कोई स्टिमुलेंट इंजेक्ट किया गया हो। इस बदलाव को महसूस करते हुए लिन युआन को अचानक कुछ ख्याल आया। यह एक एक्सोटिक फ्लेम की खुशबू है। भाइयों, रिकमेंडेशन टिकट कहाँ है? मंथली टिकट कहाँ है? टिप्स कहाँ हैं? 49 चैप्टर 49 सभी दिशाओं से इकट्ठा होना। चैप्टर 49 सेनाओं का जमावड़ा। जियामा साम्राज्य, शाही राजधानी। एक धुंधली जगह में एक आदमी और एक जानवर ने एक दूसरे को देखा। ताइवानी नोवेल साइट्स पर ताइवानी नोवेल पढ़ने के लिए इस साइट का डोमेन नेम याद रखें। tuon.com सुपर सुविधाजनक थी। किसी समय उन दोनों ने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में गड़बड़ी का पता लगा लिया था। पुराने दोस्त, क्या ये हो सकता है? जिया जिंगटियन ने गहरी भौहें चढ़ाईं, जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ ही देर पहले उसने साफ तौर पर महसूस किया था कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से एक तेज ऑरा निकल रही है। नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट की बड़ी पुतलियां हिलीं और उसकी आंखें घूम गईं। सच में यह एक अजीब आग का ऑरा है। नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट की स्ट्रेंज फायर के बारे में समझ जिया जिंगटियन से कहीं ज्यादा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद एक राक्षसी जानवर था और उसके शरीर में एक जानवर जैसी आग थी। इसलिए जब भी जियामा साम्राज्य की सीमाओं के भीतर कोई अजीब आग दिखाई देती तो वह उसे तुरंत महसूस कर लेता था। क्या ये सच में एक अजीब आग है? अपना शक पक्का होने के बाद भी जिया जिंगटियन के माथे पर गहरी लकीरें खींचने का कोई संकेत नहीं दिखा। इसके विपरीत जिया जिंगटियन के दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। हाल ही में उनके जियामा साम्राज्य में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं। पहले 3 महीने पहले वह डरावनी आसमानी घटना हुई थी और अब एक अजीब आग का गिरना। इससे जिया जिंगटियन को शाही परिवार के भविष्य की गहरी चिंता होने लगी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब कोई भी चिंता बेकार है। चुपचाप इंतजार करने के बजाय पहल करना बेहतर है। उसके पास मौजूद नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट ने जिया जिंगटियन के विचारों को समझ लिया था। उसका बड़ा जानवर जैसा सिर बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। तुम्हारा मतलब है? जिया जिंगटियन की आंखों में झिझक की एक झलक दिखाई दी। बिल्कुल, इस अजीब आग को शाही परिवार के कंट्रोल में लाना होगा। क्या वह लड़की जो पहले से ही अल्केमिस्ट नहीं बन गई है? चलो हम दोनों बुरे लोग उसे एक तोहफा देते हैं। जैसे ही उसने कहा, नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट का विशाल रूप अचानक पानी से बाहर निकल आया और जिया जिंगटियन के सामने आ गया। लेकिन आपकी चोटें? जिया जिंगटियन ने कुछ चिंता के साथ कहा। नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट 6ठे रैंक का डेमोनिक बीस्ट था। अपने पीक पर इसकी कॉम्बैट पावर एक स्टार डुहुआंग एक्सपर्ट के बराबर थी। लेकिन बाद में रॉयल फैमिली के लिए सालों तक कैंपेन चलाने की वजह से नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट के शरीर में कई छिपी हुई चोटें जमा हो गई थी। इतना ही नहीं, इसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। अब ये सिर्फ एक 4 स्टार डुहुआंग एक्सपर्ट के बराबर ही कॉम्बैट पावर इस्तेमाल कर सकता था। सब ठीक है, मेरी चिंता मत करो। नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट ने अपना सिर हिलाया। स्ट्रेंज फायर के लिए इस लड़ाई में क्लाउड मिस्ट सैक पक्का हार नहीं मानेगा। अगर तुम अकेले जाओगे तो अनहोनी हो सकती है। आखिर कोई नहीं जानता कि वह पुराना फॉसिल युनशान अभी भी जिंदा है या नहीं। ठीक है जिया। जिंगटियन की आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई। तो चलो हम साथ में चलें और मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की ट्रिप पर जाएं। इसके साथ ही जिया जिंगटियन की पीठ से झुकी हुई के दो पंख अचानक निकल आए। बस इसी तरह आदमी और जानवर आसमान में उड़ गए। क्लाउड मिस्ट सेक्ट काउंसिल हॉल। सेक्ट मास्टर, कृपया मेरी मदद करें। यून मेन सीट पर ऊपर बैठी थी। उसके नीचे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। इस अधेड़ उम्र के आदमी का लुक कुछ खास नहीं था, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह थी उसकी अल्केमिस्ट ड्रेस। इसके साथ ही उसकी छाती पर मेडिसिन कॉर्ड्रॉन के निशान पर 6 चमकदार लाइट पैटर्न चमक रहे थे। यह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि अल्केमी किंग 6ठे दर्जे का अल्केमिस्ट गूहे था। एक अल्केमिस्ट के तौर पर गूहे को स्ट्रेंज फायर के लिए लगभग कट्टर इच्छा थी। इसलिए जैसे ही उसे लगा कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में एक अजीब आग दिखने वाली है, वह तुरंत यून से मदद मांगने आया। यून जो मुख्य सिंहासन पर बैठी थी, उसने चांद जैसे सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे। उसका शानदार और सुंदर व्यवहार अनगिनत उत्सुक भेड़ियों को आकर्षित कर सकता था। गूहे की बातें सुनने के बाद उसने एक पल सोचा और फिर हल्के से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, ये सेक्ट मास्टर इस ट्रिप पर आपके साथ जाएगा। धन्यवाद सेक्ट मास्टर। गूहे की नजरों में एक अजीब सी खुशी दिखाई दी। वह एक अजीब आग पाने के लिए बहुत बेचैन था। एक 6th रैंक अल्केमिस्ट के तौर पर वह भी सिर्फ एलिमेंट्री 6th रैंक मेडिसिनल पिल्स को ही रिफाइन कर सकता था। लेकिन एक बार जब वह एक अजीब आग को काबू कर लेता तो उसे पूरा भरोसा हो जाता कि वह एडवांस 6th रैंक मेडिसिनल पिल्स को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए गूहे ने इस प्रकार अजीब आग को पाने का पक्का इरादा कर लिया था। अब डुहुआंग एक्सपर्ट के एक्शन लेने से इस स्ट्रेंज फायर कंपटीशन में सफलता लगभग पक्की हो गई थी। हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो तुरंत चलते हैं। ये यानरांग के लिए पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल खोजने का भी एक अच्छा मौका है। अच्छा, जैसे ही ये शब्द निकले दोनों एक के बाद एक जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही यून और गूहे दरवाजे तक पहुंचने वाले थे, एक बुरे आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया। मालिक, यून ने कंफ्यूजन में ऊपर देखा। जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा तो उसका एक्सप्रेशन तुरंत परेशान हो गया। जब से वह सेक्ट मास्टर बनी तब से यूनशान बंद कमरे में साधना कर रही थी। तो समय गिनते हुए यून ने अपने मालिक को लगभग 10 साल तक नहीं देखा था। नमस्ते पुराने संप्रदाय के गुरु। गूहे ने भी तुरंत यूनशान की ओर आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। हम यूनशान ने हल्के से सिर हिलाया। फिर यून की ओर मुड़ा। तुम दोनों स्ट्रेंज फायर पर कब्जा करने के लिए मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज जा रहे हो, ठीक है? मास्टर, क्या आप अकेले नहीं थे? आपको कैसे पता चला? यून ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल शक से भर गया। जब उसके मालिक अकेले गए तो उन्होंने बाहरी दुनिया की सारी समझ खत्म कर दी थी। उन्हें अजीब आग के दिखने के बारे में कैसे पता चला? हे यूनशान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उसके अंदर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ा। मास्टर, क्या आपको कोई सफलता मिली है? यून की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसके प्यारे चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव आ गया। बस किस्मत की बात है। एक पल में यूनशान ने अपने अंदर से ऑरा वापस ले लिया। मुझे रॉयल फैमिली के पुराने मॉन्स्टर और नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट का ऑरा मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की ओर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। अगर सिर्फ तुम दोनों हो तो पक्का उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। यूनशान की बातें सुनकर यून ने अचानक समझ में सिर हिलाया। शुक्र है उसका मालिक समय रहते अकेलेपन से बाहर आ गया था। नहीं तो इस बार उसकी और गूहे की मेहनत शायद बेकार जाती। ओल्ड सेक्ट मास्टर के एक्शन लेने के साथ इस स्ट्रेंज फायर का मालिकाना हक पहले ही तय हो चुका है। सबसे खुश व्यक्ति बेशक गूहे था। यूनशान जैसे डूज़ोंग के होते हुए पूरे जियामा साम्राज्य में कौन उनका मुकाबला कर सकता था? तो चलो तुरंत चलें। अपनी खुशी को और रोक नहीं पाने के कारण गूहे ने कहा।
चल दर इसके साथ ही तीनों आसमान में उड़ गए। इसके साथ ही जियामा साम्राज्य के हर कोने से पीठ से पंख निकले हुए लोगों को उसी दिशा में भागते हुए देखा जा सकता था। इसमें जियामा साम्राज्य के 3 बड़े परिवार, अल्केमिस्ट एसोसिएशन और कुछ बड़े लोग भी शामिल थे जो कई सालों से अकेले रह रहे थे। इस तरह पूरे जियामा एम्पायर की लगभग सारी टॉप टियर पावर मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज पर इकट्ठा हो रही थी। जियामा साम्राज्य में ऐसा शानदार नजारा बहुत कम देखने को मिलता था, शायद सदी में एक बार। भाइयों, कुछ मंथली वोट, कुछ रिकमेंडेशन वोट, कुछ टिप्स दे दो। 50 चैप्टर 50 जियोयान लालच में अंधा, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला, लिन युआन। बाहर क्या हुआ? गुफा के अंदर जियाओ यिजियान की खूबसूरत आंखें गुफा के दरवाजे की ओर गईं और उसने घबराकर लिन युआन की आस्तीन पकड़ ली। अब वह बस एक आम डॉक्टर थी, इसलिए जाहिर है वह बाहरी दुनिया में हो रहे बदलावों को महसूस नहीं कर पा रही थी। कई बार कंफर्म करने के बाद लिन युआन को पूरा यकीन हो गया कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में हुए बदलाव किसी अजीब आग से जुड़े होंगे। इसलिए कुछ सोचने के बाद लिन युआन ने शियाओ यिजियान से कहा, ये कुछ भी नहीं है, डरो मत। इसके तुरंत बाद उसने जियाओ यिजियान के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे बाहर जाकर कुछ काम निपटाना है, तुम गुफा में ही रहो और मेरे लौटने का इंतजार करो, ठीक है? ध्यान रखना कि तुम इधर उधर मत भागना। जियाओ यिजियान ने अपनी बड़ी पानी भरी आंखों से सीधे लिन युआन को देखा। तो तुम कब वापस आओगे? पिछली घटनाओं के बाद जियाओ यिजियान अनजाने में लिन युआन पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। ये देखकर कि लिन युआन जाने वाला है, उसे अचानक अपने दिल में बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे जाने देने के लिए डर रही है या हिचकिचा रही है। हे चिंता मत करो, ये जल्दी हो जाएगा। लिन युआन ने असल में शियाओ यिजियान को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचा था, लेकिन एक पल में ही उसने यह आइडिया छोड़ दिया। अजीब आग लगने की बात तो छोड़ ही दीजिए, वह शायद तबाही के उस माहौल को झेल नहीं पाएगी। इस बार मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में हुए हंगामे ने जियामा एम्पायर के कई एक्सपर्ट्स का ध्यान जरूर खींचा होगा। जब समय आएगा, जब हालात खराब हो जाएंगे, तो भले ही उसकी ताकत ज्यादा हो, वह शायद जियाओ यिजियान का ध्यान नहीं रख पाएगा। अपनी लापरवाही के कारण जियाओ यिजियान की पहले ही जान लगभग चली गई थी, इसलिए इस बार वह और कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वैसे जब तुम बोर हो जाओ तो तुम उन चीजों को पढ़ सकते हो जो हमने पिछली बार ली थी। अगले ही पल जैसे कुछ याद आ गया हो, लिन युआन ने शियाओ यिजियान को निर्देश दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियाओ यिजियान ने बात मानते हुए सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि लिन युआन किस बारे में बात कर रहा था। इससे पहले वुल्फ हेड मर्सेंट्री ग्रुप द्वारा पकड़े जाने से पहले उसे अपने पास रखे खजाने को चेक करने का भी समय नहीं मिला था। तो अब तक जियाओ यिजियान ने वह 7 कलर पॉइजन मैनुअल नहीं देखा था। अच्छा रहो, मैं अब जा रहा हूं। बोलते हुए लिन युआन ने जियाओ यिजियान के बालों को सहलाया, अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ पानी और खाना निकाला, साथ ही जियाओ यिजियान की कुछ पसंद चीजें भी निकाली। जब उसने शियाओ यिजियान को बचाया था तो उसने वान याओ फार्मेसी जाकर उसके कुछ कलेक्शन भी निकाले थे। हालांकि ये पता नहीं चला कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन लिन युआन ने शियाओ यिजियान के कपड़े नहीं लिए। जाने से पहले लिन युआन ने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार पर खास तौर पर रोक की एक परत लगा दी। सारी जरूरी तैयारी करने के बाद लिन युआन को आखिरकार आराम महसूस हुआ। फिर उसने जियाओ यिजियान को अलविदा कहा और उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। उसने जो रोक लगाई थी उसे जूजोंग रैंक से नीचे का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए फिलहाल जियाओ यिजियान की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस दिशा में लिन युआन गायब हो गई थी उस दिशा में खाली नजरों से देखते हुए जियाओ यिजियान के दिल में खोने की लहर महसूस हुई। लेकिन उसने जल्दी से अपने इमोशंस को एडजस्ट किया। लिन युआन के अभी दिए गए इंस्ट्रक्शंस को याद करते हुए उसने तुरंत 7 कलर पॉइजन मैनुअल निकाला। जैसे ही उसने 7 कलर पॉइजन मैनुअल खोला, जियाओ यिजियान की खूबसूरत आंखों में तुरंत गहरा विश्वास छा गया। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में कहीं यहाँ एक बहुत बड़ा झरना था। दूर से देखने पर अगर लिन युआन यहाँ होते तो उन्हें अपने पिछले जीवन की किसी पुरानी कविता की लाइन जरूर याद आती। ये 3000 फीट नीचे गिरता है, जैसे मिल्की वे 9 स्वर्गों से नीचे गिर रहा हो। झरने के नीचे एक 15 या 16 साल का लड़का बिना शर्ट के खड़ा था। तेज कट को अपने शरीर पर लगने देते हुए युवक ने अपने दांत कसकर भींच लिए। जाहिर है उसे बहुत दर्द हो रहा था। किनारे पर एक बूढ़ा आदमी गहराई की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर चमक रही थी। अचानक इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर असल में एक अजीब आग छिपी हुई है। याओ लाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाई और खुद से बुदबुदाया। अजीब आग रैंकिंग लिस्ट में शामिल 23 अजीब आग स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुई थी, जिनमें स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने की शक्ति थी। चाहे वह कोई भी अजीब आग हो, वह हर अल्केमिस्ट के लिए जिंदगी भर का सपना था। असल में अजीब आग के निशान के बारे में जानकर याओ लाओ को बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन अभी इतना बड़ा हंगामा हो गया था और शायद खबर सुनकर बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स वहां पहुंच रहे थे और उसकी ताकत अभी तक ज्यादा ठीक नहीं हुई थी, जबकि जियाओ यान अभी बड़ा नहीं हुआ था। अगर वे अब इसके लिए मुकाबला करने जाते तो सफलता की संभावना लगभग न के बराबर थी। तो इस समय याओ लाओ परेशान होने लगे। टीचर, आप क्या सोच रहे हैं? जब याओ लाओ सोच में डूबा हुआ था तब जियाओ यान की साधना खत्म हो गई थी और वह किसी समय वहां चला आया था। जियाओ यान की आवाज ने याओ लाओ को उसकी गहरी सोच से बाहर निकालकर असलियत में ला दिया। तुरंत याओ लाओ ने अपना सिर घुमाया और शियाओ यान से गंभीरता से कहा, मुझे एक अजीब आग की आभा महसूस हुई है। क्या एक अजीब आग? जियाओ यान की आंखें तुरंत चौंक गईं। अजीब आग की खबर सुनकर वह एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल जियाओ यान की आंखों में बहुत ज्यादा खुशी थी, साथ में थोड़ा लालच भी था। याओ लाओ को अजीब आग के बारे में बात करते हुए सुनने के बाद जियाओ यान ने हमेशा एक आग को बुझाने का सपना देखा था। आखिरकार यही एक ऐसा खजाना था जिसे पूरे फाइटिंग क्यूबी कॉन्टिनेंट का हर अल्केमिस्ट चाहता था, लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा था। इसके अलावा जिस फ्लेम मंत्र की वह भी प्रैक्टिस कर रहा था, वह सिर्फ अजीब आग को खाकर ही ऊंचे रैंक तक पहुंच सकता था। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे अजीब आग मिलती रही, उसकी ताकत में क्वालिटेटिव सुधार होना तय था। ये सोचकर जियाओ यान ने अपने होंठ चाटे, अपने दिल के लालच को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। टीचर, मेरी मदद करें। जियाओ यान जानता था कि उसकी अभी की ताकत काबिलियत के लायक नहीं है। अगर वह अजीब आग पाना चाहता था तो वह केवल याओ लाओ की शक्ति पर भरोसा कर सकता था। जैसा मैंने सोचा था। हालांकि उसने बहुत पहले ही जियाओ यान के फैसले का अंदाजा लगा लिया था, फिर भी याओ लाओ के दिल में थोड़ी निराशा भी थी। उनके इस शिष्य ने जैसे ही अजीब आग की खबर सुनी, वह अपनी समझ खो बैठा। उन्होंने नतीजों पर बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सोचा था। क्यों? उसने इस बात के बारे में क्यों नहीं सोचा कि उसकी अपनी सोल पावर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अगर वे जल्दबाजी में काम करते तो जरा सी भी दुर्घटना होने पर वह फिर से गहरी नींद में सो सकता था। हालांकि याओ लाओ ने ये शब्द जियाओ यान से नहीं कहे। जियाओ यान उसके फिर से जी उठने की उम्मीद थी और अब तक उसने उसे ज्यादा निराश नहीं किया था। तो इस बार क्योंकि जियाओ यान ने अपना मन बना लिया था, तो क्या फर्क पड़ता अगर वह इस शिष्य के साथ एक बार पागल हो जाता। निश्चिंत रहो छोटे दोस्त, भले ही मुझे अपनी पुरानी जिंदगी को खतरे में डालना पड़े, मैं तुम्हारे लिए यह अजीब आग जरूर छीन लूंगा। याओ लाओ ने हाथ बढ़ाकर जियाओ यान के माथे को छुआ। उसकी भ्रामक आकृति अचानक बदलने लगी। धन्यवाद शिक्षक। इस समय जियाओ यान की आंखें थोड़ी नम थीं। याओ लाओ सच में उसके लिए बहुत अच्छा था, जिससे वह बहुत इमोशनल हो गया। शांत हो जाओ छोटे बच्चे, आगे जो कुछ भी होगा उसे टीचर पर छोड़ दो। बोलने के बाद याओ लाओ तुरंत रिंग में आ गए। अगले ही पल जियाओ यान को लगा कि उसके शरीर में लगातार शक्तिशाली ताकत की लहरें आ रही हैं। इसके बाद उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो 2 सफेद लपटें चमकीं और उसकी पुतलियों के अंदर गायब हो गईं। 51 चैप्टर 51 एमेथिस्ट विंगलान किंग की बेरहमी से पिटाई। चैप्टर 51 एमेथिस्ट विंगलान किंग को हराना। रास्ते में लिन युआन एक पल के लिए भी नहीं रुका, सीधे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया। वह जितना आगे गया लिन युआन उतना ही हैरान होता गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हेवनली फ्लेम के जन्म से मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के डेमोनिक बीस्ट अपना होश खो देंगे और सीधा दंगा शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि लिन युआन भी जब उसने खतरनाक लहरें देखी तो उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। उन्हें यकीन था कि एक डुवांग एक्सपर्ट भी इतने सारे पागल डेमोनिक बीस्ट का सामना नहीं कर पाएगा। रास्ते में कुछ अंधे राक्षसी जानवरों ने भी उस पर हमला कर दिया, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी को लिन युआन ने आसानी से मार डाला। बेवजह की परेशानी से बचने के लिए लिन युआन ने जानबूझकर रास्ते में अपनी आभा फैलाई। नतीजतन इन राक्षसी जानवरों की अब लिन युआन के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब कोई रुकावट न होने पर लिन युआन की स्पीड और भी बढ़ गई। जल्द ही वह मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। यहाँ न तो राक्षसी जानवर और न ही इंसानी एक्सपर्ट आसानी से पैर रखने की हिम्मत कर पाते थे, क्योंकि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का सबसे गहरा हिस्सा एमेथिस्ट विंगलान किंग का इलाका था। एमेथिस्ट विंगलान किंग एक रैंक 6 डेमोनिक बीस्ट था जो एक ह्यूमन डुवांग एक्सपर्ट के बराबर था। कई सालों तक इसने इस पहाड़ पर अपना राज किया और किसी ने भी इसकी शान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जिसने भी इसे चुनौती देने की हिम्मत की वह बिना किसी अपवाद के इस भूमि के लिए भोजन बन गया। लेकिन आज एमेथिस्ट विंगलान किंग, जिसने कई सालों तक मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज पर राज किया था, उसे लिन युआन से सबक मिलना तय था, क्योंकि जिस जगह से स्वर्गीय ज्वाला भड़की थी वह एमेथिस्ट विंगलान किंग की अमर गुफा के ठीक पीछे थी। गर्जन। जैसे ही लिन युआन रुका, एक जोरदार जानवर जैसी धार उसके कानों तक पहुंची। इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा जानवर अचानक आसमान में उड़ गया।
एमेथिस्ट विंगलान किंग का सिर बहुत ही खतरनाक शेर जैसा था और उसकी जानवरों जैसी पुतलियों के अंदर डरावनी बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। इसका बड़ा मुंह थोड़ा खुला हुआ था जिसमें नुकीले नुकीले दांत भरे हुए थे। शेर के सिर के ऊपर आग जैसा लाल रंग का घुमावदार सींग था जिसके सिरे के चारों ओर बैंगनी रंग की लपटें घूम रही थी। उसके बड़े शेर जैसे शरीर के दोनों तरफ बैंगनी रंग के दो पंख थे। जब वे फड़फड़ाते थे तो हल्के बैंगनी रंग की लपटें आग फेंकने वाले जहाज की तरह निकलती थी और आसमान को ढक लेती थी। इसके चार मोटे पंजे भी बैंगनी क्रिस्टल की एक परत में ढके हुए थे और इसके हर कदम से वॉइड रेन कांप उठता था जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था कि इसकी ताकत असल में कितनी डरावनी थी। पहली बार एमेथिस्ट विंगलान किंग का असली रूप देखकर लिन युआन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। अगर और कुछ नहीं तो इसका कूल लुक ही पूरे इलाके को डराने के लिए काफी था। एमेथिस्ट विंगलान किंग से निकलने वाले एनर्जी के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए लिन युआन के मुंह के कोने से कुड़ गए और उसके दिल में समझ की भावना जाग उठी। कोई हैरानी नहीं कि यून आखिरकार उसके हाथ से गिर गया। सिर्फ इस ऑरा के साथ एमेथिस्ट विंगलान किंग डू एक्सपर्ट से मुकाबला करने के लिए काफी था। इंसान, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए। मेरे इलाके से तुरंत निकल जाओ। हवा में लटका हुआ एमेथिस्ट विंगलान किंग नीचे लिन युआन पर दहाड़ा। उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि उससे पहले वाला इंसान क्यों आया था, लेकिन जिस जगह पर स्वर्गीय लॉ थी वह जगह कई सालों से उसी की थी। ये स्वाभाविक रूप से उसी की थी। इसलिए एमेथिस्ट विंगलान किंग कभी भी किसी को अपनी चीज छूने नहीं देगा। हाँ, जैसे ही एमेथिस्ट विंगलान किंग ने बोलना खत्म किया लिन युआन जोर से हंसने लगा। अगले ही पल बिना किसी बकवास के उसने सीधे एक्शन लिया। इतने लंबे समय तक इस फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट में रहने के बाद लिन युआन की पर्सनैलिटी अनजाने में बदलने लगी थी। आज का वह व्यक्ति अब उतना निर्णायक नहीं होगा जितना वह शुरू में था। अगर कोई रुकावट उनके रास्ते में आती तो उन्हें शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती थी। वह बस वार करके उसे हटा देते थे। कायल नहीं, फिर वह तुम्हें तब तक पीटेगा जब तक तुम उनकी पिछली जिंदगी की एक बात इस्तेमाल करें। तो अगर आप लड़ सकते हैं तो बात न करने की कोशिश करें। अपने दाहिने हाथ के हल्के से इशारे से एक भयानक फाइटिंग क्यू भंवर तुरंत जमा हुआ और सीधे एमेथिस्ट विंगलान किंग पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद फाइटिंग क्यू वोर्टेक्स हवा के साथ बढ़ता गया और तुरंत एक बड़े टॉर्नेडो में बदल गया। जहां भी यह गुजरा वहां की जगह जोर से कांप उठी। एमेथिस्ट विंगलान किंग को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन नियमों के बाहर खेलेगा। इंसानी आदतों के हिसाब से क्या उन्हें शुरू करने से पहले कुछ राउंड तक एक दूसरे पर चिल्लाना नहीं चाहिए। हालांकि एमेथिस्ट विंगलान किंग रिएक्ट करने से पहले बस एक सेकंड के लिए हैरान हुआ। इसके बाद उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर एमेथिस्ट विंगलान किंग ने आसमान में धार लगाई और उसके मुंह से बैंगनी आग की धाराएं निकलने लगी। वे झुलसाने वाली बैंगनी लपटें जल्दी ही आग के समुद्र में बदल गईं। उसका बड़ा मुंह खुल गया और आग का समंदर तुरंत उस बवंडर से टकरा गया जो पास आता जा रहा था। बूम, दोनों हमले एक साथ हुए जिससे दुनिया हिल गई। कई धमाकों के बाद पूरा आसमान अजीब तरह से बैंगनी रंग का हो गया। एमेथिस्ट विंगलान किंग इस हमले से काफी खुश था। उसने ये भी सोचा कि जिस इंसान ने उसे उकसाने की हिम्मत की वह शायद आग के समुद्र में पहले ही खत्म हो चुका होगा। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक जश्न मना पाता उसके दिल में तुरंत एक गहरी मुश्किल की भावना आ गई। अगले ही सेकंड उसकी पुतलियां तेजी से फैल गईं क्योंकि एक बहुत बड़ी मुट्ठी जिसमें बेजोड़ ताकत थी उसके सिर पर वार कर रही थी। अच्छा नहीं है, एमेथिस्ट विंगलान किंग का शरीर तेजी से पीछे हटा लेकिन उसकी हरकतें आधी भी ज्यादा धीमी थी। टकराना, दुनिया को हिला देने वाली आवाज गूंजी और तुरंत ही एमेथिस्ट विंगलान किंग के मन में एक तेज दर्द दौड़ गया। ए डूजोंग, एमेथिस्ट विंगलान किंग ने अपना सिर हिलाया जो स्ट्राइक से थोड़ा चक्कर खा रहा था और अब जाकर उसे आखिरकार लिन युआन की असली ताकत का एहसास हुआ। फिर वह तेजी से लिन युआन से दूर हट गया। उसकी बड़ी बड़ी जानवरों जैसी आंखें चौकन्नी थीं। एमेथिस्ट विंगलान किंग समझ गया था कि डूजोंग के खिलाफ उसके जीतने का कोई चांस नहीं था। सफल हमले के बाद लिन युआन ने हमला जारी नहीं रखा। उसने अपने सामने खड़े एमेथिस्ट विंगलान किंग को हल्की सी मुस्कान के साथ देखा, दो उंगलियां उठाई और कहा, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, सरेंडर करो या मर जाओ। इंसान, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम इस राजा को बहुत नीची नजर से देखते हो। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के मालिक के तौर पर नीलम पंखों वाला शेर राजा आसानी से कैसे हार मान सकता था। उसने एक पागलों जैसी धार लगाई और उसके मुंह से एक बैंगनी आग निकली जो पहले से अनगिनत गुना ज्यादा मोटी थी। हालांकि पूरी ताकत के सामने कोई भी फैंसी ट्रिक बेकार थी। बैंगनी लपटों से भरे आसमान का सामना करते हुए लिन युआन ने उनसे बचने की कोशिश नहीं की बल्कि सीधे आगे बढ़ा। स्वर्गीय लॉ की सुरक्षा के कारण नीलम पंख वाले शेर राजा की बैंगनी लपटें उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। लिन युआन तेजी से आग के समंदर से गुजरा, अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे एमेथिस्ट विंगलान किंग के बड़े शरीर पर दे मारा। टकराना, एमेथिस्ट विंगलान किंग का विशाल शरीर सीधे जमीन पर गिर गया जिससे धूल के बादल उड़ने लगे। गर्जन, एमेथिस्ट विंगलान किंग गुस्से में दहाड़ा, उसे बहुत दुख हुआ। बैंग बैंग बैंग, लेकिन लिन युआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि एमेथिस्ट विंगलान किंग कितना गुस्सा था। उसने बस एक के बाद एक मुक्के मारे। उसकी मुट्ठियां एक बड़े लोहे के हथौड़े की तरह थीं जो एमेथिस्ट विंगलान किंग के शरीर पर बार-बार वार कर रही थीं। लिन युआन बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। उसका हर मुक्का सही जगह पर लग रहा था जिससे एमेथिस्ट विंगलान किंग लगातार रो रहा था। पहले तो एमेथिस्ट विंगलान किंग ने अपना घमंड बनाए रखा और पूरी तरह विरोध किया, लेकिन लिन युआन की मुट्ठियां बारिश की बूंदों की तरह थीं। चाहे उसने बचने की कितनी भी कोशिश की वे उसके शरीर पर एकदम सही लगी। दरार, जैसे जैसे समय बीता एमेथिस्ट विंगलान किंग के शरीर पर मौजूद बैंगनी क्रिस्टल अचानक फट गए। पिछले कुछ दिनों से बैकेंड पानी की तरह शांत है। भाइयों, अगर आपके पास रिकमेंडेशन टिकट या मंथली टिकट है तो प्लीज उन्हें डाल दें। बेशक कुछ टिप्स और भी बेहतर होंगी। नई बुक के समय में डेटा सच में बहुत जरूरी है। प्लीज 52 चैप्टर 52 एक थप्पड़ के बाद एक मीठी चीज। चैप्टर 52 एक थप्पड़ के बाद एक प्यारी डेट। जैसे ही बैंगनी क्रिस्टल फटे एमेथिस्ट विंगलान किंग का शरीर अचानक खून से भीग गया। बैंग बैंग, लिन युआन के हर एक मुक्के से उसका मांस फट गया। एमेथिस्ट विंगलान किंग के शरीर पर मौजूद क्रिस्टल नेचुरल आर्मर के सूट के बराबर थे। एक डेमोनिक बीस्ट का फिजिकल शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर इसलिए था क्योंकि उनके फर और खाल उनके लिए कुछ हद तक डैमेज झेल सकते थे और एमेथिस्ट विंगलान किंग पर लगे बैंगनी क्रिस्टल की डिफेंसिव पावर और भी बेमिसाल थी। लेकिन अब लिन युआन से पिटने और उसके क्रिस्टल टूटने के बाद एमेथिस्ट विंगलान किंग का ऑरा तुरंत काफी कमजोर हो गया। टकराना, आओ, लिन युआन ने एमेथिस्ट विंगलान किंग की पीठ पर एक और मुक्का मारा जिससे तुरंत दर्द से चीख निकल गई। रुको, मुझे मारना बंद करो। इस बार एमेथिस्ट विंगलान किंग को तब तक बुरी तरह पीटा गया जब तक उसमें कोई दम नहीं बचा। उसका बड़ा शरीर कमजोर हालत में जमीन पर पड़ा था और वह पागलों की तरह दया की भीख मांगने लगा। आप कहते हैं रुको और मैं रुक जाता हूं। लिन युआन ने एमेथिस्ट विंगलान किंग के नर्म पड़ने पर ध्यान नहीं दिया और एक और जोरदार मुक्का मारा। एमेथिस्ट विंगलान किंग लगभग रोने ही वाला था। यह इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? स्क्रिप्ट इस तरह से नहीं लिखी गई थी। मैंने पहले ही राम की भीख मांगी है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपसे विनती करता हूं, मारना बंद करो, मारना बंद करो। बेबस एमेथिस्ट विंगलान किंग अपने जरूरी हिस्सों को बचाने के लिए सिर्फ अपने अगले पैर ही उठा सका। इसके तुरंत बाद उसने एक बार फिर लिन युआन से विनती करना शुरू कर दिया। मैं इसे एक आखिरी बार कहूंगा, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। एमेथिस्ट विंगलान किंग की दया भरी नजरों के नीचे लिन युआन ने आखिरकार अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। फिर उसने ठंडी सांस ली और जानवर को ठंडे चेहरे से घूरा। उसकी आंखों में डर था। एमेथिस्ट विंगलान किंग को उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतना ज्यादा हावी हो जाएगा और उसे कोई तीसरा ऑप्शन भी नहीं देगा। जब एमेथिस्ट विंगलान किंग थोड़ा हिचकिचाया तो उसकी बड़ी बड़ी जानवरों जैसी पुतलियां इधर-उधर घूमने लगी। आप सचमुच यही मांग रहे हैं? ये देखकर कि एमेथिस्ट विंगलान किंग ने बहुत देर से बात नहीं की थी, लिन युआन में इतना सब नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और एमेथिस्ट विंगलान किंग के सिर की तरफ घुमाई। रुको, रुको, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आत्मसमर्पण करना चुनता हूं। लिन युआन की मुट्ठी एमेथिस्ट विंगलान किंग की पुतलियों में तेजी से फैल गई। इस समय एमेथिस्ट विंगलान किंग को अपने चेहरे की कोई परवाह नहीं रही और वह बेचैनी से चिल्लाने लगा। आखिरकार उसकी अपनी जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। धन का लालची, लिन युआन की मुट्ठी अचानक रुक गई जब वह एमेथिस्ट विंगलान किंग के सिर से सिर्फ 0.01 मिलीमीटर दूर थी। फिर उसने एमेथिस्ट विंगलान किंग को घृणा से देखा। अगर ये सस्ता होना नहीं था तो क्या था? अगर यह पहले सबमिट हो गया होता तो क्या लिन युआन इतनी एनर्जी बर्बाद करने से बच नहीं जाता? एमेथिस्ट विंगलान किंग को बहुत दुख हुआ। एक समय था, ये कितना शानदार था। यह न केवल मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से में अकेला रहता था, बल्कि इसने डुआंग एक्सपर्ट को भी कोई इज्जत नहीं दी। लेकिन अब क्या? उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा गया और उसके समर्पण को भी बेइज्जत किया गया। इसका इरादा भागने का मौका ढूंढने के लिए समय रोकने का था, लेकिन उसके सामने का इंसान एक हिंसक पागल था जिसने उसे सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद भारी मुखों का तूफान आ गया। इससे एमेथिस्ट विंगलान किंग का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं बचा। क्या तुम सच में मेरे सामने समर्पण करना चाहते हो, है ना? जैसे ही एमेथिस्ट विंगलान किंग मिली-जुली भावनाओं से भर गया, लिन युआन की आवाज फिर से गूंज उठी। हाँ, हाँ, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। अब एमेथिस्ट विंगलान किंग एक भी नहीं कहने की हिम्मत कैसे करेगा? वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि उसके सामने खड़ा ये पूर्वज उसे फिर कभी न मारे। हालांकि शायद ये तरीका गलत था क्योंकि एमेथिस्ट विंगलान किंग की प्रार्थना बेकार थी।
जब उसने सच्चे दिल से समर्पण दिखाया तो लिन युआन ने फिर से अपना हाथ उठाया। बस इस बार यह मुट्ठी नहीं बल्कि हथेली थी। थप्पड़ 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 थप्पड़, हवा में तीखी आवाजों की एक सीरीज गूंज रही थी। जैसे जैसे आवाजें धीमी होती गईं, एमेथिस्ट विंग लान किंग का पहले से ही बड़ा शेर का सिर और बड़ा होता गया। ओह मां, मैंने पहले ही हार मान ली है, फिर भी वह मुझे क्यों मार रहा है? नीलम पंख वाले शेर राजा को लगा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। क्यों? इस इंसान ने हार मानने के बाद भी उसके चेहरे पर कई बार थप्पड़ क्यों मारे? क्या अभी किसी जानवर को जीने की इजाजत है? ये सोचकर एमेथिस्ट विंग लान किंग ने अपने सूजे हुए जानवर जैसे चेहरे को छुआ और लिन युआन को दया से देखा। जहां तक मेरी बात है, मैं थोड़ा ज्यादा हैंडसम हूं और थोड़ा नेकदिल भी दिखता हूं। मुझे डर था कि आप नहीं जान पाएंगे कि मैं एक बेरहम इंसान हूं, इसलिए मुझे पहले खुद को साबित करना था ताकि आपको पता चल सके कि मैं सच में काफी बेरहम हूं। लिन युआन को एमेथिस्ट विंग लान किंग की दयनीय नजर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने धीरे से अपनी हथेलियां रगड़ी, उसकी आंखें चेतावनी से भरी थीं। क्या कहना? एमेथिस्ट विंग लान किंग लगभग टूट ही गया था। मेरे पूर्वज, मुझे पता है कि आप एक बेरहम इंसान हैं, मुझे सच में पता है। अगर तुम बेरहम नहीं होते तो तुम मेरे पास कैसे आए और बिना कुछ कहे मुझे इतनी बुरी तरह पीटा? लेकिन एमेथिस्ट विंग लान किंग ये शब्द सिर्फ अपने दिल में ही सोच सकता था। उसने लिन युआन के सामने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। इस पूर्वज की पर्सनैलिटी को देखते हुए अगर इसने कुछ गलत कहा तो क्या होगा अगर इसे फिर से पीटा गया? एमेथिस्ट विंग लान किंग की हालत देखकर लिन युआन को पता चल गया कि इस बार उसने शायद उसे पूरी तरह से हरा दिया है। तभी लिन युआन ने अपनी उंगली हिलाई और अचानक उसके हाथ में एक हरी जैक की बोतल आ गई। बोतल खोलते ही एक तेज दवा वाली खुशबू तुरंत आसपास फैलने लगी। इसके बाद लिन युआन ने अंदर से एक औषधीय गोली निकाली, इसे एमेथिस्ट विंग लान किंग को दे दिया और कहा, इसे खाओ। लिन युआन के अचानक बदलाव ने एमेथिस्ट विंग लान किंग को चौंका दिया। लेकिन एक पल के लिए बेहोश होने के बाद उसने लिन युआन की दी हुई दवा की गोली एक ही घूंट में निगल ली। अभी जब उसे गोली की खुशबू आई तो उसे लगा कि उसकी चोट में थोड़ा सुधार हुआ है। इसलिए एमेथिस्ट विंग लान किंग जानता था कि लिन युआन के पास जो था वह पक्का वही था जिसे इंसान पवित्र हीलिंग दवा कहते हैं। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह पूर्वज इतना उदार होगा कि उसे गोली दे देगा। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, एमेथिस्ट विंग लान किंग के शरीर पर लगी चोटें इतनी तेजी से ठीक होने लगी कि उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। थोड़ी ही देर में एमेथिस्ट विंग लान किंग को लगा कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और उसकी जानवरों जैसी आंखों की पुतलियां फिर से चमकने लगी। जैसे ही उसकी चोटें ठीक हुई, एमेथिस्ट विंग लान किंग चौंक कर उछल पड़ा। फिर उसने अपने अगले पैरों को घुटनों के बल मोड़ लिया और लिन युआन से दिल की गहराइयों से कहा, धन्यवाद मास्टर। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने पूरी ईमानदारी से उसे मास्टर कहा। हे, ये देखकर लिन युआन ने हल्की सी मुस्कान दी। वह जानता था कि कृपा और शक्ति का यह मेल काम कर गया था। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने सच में उसके सामने हार मान ली थी। अभी जो कदम उठाया वह लिन युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में टीवी ड्रामा से सीखा था। थप्पड़ मारने के बाद एक प्यारी सी डेट पर जाना, क्या यह उनकी सी पिटी कहानियों में एक आम तरीका नहीं था? इससे प्रभावित होकर लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से इस रूटीन को परफेक्शन के साथ लागू किया, खासकर डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ जिनके पास इंसानों जितने मुश्किल विचार नहीं थे। जब तक आप उन्हें पूरी तरह से काबू में कर लेंगे, वे जिंदगी भर आपको धोखा नहीं देंगे। यह एक तरह की वफादारी थी जो इंसानों में बहुत कम देखी जाती है। सभी भाइयों को आपके लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद। निश्चिंत रहें, ये किताब नहीं छोड़ी जाएगी। मैं निश्चित रूप से सभी को एक परफेक्ट एंडिंग दूंगा। 53 चैप्टर 53 एमेथिस्ट विंग लान किंग को वश में करना। चैप्टर 53 एमेथिस्ट विंग लान किंग को वश में करना। अब से तुम्हें ज़ीबिन कहा जाएगा। लिन युआन ने एक पल सोचा और एमेथिस्ट विंग लान किंग को इंसानी नाम देने का फैसला किया। नहीं तो वह हर समय इसे लान किंग तो नहीं कह सकता था, है ना? मास्टर, नाम के लिए धन्यवाद। इस समय एमेथिस्ट विंग लान किंग ने सच में लिन युआन को अपना मालिक माना और ज़ीबिन नाम से बहुत खुश था। हालांकि लिन युआन ने पहले भी उसे पीटा था, लेकिन एमेथिस्ट विंग लान किंग के दिल में कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि वह बहुत शुक्रगुजार था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका मालिक सच में उसकी जान चाहता है तो उसे बस एक उंगली हिलानी होगी। मालिक ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह उसे अपने अधीन करना चाहता था। इसके अलावा जब वह घायल हो गया तो मालिक ने उसे एक पवित्र दवा दी जिससे उसकी चोटें ठीक हो गईं। भले ही एमेथिस्ट विंग लान किंग को इंसानी दुनिया के बारे में बहुत कम पता था, फिर भी वह उस मेडिसिनल पिल की कीमत का अंदाजा लगा सकता था। उसने ये भी सोचा कि अपने मालिक के साथ रहना एक मौका हो सकता है। आखिरकार एमेथिस्ट विंग लान किंग को डूज़ों का वजन अच्छी तरह पता था और मास्टर सिर्फ 20 साल के लग रहे थे, फिर भी उनमें इतनी हिम्मत थी, कोई भी देख सकता था कि उनका पोटेंशियल कितना डरावना था। जब तक तुम मुझे ईमानदारी से फॉलो करते रहोगे, शायद अगर मैं भविष्य में खुश रहा तो मैं तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी दे सकता हूं। लिन युआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और एमेथिस्ट विंग लान किंग पर एक बड़ा बम गिरा दिया। उनका मानना था कि कोई भी राक्षसी जानवर ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लालच का विरोध नहीं कर सकता। क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल? जैसे ही लिन युआन के शब्द निकले, एमेथिस्ट विंग लान किंग का विशाल जानवर जैसा शरीर कांपने लगा। अचानक उसकी पुतलियों से एक तेज रोशनी निकली। एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल, वह एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल थी। ये सभी डेमोनिक बीस्ट की जिंदगी भर की खोज थी। ट्रांसफॉर्मेशन पिल से वे अपने शरीर की बेड़ियां तोड़ सकते हैं और इंसान बन सकते हैं। इस तरह उनके पास ऊंचे रैंक तक पहुंचने की क्वालिफिकेशन होगी। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने तुरंत मन बना लिया कि वह अपनी बाकी जिंदगी लिन युआन का पूरी वफादारी से और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ पीछा करेगा। मास्टर, निश्चिंत रहिए, जब से मैंने आपको अपना मास्टर मान लिया है, मैं इस जीवन में आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये कहते ही उसके शेर के सिर से तुरंत खून की एक बूंद निकली जो सीधे लिन युआन की ओर बढ़ी। अगले ही सेकंड लिन युआन ने एमेथिस्ट विंग लान किंग का एसेंस ब्लड पकड़ा और सैटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। वह समझ गया कि यह डेमोनिक बीस्ट की दुनिया में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जिसे मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता था। एक बार जब कोई राक्षसी जानवर किसी इंसान के साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो अगर उस जानवर का मन बदल जाता है तो उसे तुरंत नुकसान होगा, जिससे उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही लिन युआन के दिल की आखिरी चिंता भी गायब हो गई। फिर उसने एमेथिस्ट विंग लान किंग से कहा, ज़ीबिन, मुझे अपनी अमर गुफा में ले चलो। जैसा आपका आदेश हो। इसके बाद एमेथिस्ट विंग लान किंग ने रास्ता दिखाया और दोनों एक के बाद एक अमर गुफा की ओर बढ़ने लगे। ओरिजिनल कहानी में एमेथिस्ट विंग लान किंग की अमर गुफा एक बहुत बड़ा खजाना थी। उस समय ज़ियाओ यान ने यून और एमेथिस्ट विंग लान किंग के बीच लड़ाई का फायदा उठाकर गुफा में घुसने और कई मौके पाने की कोशिश की। सबसे जरूरी बात यह है कि उसे गुफा का सबसे बड़ा खजाना, साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल सोर्स मिल गया। साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल सोर्स ने न सिर्फ ज़ियाओ यान की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि उसे 7 रंगों वाले आसमान को निगलने वाले अजगर का प्यार पाने में भी मदद की। लेकिन अब ये सभी चीजें उसकी थी लिन युआन। जहां तक ज़ियाओ यान की बात है तो वह निश्चित रूप से उसका एक बाल भी बांका नहीं करेगा। गुफा में घुसते ही लिन युआन की नजर सबसे पहले एमेथिस्ट विंग लान किंग के बच्चे पर पड़ी। इस समय अपने पिता को वापस आते देख शावक उत्साह से उछलने लगा, लेकिन जब उसने लिन युआन को पास में देखा तो उसकी छोटी आंखों में डर साफ झलकने लगा। बच्चे, डरो मत। बच्चे की हालत देखकर एमेथिस्ट विंग लान किंग आगे बढ़ा और दोनों जानवर, एक बड़ा और एक छोटा, जानवरों की भाषा में बात करने लगे। इस दौरान छोटा बच्चा समय समय पर लिन युआन को देखता रहा, उसकी आंखों में समझ की एक झलक दिख रही थी। शायद एमेथिस्ट विंग लान किंग ने इसे गुरु को पहचानने की बात समझाई थी। कुछ समय बाद दोनों जानवरों ने बातचीत करना बंद कर दिया। फिर एमेथिस्ट विंग लान किंग के नेतृत्व में शावक लिन युआन के पास आया। ये देखकर लिन युआन ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। छोटे बच्चे ने अपनी आंखें झपकाईं, ऐसा लगा जैसे वह अपने पिता के मालिक के बारे में जानने को उत्सुक था। ये पक्का करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, छोटे बच्चे ने अपना छोटा पंजा लिन युआन की तरफ बढ़ाया और उसकी पैंट की टांग पकड़ ली। बच्चे, मालिक के साथ बदतमीजी मत करो। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने तुरंत डांटा, लेकिन अगले ही सेकंड में लिन युआन ने उसे रोक दिया। ये ठीक है। लिन युआन ने उस पर हाथ हिलाया, फिर नीचे बैठ गया और छोटे बच्चे को उठा लिया। जेड बच्चा अभी भी बचपन में था, इसलिए उसका रोना किसी बिगड़े हुए बच्चे जैसा था। इससे लिन युआन को उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार हो गया और उसने उसका सिर सहलाया। छोटे बच्चे को लिन युआन का सहलाना अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली, लिन युआन की बाहों में एक आरामदायक जगह पाई और प्यार से झुक गया। हाँ, ये छोटा सा लड़का। लिन युआन छोटे बच्चे की हरकतों से खुश था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रैंक 6 के राक्षसी जानवर का बच्चा होने के नाते वह छोटा बच्चा उसके इतना करीब होगा। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने देखा कि आदमी और जानवर अच्छे से मिलजुल रहे हैं और उसके दिल की चिंता भी दूर हो गई। वह लिन युआन के गुस्से को थोड़ा बहुत जानता था और उसे सच में डर था कि कहीं उसका बच्चा गलती से मालिक को गुस्सा न दिला दे और लिन युआन से पिट न जाए। लेकिन अब वह चिंता पूरी तरह खत्म हो गई थी। हालांकि इसी समय गुफा में अचानक भयंकर हंगामा मच गया। बूम! दुनिया को हिला देने वाला धमाका उस आदमी और 2 जानवरों के कानों में साफ-साफ गूंजा। छोटा बच्चा इतना डर गया कि वह जल्दी से लिन युआन की बाहों में छिप गया। लिन युआन ने आवाज की तरफ देखा और पाया कि अमर गुफा की सबसे अंदर की दीवार पर एक घनी झुलसाने वाली आभा लगातार बाहर की ओर फैल रही थी। इस समय दीवार से भी एक अजीब लाल चमक निकल रही थी। मास्टर, वो जगह वह है जहां स्वर्गीय ज्वाला के उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा होते हैं। एमेथिस्ट विंग लान किंग गंभीर भाव से लिन युआन के पास गया और समझाने लगा।
लिन युआन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें आग जैसी लाल दीवार पर टिकी हुई थीं। उनकी याद में ऐसा लगता था कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज ने कभी भी हेवनली फ्लेम के होने का जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब इस घटना को कैसे समझाया जा सकता है? इस बारे में सोचने के बाद लिन युआन को लगा कि केवल दो ही संभावनाएं हैं। सबसे पहले, उस समय तक याओलाओ की शक्ति ठीक नहीं हुई थी और स्वर्गीय ज्वाला बहुत गहराई में छिपी हुई थी, इसलिए उसका पता नहीं चला। दूसरा, हो सकता है कि उनके ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से इस दुनिया का ओरिजिनल लेआउट बदल गया हो। लेकिन हालात चाहे जो भी हों, अपनी आंखों के ठीक सामने स्वर्गीय लॉ के साथ लिन युआन के पास इसे जाने देने का कोई कारण नहीं था। अगले ही सेकंड लिन युआन ने अपने शरीर में डूक्यू को मोबिलाइज किया, बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम को अपनी दाहिनी मुट्ठी पर इकट्ठा किया और उसे दीवार पर जोर से पटक दिया। टकराना, जैसे ही मुक्का पड़ा, लिन युआन के सामने की हवा में तुरंत धूल और कचरा भर गया। इस समय एमेथिस्ट विंगलान किंग की अमर गुफा भी जोर से हिलने लगी। ऊपर से मलबे के टुकड़े गिरते रहे और जोरदार टक्कर से पूरी गुफा में लगातार कंपन होने लगा। लेकिन लिन युआन को हैरानी हुई कि अपनी 80% ताकत से किए गए उसके मुक्के के बावजूद आग जैसी लाल दीवार बिल्कुल भी हिली नहीं। एक भी दरार नहीं आई। भाइयों, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। रिकमेंडेशन टिकट, मंथली टिकट, टिप्स, इन सबको मुझ पर पटक दो। मुझे इनसे मार डालो। चैप्टर 54 रॉयल फैमिली और यूनिलान सेक्ट के बीच टकराव। चैप्टर 54 इंपीरियल फैमिली और क्लाउड मिस्ट सेक्ट के बीच टकराव। लिन युआन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता और अचानक अपनी पूरी ताकत से भड़क गया। बूम! एमेथिस्ट विंगलान किंग ने तुरंत अपने बच्चे को अपने पीछे छिपा लिया और फिर भयानक एनर्जी के असर को झेलने की पूरी कोशिश की। टकराना, एक और जोरदार आवाज आई। पफट! इस बार क्योंकि लिन युआन अपनी पूरी ताकत से बाहर निकला था, वह तुरंत जोरदार झटके से पीछे हट गया। तुरंत ही उसके गले में मिठास आ गई और उसके मुंह से ताजा खून निकल आया। इस दृश्य ने लिन युआन के दिल में बड़ी लहरें पैदा कर दी। उसकी आंखों में पूरी तरह अविश्वास भरा भाव था। ये जानना जरूरी था कि अभी के फुल पावर विस्फोट के तहत उसकी विनाशकारी शक्ति 5 स्टार डूजों के बराबर थी। लेकिन अभी इतनी जोरदार बमबारी के बाद भी दीवार की सतह को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा रिकॉइल की वजह से उन्हें कुछ हल्की चोटें भी आईं। इस पॉइंट पर लिन युआन को आखिरकार समझ आ गया, किसी पावर हाउस ने पहले दीवार की सतह पर रेस्ट्रिक्शन की एक लेयर लगाई होगी। उनके अंदाजे के मुताबिक अगर कोई जबरदस्ती रोक तोड़ना चाहे तो सिर्फ डूजों के पावर हाउस के पास ही थोड़ा सा मौका होगा। धत्तेरी की, लिन युआन खुद को कोसने से रोक नहीं सका। वह अपनी आंखों के ठीक सामने स्वर्गीय लॉ को देख रहा था, लेकिन उसके करीब नहीं जा पा रहा था। यह एहसास ऐसा था जैसे किसी बेमिसाल खूबसूरत लड़की को आखिरकार बिस्तर पर ले आओ और पता चले कि तुम नामर्द हो। शायद जिस किसी को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, वह इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि गाली देना चाहेगा, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसे ही हार माननी पड़े? लिन युआन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और दांत भींच लिए। उसका दिल बहुत नानुकुर कर रहा था। बूम! तभी एनर्जी के टकराने की एक और आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर लिन युआन के पहले परेशान चेहरे पर अचानक हैरानी के कुछ निशान आ गए। तो यह ऐसा है। लिन युआन ने पाया कि हेवनली फ्लेम के हरदंगे के साथ दीवार पर लगी रॉक की एनर्जी थोड़ी कमजोर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, जब तक उसके पास सब्र रहेगा, रॉक की यह परत समय के साथ अपने आप टूट जाएगी। इस बात का पता चलने पर लिन युआन को अब चिंता नहीं रही और उसने आराम से एक दवा की गोली निकाली और अपने मुंह में डाल ली। फिर उन्होंने डूक्यू को अपने शरीर में घुमाया, जिससे वह पूरे शरीर में फैल गया। थोड़ी देर बाद अभी रिकॉइल से लगी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। इसके बाद केवल प्रतीक्षा ही शेष थी। लेकिन इस दौरान लिन युआन भी बेकार नहीं बैठा था। उसने गुफा का चक्कर लगाया और फिर काम पर लग गया। उसने उन सभी खजानों को खंगाला जो एमेथिस्ट विंगलान किंग ने इतने सालों में इकट्ठा किए थे, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। और उस साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल सोर्स को भी लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से जाने नहीं दिया। एमेथिस्ट विंगलान किंग की दर्द भरी नजरों के नीचे उसने बिना किसी औपचारिकता के उसे अपनी स्टोरेज रिंग में इकट्ठा कर लिया। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का बाहरी इलाका। इस समय लोगों की एक बड़ी घनी भीड़ पहले से ही यहाँ जमा हो चुकी थी। ये लोग दो खेमों में बंधे हुए थे। एक तरफ युनशान के नेतृत्व वाला क्लाउड मिस्ट सेक्ट था और साथ ही अल्केमिस्ट गिल्ड भी था। दूसरी तरफ उनका विरोध करते हुए जिया जिंगटियन के नेतृत्व में इंपीरियल परिवार, साम्राज्य के 3 महान परिवार और 10 महान पावर हाउस में से कई थे। दोनों कैंप एक दूसरे के सामने दूर से एक दूसरे के सामने एक जगह पर कब्जा किए हुए थे। काफी देर बाद जिया जिंगटियन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसके बुरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हे युनशान, तुम बुरे आदमी सच में अभी भी जिंदा हो? उसी समय जिया जिंगटियन का दिल चुपके से घबरा गया। हालांकि उसे बहुत पहले से अंदाजा था कि युनशान अभी भी जिंदा है, लेकिन जिया जिंगटियन को यह उम्मीद नहीं थी कि अभी का युनशान असल में अपनी बेड़ियों को तोड़कर पूरी तरह से डूजोंग लेवल पर आ गया है। युनशान के बुरे चेहरे पर भी एक नकली मुस्कान थी जब उसने जिया जिंगटियन से कहा, क्योंकि तुम बुरे राक्षस अभी तक मरे नहीं हो, तो मैं तुमसे एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? युनशान के दिल में अब अपने सामने मौजूद इस अजीबोगरीब ग्रुप के लिए सिर्फ नफरत थी। अगर यह पहले की बात होती तो शायद आज भी जीत या हार पक्की नहीं होती, लेकिन अब वह पहले से ही एक डूजोंग था। हालांकि उसके सामने ये लोग थोड़े परेशान करने वाले थे, लेकिन उन्हें सुझाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हंस, तुम्हारा गुस्सा अभी पहले जैसा ही परेशान करने वाला है। बात यहां तक पहुंच गई तो जिया जिंगटियन ने ठंडी सांस ली और कोई और प्यार भरी बात नहीं कही। उसकी नजरें अचानक ठंडी हो गईं। क्या बुरे आदमी इंतजार नहीं कर सकते? युनशान ने आधी मुस्कान के साथ कहा। युनशान, तुम और मैं आज यहाँ क्यों आए हैं, ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। जिया जिंगटियन ने युनशान को बेरुखी से देखा। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, शाही परिवार इस स्वर्गीय लॉ को पाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। ओह, मैं भी तुम्हें वही शब्द वापस दूंगा। युनशान ने एक भान उठाई। जिया जिंगटियन को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। देखते ही देखते दोनों में झगड़ा होने लगा। थोड़ी देर बाद जिया जिंगटियन के शरीर का ऑरा अचानक बदल गया। युनशान, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? क्या तुम सच में मेरे इंपीरियल फैमिली का विरोध करना चाहते हो? भले ही अब तुम डूजोंग दायरे में घुस आए हो, लेकिन मेरा इंपीरियल फैमिली कोई आसान शिकार नहीं है। जिया जिंगटियन ने आखिरी चेतावनी देने की कोशिश की। युनशान साफ तौर पर डूजोंग लेवल तक पहुंच गया था। अगर वे सच में लड़ना शुरू कर देते तो उनके इंपीरियल फैमिली साइड को शायद भारी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि फिर भी जिया जिंगटियन ने समय जरा भी पीछे नहीं हटी। यह मामला उसके शाही परिवार के चेहरे से जुड़ा था। अगर वह पीछे हट गया तो एक क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सामने सिर झुकाने के बराबर होगा। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में इंपीरियल फैमिली जियामा एम्पायर पर कैसे राज करेगी? हंस, बहुत हो गई बकवास। लड़ना है तो लड़ो। युनशान के पूरे शरीर का ऑरा अचानक बदल गया और डूजोंग के लिए खास प्रेशर तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गया। उसकी नजर जिया जिंगटियन के पीछे खड़े लोगों पर पड़ी और आखिर में नालान परिवार पर टिक गई। नालानसू, क्या तुम सच में मेरे क्लाउड मिस्ट सेक्ट का विरोध करने के लिए इंपीरियल परिवार में शामिल होना चाहते हो? युनशान के बुलाने पर नालानसू का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। तभी उसकी आंखों में झिझक की एक चमक आ गई। अभी उनकी बेटी नलन यानरांग क्लाउड मिस्ट सेक्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। अगर वह इंपीरियल फैमिली के साथ खड़े रहने पर अड़े रहे तो यानरांग के आने वाले दिन निश्चित रूप से आसान नहीं होंगे। इसमें ये बात भी जोड़ लें कि क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पुराने सेक्ट मास्टर युनशान पहले ही डूजोंग तक पहुंच चुके थे, इसलिए इंपीरियल फैमिली की तरफ से क्लाउड मिस्ट सेक्ट को हराने में शायद ही कोई मदद मिलती। तो बस एक पल की हिचकिचाहट के साथ नालानसू ने तुरंत अपनी पसंद चुन ली। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ, ओल्ड सेक्ट मास्टर, देखो तुम क्या कह रहे हो। मेरी बेटी यानरांग ने पहले ही युनयुन को अपना गुरु बना लिया है, तो मेरा नालान परिवार तुम्हारा विरोध कैसे कर सकता है? आज हम यहाँ सिर्फ उत्साह देखने आए हैं। हाँ, उत्साह देखने। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, नालानसू ने नलन परिवार के लोगों को लीड किया और जानबूझकर उनके और इंपीरियल परिवार के बीच की दूरी बढ़ा दी। बुरी लोमड़ी। नालानसू का भाषण खत्म होते ही सबने मन ही मन उसे कोसा। अगर आप हेवनली फ्लेम छीनना चाहते हैं तो बस कह दीजिए। आप एक्साइटमेंट क्यों देख रहे हैं? सच में बहुत बेशर्म। फिर भी वे अपने दिल में बस यही सोच सकते थे। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि कोई भी जानबूझकर उसे एक्सपोज नहीं करेगा। ओह, तो ऐसा ही है। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। युनशान ने एहसास का दिखावा किया, लेकिन उसके दिल में नालानसू जैसे छोटे इंसान के लिए नफरत भरी हुई थी। नालान परिवार के जाने से जिया जिंगटियन का चेहरा थोड़ा खराब लग रहा था, लेकिन अभी के हालात में वह ज्यादा चॉइस नहीं कर सकता था। जिया जिंगटियन ने जोर से दांत पीसे और उसका पीडू हुआंग और बिना किसी रोक टोक के रिलीज हो गया। फिर उसने अपने पीछे खड़े लोगों से कहा, हमला करो। बूम बूम बूम। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, रंग बिरंगे डूक्यू की धारियां अचानक आतिशबाजी की तरह खिल उठीं। अगले ही पल दिल की धड़कन बढ़ाने वाली और आस की लहरें अचानक आसमान में उड़ने लगीं। कृपया वोट करें, कृपया टिप दें। 55 चैप्टर 55 अफरा तफरी वाली लड़ाई, युनयुन का आगमन। चैप्टर 55 हाथापाई, युनयुन आ गया। युनशान के बुरे चेहरे पर बेरहमी झलक रही थी और हवा न होने के बावजूद उसके कपड़े लहरा रहे थे। अगले ही सेकंड डूजोंग की अनोखी डरावनी आभा अचानक उसके शरीर से निकल पड़ी। अकेले ही उसने तुरंत जिया जिंगटियन, नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट और कई दूसरे एक्सपर्ट्स के ऑरा को रोक लिया। एक कदम में डूजोंग, सच में डरावना। युनशान ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और युनयुन से कहा, जो उसके पास तैयार खड़ा था, मैं उन्हें यहीं रोक लूंगा। जल्दी से गहराई में जाओ और हेवनली फ्लेम को पकड़ लो। ये सुनकर युनयुन के सुंदर चेहरे पर झिझक का भाव आ गया।
लेकिन हालांकि वह जानती थी कि उसका मालिक पहले ही डू जोंग लेवल पर पहुंच चुका है। विपक्ष में 2 डू हुआंग एक्सपर्ट और 1 दर्जन से ज्यादा डू वांग थे। खासकर वह बूढ़ा राक्षस जिया जिंगटिन, जो कई सालों से पीक डू हुआंग एक्सपर्ट लेवल पर था और डू जोंग बनने से बस एक कदम दूर था। अगर उसके मालिक को यहाँ अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे सच में चैन नहीं पड़ेगा। कोई मगर नहीं, जब मैं कहूं तब जाओ, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यून यून की हिचकिचाहट देखकर यून शान का बुरा चेहरा सख्त हो गया और उसका लहजा अचानक ठंडा हो गया। उसे हमेशा से विश्वास था कि डू जोंग में अपनी सफलता के बाद वह पूरे जियामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। एकांतवास छोड़ने के बाद इस पहली लड़ाई में यून शान अपना नाम बनाना चाहता था। वह चाहता था कि पूरा जियामा साम्राज्य जान जाए कि वह यून शान एक डू जोंग था और जियामा साम्राज्य में नंबर 1 व्यक्ति था। अच्छा, यून शान को इतना दृढ़ निश्चय देखकर यून यून ने और कुछ नहीं कहा। तुरंत यून यून की लंबी पलकें कांपने लगी और उसने एक बार फिर चिंता से यून शान की पीठ की ओर देखा। फिर वह अचानक मुड़ी और मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ गई। उसे रोकें, जिया जिंगटिन के चेहरे पर चिंता थी क्योंकि वह अचानक डुकी के साथ भड़क गया और उसका पीछा करने वाला था। लेकिन अचानक उसकी नजर धुंधली हो गई जब यून शान ने वॉइड रेल से कदम रखा और उसका रास्ता रोक दिया। तुम्हारा दुश्मन मैं हूं। यून शान की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने तुरंत जिया जिंगटिन पर हमला कर दिया। इस स्थिति में जिया जिंगटिन केवल बचाव के लिए पीछे हट सकता था और कुछ समय के लिए यून यून का पीछा करने का विचार छोड़ सकता था। आखिरकार डू जोंग की ताकत कोई मजाक नहीं थी। जब दोनों लड़ रहे थे तो नेदर सी फ्लड ड्रैगन बीस्ट दूसरे 2 ग्रेट फैमिलीज के सदस्यों को भी युद्ध के मैदान में ले गया। इस पॉइंट पर ऑफिशियली एक अजीब हाथापाई शुरू हो गई। यून यून के जाने के बाद वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अपनी स्पीड को लिमिट तक बढ़ाते हुए वह सीधे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई की ओर बढ़ गई। जल्द ही यून यून ने अपने डू क्यू विंग्स फड़फड़ाए और एमेथिस्ट विंग लान किंग के इलाके में घुस गई। मास्टर, कोई आ रहा है। अमर गुफा के अंदर लिन युआन अपनी आंखें कसकर बंद करके पालथी मारकर बैठा था। एक तरफ तो वह चुपचाप रोक खुलने का इंतजार कर रहा था, दूसरी ओर उन्होंने इस समय का इस्तेमाल प्रोटेक्टर गॉड सोल एक्सटिंग्विशिंग स्फीयर से मिली सोल डू टेक्निक को सीखने में किया। लिन युआन के हेवन डिफाइन टैलेंट के साथ वह अब इसमें सफलतापूर्वक मास्टर होने से सिर्फ एक कदम दूर था। इसलिए जब एमेथिस्ट विंग लान किंग ने उसे चेतावनी देने के लिए बात की तब भी लिन युआन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसका मन अभी भी साधना में डूबा हुआ था। उसके होंठ हल्के से हिले और उसने धीरे से कहा, तुम ही इसे संभालो। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। तुरंत एमेथिस्ट विंग लान किंग अपने बड़े जानवर जैसे शरीर को घसीटते हुए गुफा के एंट्रेंस से पलक झपकते ही गायब हो गया। गुफा के बाहर यून यून ने चांद जैसे सफेद कपड़े पहने हुए थे, एक लंबी तलवार पकड़े हुए थे और अपने डू क्यू विंग्स फड़फड़ाते हुए हवा में खड़ी थी। इस समय वह अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ रही थी और एमेथिस्ट विंग लान किंग की अमर गुफा की ओर गंभीरता से देख रही थी। वह जितनी पास आती गई यून यून के होश उतने ही साफ होते गए। अब उसे यकीन हो गया था कि स्वर्गीय लॉ के उतार चढ़ाव एमेथिस्ट विंग लान किंग की अमर गुफा की दिशा से आ रहे थे और रैंक 6 डेमोनिक बीस्ट के तौर पर एमेथिस्ट विंग लान किंग एक ह्यूमन डू हुआंग एक्सपर्ट के बराबर था। अगर वह हेवनली फ्लेम पाना चाहती थी तो उसे पहले एमेथिस्ट विंग लान किंग की बाधा पार करनी थी। लेकिन इस आदमी से निपटना आसान नहीं था। दहाड़ इंसान, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए। जैसे ही यून यून के विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे अचानक एक बहुत बड़ी जानवर जैसी धार उसके कानों में पड़ी। अगले ही पल बैंगनी आग पर चल रहे एक बड़े राक्षसी जानवर ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। ध्यान से देखने पर और राक्षसी जानवर के सींग वाले शेर के सिर को देखकर यून यून को यकीन हो गया कि यह जरूर एमेथिस्ट पंखों वाला शेर राजा था। तुरंत यून यून की नजरें चौकन्नी हो गईं। उसने अपने मोती जैसे दांत खोले और धीरे से कहा, एमेथिस्ट विंग लान किंग, मैं हेवनली फ्लेम के लिए आई हूं और मेरा आपका विरोध करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे रोकेंगे नहीं। जैसे ही उसने ये कहा यून यून का हाथ थोड़ा हिला और उसने अपने जैसे हाथ में लंबी तलवार से तलवार फूल बनाने का नाटक किया। हाँ, यून यून के बोलने के बाद एमेथिस्ट विंग लान किंग गुस्से से हंसने लगा। स्वर्ग की लौ मेरी गुफा में है इसलिए यह मेरी है। मैं किसी बाहरी व्यक्ति को इसे छूने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? अगले ही पल एमेथिस्ट विंग लान किंग के शरीर पर बैंगनी लपटें अचानक तेज हो गईं। अब चले जाओ। अचानक आसमान और धरती पर एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। ऐसे में कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। ये देखकर कि शब्द बेकार थे, यून यून ने बात करना बंद कर दिया और अपनी डू क्यू को अपनी लंबी तलवार पर जमा लिया। विंग्स एज फॉलिंग किल। अगले ही सेकंड यून यून के हाथ में तलवार अचानक कांपी और एक गहरी रोशनी की किरण जो इतनी पतली थी कि लगभग अंगूठे के बराबर ही थी तुरंत बाहर निकली। जैसे ही लाइट की किरण दिखाई दी स्पेस को कई बार कांप उठा। यून यून के हमले को आते देख एमेथिस्ट विंग लान किंग की खतरनाक आंखों की बैंगनी रोशनी चमक उठी और उसके बड़े पंजे में अचानक एक चमकदार बैंगनी चमक आ गई। फिर उसका बड़ा पंजा अचानक जोर से चला और जहां भी वह गुजरा हवा की रुकावट को चीरता हुआ निकल गया। एक तेज आवाज की लहर ने आसमान को चीरते हुए सीटी बजाई। बूम! एक पल में दोनों हमले धमाके के साथ टकरा गए। जब यून यून और एमेथिस्ट विंग लान किंग दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई में लगे हुए थे तो किसी ने भी एक काले कपड़े में लिपटे एक आदमी को नहीं देखा जो आसमान में चुपचाप लड़ाई देख रहा था। टीचर, क्या ये डू हुआंग एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई है? ये बहुत डरावना है। काले कपड़े पहने यह व्यक्ति बेशक ओरिजिनल काम का हीरो जियाओ यान था। इस समय वह ऊपर टक्कर को उत्साह से देख रहा था। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। ये पहली बार था जब उसने डू हुआंग एक्सपर्ट की ताकत को अपनी आंखों से देखा था और उस तरह की ताकतवर नुकसान पहुंचाने वाली ताकत ने उसे इसके लिए तरसने पर मजबूर कर दिया। छोटे दोस्त, ये सिर्फ एक डू हुआंग है। इतना उत्साहित मत हो। इस ट्रिक का हमारा मकसद मत भूलना। जियाओ यान का भावशून्य रूप देखकर याओ लाओ को पता चला कि लड़के को याद दिलाना जरूरी है। ओह ठीक है स्वर्गीय ज्वाला। जियाओ यान ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। उसकी आंखों की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही थी। इस समय स्वर्गीय लॉ से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमेथिस्ट विंग लान किंग इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का मालिक है। इतने सालों में इसने अनगिनत खजाने जमा किए होंगे। याओ लाओ की आवाज फिर से सुनाई दी, अभी मौका है। जब वे लड़ रहे हैं हम गुफा में घुसकर सारा खजाना लूट सकते हैं। साथ ही जब याओ लाओ इस पॉइंट पर पहुंचे तो उनका टोन अचानक रुक गया। क्या भी? याओ लाओ को रुकते देख जियाओ यान ने तुरंत पूछा, अगर इस बार आप लकी रहे तो शायद आपको एमेथिस्ट विंग लान किंग की गुफा में साथ वाला पर्पल क्रिस्टल सोर्स मिल जाएगा। साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल सोर्स का जिक्र करते समय याओ लाओ की आवाज में साफ तौर पर थोड़ा उतार चढ़ाव आया। साथ में बैंगनी क्रिस्टल सोर्स, वह क्या है? याओ लाओ के लहजे से जियाओ यान के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह साथ में आने वाला बैंगनी क्रिस्टल सोर्स जरूर कुछ अच्छा था। भाइयों, पीके आज से शुरू हो रहा है। डेटा खास तौर पर जरूरी है। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। रिकमेंडेशन वोट, मंथली वोट, टिप्स। अगर आपके पास कोई है तो प्लीज इस बुक में थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 56 चैप्टर 56 सिर्फ कचरा ही कबाड़ को खजाना समझेगा। चैप्टर 56 सिर्फ कचरा ही कबाड़ को खजाने की तरह मानता है। अरे अरे, ये साथ में आने वाला बैंगनी क्रिस्टल सोर्स एक अच्छी चीज है। जियाओ यान का सवाल सुनकर याओ लाओ ने सबसे समझाना शुरू किया। एमेथिस्ट विंग लान किंग एक खास तोहफे वाला जानवर है, नहीं तो उसके लिए रैंक 6 का डेमोनिक जानवर बनना मुश्किल होता। और इस तरह का राक्षसी जानवर जब भी बच्चे देता है तो उसके बच्चे के साथ बैंगनी क्रिस्टल सोर्स पैदा करने का बहुत कम चांस होता है। क्योंकि यह साथ वाला बैंगनी क्रिस्टल सोर्स लान किंग के पेट के अंदर बहुत लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसमें जो एनर्जी होती है वह काफी शानदार होती है। जब बच्चा रैंक 4 का डेमोनिक बीस्ट बन जाता है तो जब तक वह साथ में मौजूद इस पर्पल क्रिस्टल सोर्स को खा लेता है वह सीधे रैंक 5 का डेमोनिक बीस्ट बन सकता है। इसके अलावा उसके शरीर के अंदर की पर्पल लपटें दूसरे एमेथिस्ट विंग लायंस की लपटों से कहीं ज्यादा पावरफुल होंगी जिन्होंने उसे नहीं खाया है। और जब मैं अभी एमेथिस्ट विंग लान किंग को देख रहा था तो मुझे पता चला कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। जब याओ लाओ ने बोलना खत्म किया तो अचानक जियाओ यान की आंखों में एक तेज चमक आ गई। साथ में मौजूद पर्पल क्रिस्टल सोर्स, यह एक डेमोनिक बीस्ट को सीधे रैंक 4 से रैंक 5 पर ले जा सकता है। इसके अंदर मौजूद एनर्जी कितनी बड़ी होगी अगर मुझे यह मिल गया तो। ये सोचकर जियाओ यान ने लालच से अपने होंठ चाटे जैसे कि वह पहले से ही स्वर्गीय लॉ और उसके साथ बैंगनी क्रिस्टल सोर्स को प्राप्त करने का दृश्य देख सकता था। इतनी जल्दी खुश मत हो। ये कहना अभी भी मुश्किल है कि हम साथ वाले बैंगनी क्रिस्टल सोर्स से मिल भी पाएंगे या नहीं। जहां तक हेवनली फ्लेम की बात है, अगर तुम उसे छीन भी लेते हो तो भी तुम्हारी अभी की ताकत से फिलहाल तुम्हारे पास उसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। जियाओ यान के अभी के एक्सप्रेशन से याओ लाओ ने अपने आप उसके मन की बात समझ ली और तुरंत उन पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी। ओह, याओ लाओ द्वारा उसके दिल की इच्छा की आग को बुझाने के बाद जियाओ यान के चेहरे पर तुरंत प्रभाव आ गई। आखिरकार सब कुछ ताकत पर आधारित है। ठीक है, समय बर्बाद मत करो। चलो इस पल का फायदा उठाते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसके साथ ही याओ लाओ की सोल पावर तुरंत फैल गई। जियाओ यान को घेर लिया और उसकी सारी मौजूदगी को छिपा दिया। जियाओ यान ने सिर हिलाया, एक बार फिर आसमान की ओर देखा और फिर चूहे की तरह अमर गुफा में घुस गया। जब जियाओ यान अमर गुफा में घुसा तो वह तुरंत हैरान रह गया। वह अपने सामने के नजारे को खाली आंखों से देखता रहा। उसका मुंह फड़क रहा था और वह हैरान होकर बुदबुदाया, यह एमेथिस्ट विंग लान किंग की अमर गुफा है। मशहूर खजाने कहां हैं? जियाओ यान की नजर में हर जगह बिखरे हुए खजानों का वह मनगढ़ंत दृश्य नहीं आया।
उसके सामने जो दिख रहा था वह साफ तौर पर सिर्फ खाली जमीन का एक टुकड़ा था। यहाँ तक कि कुछ जगहें गड्ढेदार और ऊबड़-खाबड़ थी, साफ था कि उन्हें किसी ने खोदा था। क्या इस अमर गुफा पर किसी चोर ने हमला किया है? ज़ियाओ यान ने हैरानी से कहा। उसने एक बार फिर उस जगह को ध्यान से देखा और आखिर में उसे एक कोने में कुछ घास की जड़ें बिखरी हुई मिली। अरे यार, ये किसने किया? उन्होंने तो मैदान भी नहीं छोड़ा। पूरी अमर गुफा में एक भी बाल नहीं बचा था। सावधान, गुफा में कोई और भी है। हालांकि याओ लाओ भी गुफा के अंदर के दृश्य से चौंक गए थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से सतर्क होने के कारण वह भूले नहीं कि वे कहां हैं और सतर्क रहे। इसलिए शुरुआती झटके के बाद उसने जल्दी से अमर गुफा के सबसे गहरे हिस्से में लिन युआन को खोज लिया। लेकिन इस समय रिंग के अंदर छिपे याओ लाओ ने अपनी भौहें कसकर बंद कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ रहा है, क्योंकि उसने पाया कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसे पहले कभी नहीं देखा गया अपनापन महसूस करा रहा था। वह एहसास बहुत मजबूत था, कुछ हद तक भूलने वाला भी। हालांकि याओ लाओ ने कितनी भी कोशिश की, फिर भी वह अपने मन में इस व्यक्ति की कोई याद नहीं ढूंढ पाया। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, हालांकि लिन युआन अभी हान फैंग था। लेकिन जब वह ट्रांसमाइग्रेट हुआ तो उसने सीधे हान फैंग के साथ फ्यूजन किया था। न केवल उसका लुक उसकी पिछली जिंदगी के लिन युआन जैसा हो गया था, बल्कि उसका ऑरा भी काफी बदल गया था। जब याओ लाओ रिंग में छिपने के लिए सोल बॉडी में बदल गया था, तब हान फैंग अपनी अभी की ताकत से बहुत दूर था और उसने अभी तक हेवनली फ्लेम को नहीं खाया था। लेकिन अब जब लिन युआन हान फैंग की हर चीज के साथ पूरी तरह से मिल गया था, तो उसने न सिर्फ सी हॉट फ्लेम को खा लिया था, बल्कि ग्रीन लॉर्ड्स कोर फ्लेम भी इकट्ठा कर लिया था। तो अभी का लिन युआन पिछले हान फैंग से लगभग अलग इंसान था। यह समझा जा सकता था कि याओ लाओ उसे पहचान नहीं पाया। असल में जिस पल ज़ियाओ यान गुफा के दरवाजे के पास पहुंचा, लिन युआन ने उसे पहले ही भांप लिया था। लेकिन वह सोल एक्सटिंग्विशिंग स्फीयर बनाने के एक जरूरी स्टेज पर था, इसलिए उसने खुद को इसके लिए डिवाइडेड सोल नहीं बनने दिया। जब तक लिन युआन ने सोल एक्सटिंग्विशिंग स्फीयर की खेती पूरी तरह से खत्म नहीं कर ली और उसकी आभा का थोड़ा सा हिस्सा बाहर नहीं आया, तब तक याओ लाओ को उसका पता नहीं चला। नहीं तो ज़ियाओ यान शायद अभी एक बेवकूफ की तरह घूम रहा होता। वाह, लिन युआन ने धीरे-धीरे मुंह में गंदी हवा छोड़ी, फिर जमीन से उठकर कदम से कदम मिलाकर ज़ियाओ यान की ओर चल पड़ा। इस समय एमेथिस्ट विंगलान किंग का बच्चा भी अचानक दिखाई दिया, जो लिन युआन के पीछे-पीछे टहल रहा था। तुम कौन हो? क्या तुमने अमर गुफा से खजाने चुराए हैं? जैसे ही लिन युआन पास आया, जियो यान तुरंत सतर्क हो गया। इसके बाद उसने लिन युआन को गहरी दुश्मनी से देखा, जैसे वह उस पर झपटकर उसे काट लेना चाहता हो। अब तक वह कैसे नहीं समझ पाया, इस एमेथिस्ट विंगलान किंग की गुफा में मौजूद खजाने को उसके सामने वाले व्यक्ति ने 100% चुरा लिया था। हे चोरी, लिन युआन हंसा। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान बहुत शानदार थी। एमेथिस्ट विंगलान किंग असल में मेरा सबॉर्डिनेट था, उसकी चीजें मेरी हैं। क्या इसे चुराने की जरूरत है? इसके अलावा ये तो बस कुछ कबाड़ है, ये खजाना कैसे बन गया? लिन युआन ने ज़ियाओ यान को मजाकिया अंदाज में देखा। मुझे डर है कि सिर्फ तुम्हारे जैसे कबाड़ ही कबाड़ को खजाना समझेंगे, है ना? जब लिन युआन ने ज़ियाओ यान को देखा तो उसका चेहरा नफरत से भरा था, मानो वह किसी चीज को देख रहा हो। कचरा। जैसे ही लिन युआन के शब्द निकले, ज़ियाओ यान की आंखों से अचानक जान से मारने का इरादा उभर आया और उसके माथे की नसें उभर आईं। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और दांत पीसते हुए ट्रैश शब्द थूक दिया। उसके दिल में बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि इस जीवन में वह किसी को भी उसे कचरा कहने की अनुमति नहीं देगा। 3 साल तक जूजी में गिरावट ने उन्हें बहुत ज्यादा सहनशक्ति दी थी, लेकिन यह ज्यादातर एक साइकोलॉजिकल गड़बड़ी थी। अभी लिन युआन का उसे कचरा कहना ज़ियाओ यान के लिए बहुत बड़ा अपमान था। तुम मरने के लायक हो। ज़ियाओ यान का चेहरा बिगड़ गया था और उसके मुंह से लगातार पीसने की आवाज आ रही थी। यह उसके दांत के किटाने की आवाज थी। हे, मुझे भी लगता है कि मैं मरने के लायक हूं, लेकिन अगर कोई मुझे मार नहीं सकता तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम कचरा आओ और मेरी मदद करो। लिन युआन ने अपनी छाती पर हाथ रखे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जोकर का परफॉर्मेंस देख रहा हो। पता नहीं क्यों ज़ियाओ यान का अभी का लुक देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं। इस समय ज़ियाओ यान आखिरकार अपने दिल का गुस्सा दबा नहीं सका। एक पागल कुत्ते की तरह जिसने अपनी समझ खो दी हो, वह लिन युआन पर झपटा। छोटे दोस्त मत। ये देखकर कि ज़ियाओ यान अपना होश खो चुका है, याओ लाओ ने उसे रोकने के लिए जल्दी से बात की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 हाथ पैर ढह गए। शुरू से ही ज़ियाओ यान ने अपनी सबसे मजबूत डू टेक्निक का इस्तेमाल किया। हम्फ कचरा। लिन युआन ने ज़ियाओ यान के हमले पर पलक तक नहीं उठाई। उसने आराम से उंगली बढ़ाकर धीरे से आगे की ओर इशारा किया। टकराना। ज़ियाओ यान का शरीर तुरंत तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। भाइयों, रिकमेंडेशन वोट, मंथली टिकट, टिप्स, ये सब मेरी तरफ फेंक दो, इनसे मुझे मार डालो। 57 चैप्टर 57 ज़ियाओ यान एक पागल कुत्ते की तरह। चैप्टर 57 ज़ियाओ यान एक पागल कुत्ते की तरह। पफट। ज़ियाओ यान के मुंह से अचानक चमकदार लाल खून का एक घूंट निकला, जो फव्वारे जैसा शानदार था। तभी ज़ियाओ यान का शरीर जोर से जमीन पर गिर गया, जिससे धूल का गुबार उठने लगा। इस समय ज़ियाओ यान को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर हड्डी लगातार दर्द पहुंचा रही हो। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर टूटने वाला है। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, लेकिन जब उसने लिन युआन को देखा तो उसकी नजर में अब भी गुस्सा था। एक अंगुली। इस व्यक्ति ने एक उंगली से उसे पीट-पीट कर मरते हुए कुत्ते जैसी हालत में पहुंचा दिया था। ज़ियाओ यान के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। नाराजगी की वह भावना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। वह बेवकूफ नहीं था। ज़ियाओ यान को स्वाभाविक रूप से पता था कि लिन युआन की ताकत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह नौजवान, जो उससे ज्यादा बड़ा नहीं था, इतना मजबूत होगा। लिन युआन के गुस्से वाले चेहरे को देखकर ज़ियाओ यान को लगा जैसे वह पागल हो रहा है। एक पल बाद लिन युआन आगे बढ़ा। वह धीरे-धीरे आराम से कदम बढ़ाते हुए ज़ियाओ यान की ओर बढ़ा, जो जमीन पर लेटा हुआ था, एक-एक कदम। जैसे ही वह पास पहुंचा, लिन युआन ने ऊपर से नीचे देखा, उसके होंठ एक और नफरत भरे मोड़ में मुड़ गए। तुरंत उसने अपने पैर के अंगूठे से ज़ियाओ यान की ठुड्डी को ऊपर उठाया, जिससे ज़ियाओ यान का सिर सीधे उसकी ओर हो गया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, लिन युआन को साफ तौर पर ज़ियाओ यान की अपने प्रति नफरत महसूस हुई। हे बच्चे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? लिन युआन हंसा। उसका एक्सप्रेशन बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। जब वह स्वर्ग में युद्ध के बारे में पढ़ रहा था, तो लिन युआन ने अपने दिल में इस बदमाश को अनगिनत बार कोसा था। ये छोटा बदमाश, जब वह सिर्फ 3 साल का था, आधी रात को चुपके से एक छोटी लड़की के बिस्तर पर चढ़ गया था और उसे हर जगह छूने लगा था। अगर यह कोई नॉर्मल सिचुएशन होती, जहां बच्चा छोटा होता और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो शायद इसे माफ किया जा सकता था। लेकिन यह मत भूलिए कि इस बच्चे के शरीर के अंदर एक वयस्क आत्मा रहती थी। आप एक एडल्ट, एक जवान लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अरे यार, अगर यह 21वीं सदी होती, तो इस तरह के इंसान को गोली मार देना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होता। फिर नलन यानरान है। उस समय उसने सगाई सिर्फ इसलिए तोड़ दी थी क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे वह नहीं जानती थी और अपनी जिंदगी की डोमिनेटर बनना चाहती थी। नालन यानरान ने क्या गलत किया? अगर आप होते और आपके परिवार वाले आपको किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए मजबूर करते जिससे आप कभी मिले ही नहीं, तो क्या आप खुश होते? क्या अपनी किस्मत का विरोध करना उसका गलत काम था? इसके अलावा नालन यानरान ने अपने स्टेटस का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को धमकाने के लिए नहीं किया, उसने ज़ियाओ फैमिली को मुआवजा भी दिया और इसे उनका अपमान माना गया। अगर आप खुद नाकाबिल हैं, तो औरत को क्यों दोष दें? अगर नलन यानरान सच में आपकी बेइज्जती करना चाहता था या आपको ताकत से दबाना चाहता था, तो क्या आपके ज़ियाओ परिवार को खत्म करना आसान नहीं होता? क्लाउड मिस्ट सेट को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नालन फैमिली अकेले ही ज़ियाओ फैमिली की जान निकाल सकती थी। इसके अलावा ओरिजिनल काम में सभी फीमेल लीड देवियों जितनी खूबसूरत थी, ऐसी सुंदरियां जो देशों के पतन का कारण बन सकती थी। जब ये बेवकूफ उनसे प्यार नहीं करता था, तो वह उनके साथ गोलमोल व्यवहार क्यों करता रहा? बिना शादी किए फ्लर्ट करना पूरी तरह से घटिया आदमी। बाद में युन युन भी उसके कारण दूर चली गई और जीवन भर अविवाहित रही। ये याद रखना चाहिए कि xiao यान ने ही अपने संप्रदाय को नष्ट किया था। इसके अलावा जिस कारण से वह आखिरकार क्लाउड मिस्ट सेट को नष्ट कर पाया, वह युन युन से जुड़ा हुआ था। अगर उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं होती, तो पहली बार जब उसने दिखावा करने की कोशिश की होती, तो उसे थप्पड़ मारकर मार डाला जाता। बाद में कोई और घटना कैसे हो सकती थी? लेकिन इस कमीने xiao यान का क्या? उसके सेट को खत्म करने के बाद उसने युन युन को नजरअंदाज कर दिया और पलक झपकते ही उसे भूल गया। अगर बाद में सेंट्रल प्लेन्स में उसकी उससे मुलाकात नहीं हुई होती, तो इस बदमाश को शायद ये भी याद नहीं रहता कि युन युन नाम का कोई इंसान भी होता है। इन सब बातों की वजह से लिन युआन को xiao यान से दिल से नफरत हो गई। अगर उसे सीधे मारने का डर न होता, तो फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट जल्दी ही सीरीज के आखिर में पहुंच जाएगा। तो लिन युआन सच में उसे थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता। xiao यान को लिन युआन के विचारों के बारे में पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके सामने वाले ने उसकी बेइज्जती की है और वह बदला लेना चाहता था। मुझे तुम्हें मारना ही होगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ऐसा लग रहा था कि xiao यान ने अपनी आत्मा खो दी है। लगातार यही एक वाक्य दोहरा रहा था। इस समय xiao यान के काले कपड़े धूल और गंदगी से ढके हुए थे और उसके बाल, जो वापस उड़ते समय बिखरे हुए थे, चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। उसके अभी के भयानक एक्सप्रेशन के साथ वह बिल्कुल एक पागल भेड़िया कुत्ते जैसा लग रहा था। मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरा विरोध करने की ताकत है? लिन युआन ने अपनी आंख के कोने से ज़ियाओ यान को घृणा से देखा, उसे सीधे देखे बिना। अगले ही सेकंड लिन युआन ने अपना पैर थोड़ा सा हिलाया और थोड़ा जोर लगाया।
तुरंत ही जियाओ यान का शरीर एक बड़ी गेंद की तरह कई बार जमीन पर लुढ़का। इस तरह का बर्ताव होने पर जियाओ यान सचमुच इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह मन ही मन याओ लाओ पर चिल्लाया, गुरुजी मेरी मदद करो, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। वह जानता था कि खुद पर भरोसा करके वह इस जीवन में कभी बदला नहीं ले पाएगा, इसलिए वह केवल याओ लाओ की मदद ले सकता था। सांस अपने शिष्य को ऐसी हालत में देखकर याओ लाओ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बच्चे का दिल इतना नाजुक होगा। क्या वह ये बात नहीं समझते थे कि एक सज्जन व्यक्ति के लिए बदला लेने के लिए 10 साल का इंतजार करना ज्यादा लंबा समय नहीं है। उसे साफ पता था कि उनके बीच कितना बड़ा गैप है और दूसरा उसे चींटी को कुचलने की तरह आसानी से मार सकता है। ऐसे समय में अपने मारने के इरादे को रोकने और सहने के बजाय वह असल में दूसरी पार्टी को भड़का रहा था। क्या उसे सचमुच अपनी जिंदगी बहुत लंबी लगी? अगर वह वहां होता तो एक बात थी, याओ लाओ के पास अब सिर्फ यही एक शिष्य था और वह जरूर उसकी रक्षा करता। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन वह वहां ना हो? जियाओ यान की अभी की पर्सनैलिटी के साथ वह इस फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट पर कैसे जिंदा रह सकता था जहां पावर हाउस बादलों की तरह आम थे। टीचर, उसे मारने में मेरी मदद करो, जल्दी करो, उसे मारने में मेरी मदद करो। ये देखकर कि याओ लाओ की तरफ से उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं आया, जियाओ यान ने उसे फिर से आग्रह करना शुरू कर दिया। छोटे दोस्त, अपना दिमाग शांत करो। असल में याओ लाओ ने तब तक इंतजार करने का प्लान बनाया था जब तक उन्हें हेवनली फ्लेम न दिख जाए, ताकि इस अफरा-तफरी के बीच एक सरप्राइज इरप्शन किया जा सके। लेकिन अब जियाओ यान के बार-बार कहने पर वह मजबूरी में ही कुछ कर सकता था। अगले ही सेकंड में याओ लाओ की सोल पावर एक तूफानी लहर की तरह जियाओ यान के शरीर में घुस गई। जल्द ही जियाओ यान के सहयोग से याओ लाओ ने जल्दी से अपने फिजिकल बॉडी पर कब्जा कर लिया। तुरंत ही जियाओ यान का ऑरा अचानक बदल गया और उसके शरीर से एक तेज शक्ति निकल पड़ी। उसकी पहले काली-काली आंखें इस समय धीरे-धीरे जंगल जैसी सफेद आग में डूब गई थीं। और लिन युआन पर नजर पहले वाली भयानक दुश्मनी से बदलकर पुराने उतार-चढ़ाव वाली हो गई। शियाओ यान धीरे से जमीन से उठा और लिन युआन के सामने खड़ा हो गया। एक पल में ही उन दोनों के बीच एक अजीब सा माहौल फैलने लगा। ये दृश्य देखकर लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी नजर लगातार जियाओ यान पर टिकी हुई थी और वह मन ही मन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसी स्थिति में उसे कैसे पता नहीं चला कि याओ लाओ एक्शन लेने की तैयारी कर रहा था। किसी और के शरीर को कंट्रोल करने के लिए आत्मा का इस्तेमाल करने का ये तरीका वाकई काफी दिलचस्प था। भाइयों, मैं इन दिनों पीके में हूं। प्लीज रिकमेंडेशन वोट, मंथली पास और टिप से मुझे और सपोर्ट करें। मैं कुछ भी लूंगा। आप सभी का धन्यवाद। 58 चैप्टर 58 मेडिसिन मास्टर का शौक। अध्याय 58 याओ लाओ का झटका। युवक, तुम बहुत आगे निकल गए हो। थोड़ी देर बाद याओ लाओ ने अपने सामने लिन युआन को घूरा और धीरे से बोला। उसी समय वह मन ही मन घबरा गया। जब उसने ध्यान से लिन युआन की ताकत को महसूस किया तो उसे पता चला कि उसके सामने 20 साल का नौजवान असल में डूजोंग था। हालांकि इस लेवल की खेती पर उनके पीक के दौरान भी उनका ध्यान नहीं गया होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह नौजवान सिर्फ 20 साल का था। उनकी याद में 20 साल की उम्र का डूजोंग रहस्यमयी 8 पुराने कुलों के बाहर एक दुर्लभ चीज थी, लगभग फीनिक्स के पंख या यूनिकॉर्न के सीन की तरह। तो इस समय याओ लाओ के दिल में लिन युआन को पहले से ही रहस्यमयी माना जा चुका था। बहुत दूर, मुझे ऐसा नहीं लगता। याओ लाओ के बोलने के बाद ही लिन युआन गंभीर हुआ। इस बुरे आदमी के लिए उसका दिल सचमुच तारीफ से भर गया था, क्योंकि याओ लाओ का जीवन सचमुच बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा था। अपने शुरुआती सालों में उन्हें कई वजहों से मेडिसिन क्लैन से निकाल दिया गया था। बाद में हालांकि उन्होंने कॉन्टिनेंट के नंबर 1 अल्केमिस्ट का टाइटल पाने के लिए अपनी कोशिशों पर भरोसा किया। शायद ये किस्मत का एक क्रूर मजाक था कि गलती से इस बुरे आदमी ने एक बेरहम शिष्य को अपने साथ ले लिया। उसने न सिर्फ अपने शरीर को तब मारा जब वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, बल्कि उसने अपनी आत्मा को पकड़ने की कोशिश में हॉल ऑफ सोल्स के साथ भी सहयोग किया। बाद में हालांकि याओ लाओ एक रिंग में छिपकर बच निकले। जब से वह शियाओ यान से मिला था, वह हमेशा इस शिष्य के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित रहा था। रास्ते में याओ लाओ की सुरक्षा और उनकी त्याग भरी मदद के बिना जियाओ यान निश्चित रूप से कुछ भी नहीं होता। जब जियाओ यान ने क्लाउड मिस्ट सेक्ट को नष्ट कर दिया तो याओ लाओ को उसके लिए हॉल ऑफ सोल्स ने पकड़ लिया था। आत्माओं के हॉल में अमानवीय यातना सहने के बावजूद याओ लाओ को कभी जरा भी अफसोस नहीं हुआ और उसने अपनी हड्डी कंपा देने वाली आग भी जियाओ यान को दे दी। ऐसे बुरे आदमी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने शिष्य के लिए त्याग किया, लिन युआन का सम्मान कैसे नहीं पा सके? इसलिए लिन युआन का लहजा थोड़ा नरम हो गया। सीनियर, मुझे पता है कि आप उसके शरीर में रहने वाली एक आत्मा है। याओ लाओ ने भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके सामने खड़े युवक की ताकत को देखते हुए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह यह अंदाजा लगा सका, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लिन युआन के अगले शब्दों से उसके हाव भाव एकदम बदल गए और उसकी आत्मा अचानक जोरदार तरीके से ऊपर नीचे होने लगी। अपने हाथ के एक इशारे से लिन युआन ने सोल पावर का एक झोंका भेजा, जिसने सीधे तौर पर जियाओ यान की बाहरी दुनिया की सारी समझ को ढक दिया। फिर उन्होंने शांति से कहा, याओ चेन कभी मेडिसिन कबीले का सदस्य था, जो प्राचीन 8 कुलों में से एक था। आपके क्लैन के लोगों के रिजेक्ट होने की वजह से आपको मेडिसिन क्लैन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने अनोखे टैलेंट पर भरोसा करके आपने सभी मुश्किलों को पार किया और कॉन्टिनेंट के नंबर 1 अल्केमिस्ट के तौर पर अपना नाम बनाया। अपने पीक पर आपकी साधना 9 मोड़ वाले डूजून दायरे तक पहुंच गई थी। बाद में मौके से आपने अपना पहला शिष्य बनाया, जिसका नाम हान फैंग था। लिन युआन ने धीरे-धीरे याओ लाओ के जीवन के बारे में बताया, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। आप असल में कौन हैं? इस पर याओ लाओ की पहले से थकी हुई आंखों की जगह तुरंत तेज शौक ने ले ली। उनके बारे में थोड़ी भी समझ रखने वाला कोई भी कह सकता था कि वे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 अल्केमिस्ट थे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। हालांकि ये बात कि वह मेडिसिन क्लैन का सदस्य था, ये बात उसके करीबी दोस्त विन वेंडेबल को भी नहीं पता थी। तो फिर उससे पहले वाले युवक को कैसे पता चला? लिन युआन ने याओ लाओ के सदमे को नजरअंदाज किया और याओ लाओ के जीवन के बारे में बताना जारी रखा। लेकिन हान फैंग बड़ा सोच वाला था और उसने हॉल ऑफ सोल्स के साथ मिलकर तुम्हारी हत्या करने के लिए तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया। खुशकिस्मती से तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई थी, जिससे तुम आत्माओं के हॉल के पीछे से बचकर रिंग के अंदर छिप गए। हालांकि तुम्हारी आत्मा भी कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो गई थी। जब लिन युआन ने ये कहा तो उसने खास तौर पर याओ लाओ की ओर देखा। बाद वाले की नजर में उसे साफ तौर पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। कई उतार चढ़ाव के बाद जिस अंगूठी में तुम रहते थे, वह आखिरकार जियाओ यान के हाथ लग गई। 3 साल तक उसके दूजी की देखभाल से तुम धीरे-धीरे जाग गए। बाद में आपने इस बच्चे को अपना शिष्य बनाया और उसे नालांग यानरांग के साथ उसके 3 साल के एग्रीमेंट की तैयारी के लिए ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ ले आए। इस समय लिन युआन की नजर बदल गई। वह रुका और फिर से बोला, आदरणीय याओ, क्या मैं सही हूँ? बूम! लिन युआन का हर शब्द एक भारी बम की तरह था, जो याओ लाओ के दिमाग में फट रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। वह लिन युआन को घूर रहा था, मानो उसकी आंखों में कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन नतीजे ने उसे निराश कर दिया। उस नौजवान की आंखें एक गहरी खाई की तरह थीं, जिससे उसके पास शुरू करने का कोई रास्ता नहीं बचा। सब कुछ कंट्रोल में होने का वह भाव देखकर याओ लाओ के दिल में लिन युआन के बारे में उसकी सोच एक और लेवल पर आ गई। वाह, मुझे बताओ, तुम असल में कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? याओ लाओ ने गहरी सांस ली और सीधे पूछा, हे तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन प्लीज बेफिक्र रहिए सीनियर याओ लाओ, मेरे मन में आपके लिए कोई बुरी भावना नहीं है। मुझे बस ये बच्चा देखने में अच्छा नहीं लगता। जैसे ही लिन युआन ने बात की, उसने अपनी उंगली जियाओ यान की ओर इशारा की। इस छोटे से आदमी ने तुम्हें कब नाराज किया? याओ लाओ ने त्योरियां चढ़ाई। उसने शियाओ यान से मिलने के बाद से हर बात याद करने की कोशिश की, लेकिन वह सच में यह नहीं समझ पाया कि इस छोटे से बंदे ने इतने बड़े आदमी को कब नाराज कर दिया था। मुझे बुरा लगा। वह इसके लायक नहीं है। मैं बस उसे पीटना चाहता हूँ। जैसे ही याओ लाओ की आवाज धीमी हुई, लिन युआन ने ठंडी सांस ली। उसका माथा नफरत से भर गया। जियाओ यान जैसा बदमाश उसे नाराज करने के लायक कैसे हो सकता है? फिर भी ये छोटा सा लड़का मेरा शिष्य है। उसका शिक्षक होने के नाते मैं चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता। इसके साथ ही याओ लाओ ने अचानक एक जगह खड़ी हो गई। एक पल में उसके शरीर पर सफेद आग की लपटें उठने लगी और वह लिन युआन को ऐसे देखने लगा जैसे कोई बाघ अपने शिकार को देखता है। सीनियर, मैं मानता हूं कि आप कभी बहुत मजबूत थे, लेकिन अब आप मेरे मुकाबले के नहीं हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लिन युआन ने तुरंत बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम को बुलाया और उसका 2 स्टार डूजोंग ऑरा बिना किसी रिजर्वेशन के रिलीज हो गया। स्वर्गीय ज्वाला। याओ लाओ की नजर तुरंत लिन युआन के हाथ में जलते हुए समुद्र पृथ्वी को लौ पर टिक गई। कदम कदम कदम। अगले ही सेकंड शक्तिशाली ऑरा के दबाव में याओ लाओ का शरीर कांप उठा और वह 3 कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस मुकाबले में विजेता तुरंत स्पष्ट हो गया। याओ लाओ अभी सिर्फ एक आत्मा शरीर था और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जियाओ यान की ताकत बहुत कम थी और वह जो ताकत झेल सकता था वह भी सीमित थी। इसलिए याओ लाओ ज्यादा से ज्यादा एक पीक डुहुआन की ताकत लगा सकते थे। शुरू में उसने मन ही मन सोचा था कि अपने सालों के लड़ाई के अनुभव और हड्डी कंपा देने वाली आग की मदद से वह लिन युआन से बराबरी पर लड़ पाएगा। लेकिन याओ लाओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़े युवक के पास भी सच में एक स्वर्गीय ज्वाला है और उसकी शक्ति उसकी अपनी हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला से ज्यादा अलग नहीं थी।
नतीजतन स्वर्गीय ज्वाला के फायदे के बिना याओ लाओ अपने दिल में जानता था कि वह निश्चित रूप से इस युवक का मुकाबला नहीं कर सकता। लिन युआन के हाथ में स्वर्गीय ज्वाला को देखकर याओ लाओ ने पाया कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने की नीली लौ तेज तरह की स्वर्गीय लपटों में से किसी की भी नहीं लग रही थी। इसे ध्यान से समझने के बाद याओ लाओ और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इस नीली लौ से उसे सी हॉट फ्लेम और ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की खुशबू मिली। नहीं, क्या ये हो सकता है? अचानक जैसे किसी संभावना के बारे में सोचते हुए याओ लाओ की पुतलियां तेजी से फैल गईं। टिकट कहाँ है? टिप्स कहाँ हैं? जल्दी करो और मुझे टिकट से डुबो दो। 59 चैप्टर 59 जियोयान निराशा में। चैप्टर 59 निराश जियोयान। ये तब होता है जब आप दो तरह की स्वर्गीय लौ को मिला देते हैं। याओ लाओ की नजरें लिन युआन के हाथ में नीली लौ पर टिकी थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हे सीनियर, आपने सही अनुमान लगाया। लिन युआन को स्वाभाविक रूप से पता था कि याओ लाओ क्या कहना चाहते थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ताइवान नोवेल नेटवर्क किताबों की कमी को दूर करता है। tuon.com बहुत भरोसेमंद है। याओ लाओ ने तुरंत ठंडी हवा में सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, उनका अंदाजा सच में सही था। लेकिन इस युवक ने ये कैसे किया? क्या आपने फ्लेम मंत्र की साधना की है? लिन युआन की फाइटिंग क्यूई की मूवमेंट ट्रैजेक्टरी को ध्यान से महसूस करने के बाद याओ लाओ का दिल तुरंत शौक से भर गया, क्योंकि उसने पाया कि इस समय लिन युआन के शरीर के अंदर फाइटिंग क्यूई की मूवमेंट ट्रैजेक्टरी लगभग फ्लेम मंत्र जैसी ही थी। सीनियर, कुछ बातें हमारे बीच ही रहना बेहतर है। उन्हें जोर से कहने की कोई जरूरत नहीं है। लिन युआन ने याओ लाओ के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक मतलब भरी नजर से देखा और फिर बेपरवाही से बोला। जियाओ यान से मिलने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि हालांकि वे दोनों फ्लेम मंत्र की साधना करते थे, किसी कारण से उसे हमेशा लगता था कि जियाओ यान द्वारा सीखा गया फ्लेम मंत्र पूरा नहीं था। शायद उस समय याओ लाओ को उन पुराने खंडहरों से जो फ्लेम मंत्र मिला था, वह असल में एक अधूरा मैनुअल था। हालांकि क्योंकि इसमें अपग्रेड करने के लिए स्वर्गीय लपटों को निगलने का प्रभाव भी था, याओ लाओ ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन लिन युआन का फ्लेम मंत्र सिस्टम द्वारा दिया गया पूरा वर्जन था, जिसमें एक भी कमी नहीं थी। ये सोचकर लिन युआन बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। ओरिजिनल काम में हीरो सिर्फ एक अधूरी कल्टीवेशन टेक्निक पर भरोसा करके इस फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट की चोटी पर खड़ा हो पाया था। अब जब उसके पास फ्लेम मंत्र का पूरा वर्जन था और सिस्टम की मदद भी थी, भविष्य में उसकी ऊपरी सीमा कितनी होगी? युवक, तुम बहुत प्रभावशाली हो। याओ लाओ के दिल का सदमा कम होने के बाद वह दिल से तारीफ के साथ आहें भरने लगा। अपनी जिंदगी के इतने सालों में ये पहली बार था जब वह किसी ऐसे इंसान से मिला था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। इस रहस्यमय युवक में न सिर्फ बहुत बड़ा टैलेंट था, बल्कि उसने फ्लेम मंत्र भी सीखा था और दो तरह की स्वर्गीय फ्लेम निगली थी। एक ही व्यक्ति में इन सभी चमत्कारों को देखकर याओ लाओ को अचानक एहसास हुआ कि इस आदमी की तुलना में उसका वर्तमान प्रिय शिष्य गोबर से भी कम मूल्यवान था। बूम! जैसे ही याओ लाओ ने बोलना खत्म किया और इससे पहले कि लिन युआन जवाब दे पाता, अचानक अमर गुफा के सबसे गहरे हिस्से से एक बार फिर जोरदार टक्कर की आवाज आई। इस समय दोनों ने एक साथ अपनी नजर अमर गुफा के सबसे पीछे की आग जैसी लाल दीवार की ओर घुमाई। बूम बूम बूम! गुफा के अंदर एक के बाद एक लगातार धमाका होता रहा। इस बार एनर्जी में उतार चढ़ाव पहले से कहीं ज्यादा तेज था। दरार! लिन युआन के कानों में एक तीखी आवाज आई जब उस लाल दीवार पर अचानक बारीक दरारें दिखने लगी। रिस्ट्रिक्शन खुलने वाला है। ये देखकर लिन युआन का चेहरा तुरंत बहुत ज्यादा खुशी में बदल गया। इतने लंबे इंतजार के बाद क्या ये रोक आखिरकार खुलने वाली थी? टीचर, क्या ये झुलसाने वाली एनर्जी स्वर्ग की लौ से निकल रही है? इस समय जियाओ यान को भी बाहरी दुनिया की समझ वापस मिल गई थी और सबसे पहले उसने स्वर्गीय ज्वाला की बेचैनी महसूस की। दीवार के पीछे की भयानक एनर्जी को महसूस करके जियाओ यान बहुत खुश हुआ। जोश में आकर उसने अनजाने में अपने शरीर पर कंट्रोल कर लिया और अपने आप आगे बढ़ने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? हालांकि जैसे ही जियाओ यान ने एक कदम बढ़ाया, अचानक एक बेपरवाह आवाज सुनाई दी। इसके बाद उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। एक पल में जियाओ यान को लगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कुछ ही पलों में उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया और इतने ज्यादा दबाव के कारण उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। धमाका! आखिरकार लिन युआन के बहुत ज्यादा दबाव में जियाओ यान खड़ा नहीं रह सका और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। आप! जियाओ यान ने जोर से दांत पीसते हुए अपना सिर उठाने की पूरी कोशिश की। उसकी नजर लिन युआन की तरफ गुस्से से भर गई। मेरा क्या? मैं आज यही बता रहा हूँ, ये स्वर्गीय ज्वाला मेरी है। अगर तुमने इसके लिए जरा भी लालच किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन युआन ने घुटनों के बल बैठे जियाओ यान को देखा। उसके शब्दों में हत्या का गहरा इरादा पूरी तरह से साफ था। साथ ही उसने चुपके से याओ लाओ को चेतावनी दी कि अगर जियाओ यान ने फिर से मौत को बुलाने की हिम्मत की तो उसे ध्यान न दिखाने के लिए उसे दोष न दें। छोटे दोस्त, जाओ जल्दी से निकल जाओ। याओ लाओ अपने दिल में समझ गया था कि लिन युआन के यहाँ होने से स्वर्ग की लौ के लिए संघर्ष में उनके पास कोई मौका नहीं था। इसलिए उसने तुरंत फैसला लिया और जियाओ यान से कहा कि वह जल्दी से यह जगह छोड़ दे। टीचर, मैं नहीं करूंगा। जियाओ यान ने जिद से दांत पीसते हुए मन ही मन याओ लाओ पर गरजा। क्यों? हम हेवनली फ्लेम पाने से बस एक कदम दूर हैं। हम हार क्यों मान लें? वह तैयार नहीं था। वह सच में तैयार नहीं था। वह हेवनली फ्लेम पाना बहुत चाहता था। सिर्फ एक फ्लेम पाकर ही उसकी कल्टीवेशन टेक्निक अपग्रेड हो सकती थी और तभी वह ताकतवर बन सकता था। लेकिन अब स्वर्गीय लौ उसकी आंखों के ठीक सामने थी। फिर भी उसका टीचर चाहता था कि वह हार मान ले। जियाओ यान कैसे तैयार हो सकता था? मूर्ख! क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारे सामने यह इंसान कितना ताकतवर है? जब तक वह यहाँ है तुम्हें यह हेवनली फ्लेम नहीं मिलेगी। जियाओ यान की पागल हालत देखकर याओ लाओ ने तुरंत उसे जोर से डांटना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस आदमी ने तुम्हें मारने का इरादा बना लिया है। अगर तुम अपने तरीके पर अड़े रहे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इस समय याओ लाओ सच में दुखी और निराश था। छोटे दोस्त, जब तक जिंदगी है उम्मीद है। सच तो यह है कि याओ लाओ इस समय कैसे तैयार हो सकते थे, लेकिन अभी हालात उनके खिलाफ थे। भले ही वह गहरी नींद में सो जाने तक लड़े, फिर भी वह लिन युआन को हरा नहीं पाएगा। इसलिए इस समय वे चाहे कितने भी तैयार न हो, वे बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे। ये सब इस परेशान करने वाले आदमी की वजह से है। याओ लाओ की बातें सुनकर जियाओ यान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया। उसके नाखून उसके मांस में गहरे धंस गए और खून रिसने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। उसने लिन युआन को घूरा और चाहा कि वह उसे एक ही बार में काटकर मार डाले। धत्तेरे की तेरी हिम्मत अब भी मुझे घूरने की है। जियाओ यान की नजर को भांपते हुए लिन युआन ने तुरंत उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़! एक तीखी आवाज सुनाई दी और जियाओ यान के चेहरे पर तुरंत 5 लाल उंगलियों के निशान आ गए। चले जाओ। अगले ही पल लिन युआन ने अचानक अपना पैर उठाया और जियाओ यान की ठोड़ी पर लात मारी। वूश! जियाओ यान का शरीर तुरंत बाहर की ओर उड़ गया, पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर। युन युन और एमेथिस्ट विंग लान किंग के बीच लड़ाई अपने सबसे क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गई थी। इस समय युन युन का गोरा और नाजुक चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। इस बीच एमेथिस्ट विंग लान किंग के शरीर पर बैंगनी लपटें भी काफी धीमी हो गई थी। मैं इसे और नहीं खींच सकता। यह इंसानी औरत बहुत ताकतवर थी। एमेथिस्ट विंग लान किंग जानता था कि यह ऐसे नहीं चल सकता और उसने पहले ही अपनी सीलिंग स्किल को एक्टिवेट करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जैसे ही एमेथिस्ट विंग लान किंग अपने शरीर में एनर्जी सर्कुलेट करने वाला था, उसने अचानक एक काली चीज को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। धत्तेरे की, कौन मुझ पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा है? ये देखकर एमेथिस्ट विंग लान किंग तुरंत गुस्सा हो गया। मैं यहाँ लड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। तुरंत एमेथिस्ट विंग लान किंग ने गुस्से में धार लगाई। उसका बड़ा जानवर जैसा शरीर एक पल के लिए भी नहीं रुका और उस काली चीज की तरफ जोर से टकराया। भाइयों, कृपया सुझाव दें और टिप्स दें। 60 चैप्टर 60 बैटल थ्रू द हेवंस की सभी सुंदरियों का गुस्सा बहुत बुरा है। चैप्टर 60 आसमान में लड़ाई की खूबसूरती सभी बहुत गुस्से वाली हैं। टकराना! एक हल्की सी आवाज के साथ एमेथिस्ट विंग लान किंग हैरान रह गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी के खून की उल्टी करने की आवाज सुनी हो। नीलम पंख वाले शेर राजा ने चारों ओर देखना शुरू किया। खून की उल्टी करने वाला कोई कहां था? अरे वाह! अचानक उसने देखा कि वह काली चीज उड़ रही है जिसे उसने गिराया था। अरे यार, ये तो सच में एक इंसान था। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस चीज से वह टकराया है वह एक इंसान होगा, क्योंकि वह आदमी अभी अस्त-व्यस्त था, कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर 5 चमकीले लाल उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। वह बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था। बहुत भयानक! उसने अपना बड़ा सा शेर का सिर हिलाया और सोचा, इंसान कैसे बड़े होकर ऐसे दिख सकते हैं? जिसे एमेथिस्ट विंग लान किंग ने अभी गिराया था वह असल में जियाओ यान था, जिसे लिन युआन ने बाहर निकाल दिया था। इस समय जियाओ यान बहुत पहले ही पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। शायद उसके लिए ये भी एक तरह की मुक्ति थी। नहीं तो अगर जियाओ यान अभी भी होश में होता तो शायद वह शर्म और गुस्से में अपना सिर पीट कर मार डालना चाहता। सांस! याओ लाओ ने बेबस होकर आह भरी, जियाओ यान के शरीर पर कंट्रोल किया और फिर दूर चला गया। जियाओ यान के लिए झटका बहुत बड़ा था। उसे इस छोटे बच्चे की चोटों का इलाज करने के लिए जल्दी से एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी और उसे आत्मा के लिए कुछ चिकन सूप भी पिलाना पड़ा। जहां तक अभी के उस बदकिस्मत आदमी की बात है, युन युन ने बस एक हल्की सी नजर डाली और फिर उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई। अब उसका पूरा ध्यान एमेथिस्ट विंग लान किंग के साथ लड़ाई पर था। बीच के समय के बाद इंसान और जानवर एक बार फिर एक दूसरे के सामने आ गए।
मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। अपने दिल में ये सोचते हुए यून यून ने तुरंत अपने शरीर के अंदर सारी डूबी हुई इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपना सबसे मजबूत हमला करने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाली थी, उसने अचानक देखा कि एमेथिस्ट विंगलान किंग की अमर गुफा के अंदर से रोशनी की चमकदार किरणें निकल रही हैं। अगले ही पल गुफा के दरवाजे से अचानक एक शक्तिशाली सक्शन फोर्स निकला। यून यून ने विरोध करने के लिए जल्दी से अपनी डूबी हुई घुमाई, लेकिन मुश्किल से एक सांस के लिए रुकने के बाद यून यून का नाजुक शरीर तुरंत उस शक्तिशाली बल में समा गया। इंसान, तुम धोखा कर रहे हो। जैसे ही यून यून गुफा के दरवाजे में जाने वाला था, एमेथिस्ट विंगलान किंग ने अचानक रिएक्ट किया। तुरंत ही उसका शरीर तेजी से गुफा के एंट्रेंस की ओर बढ़ा ताकि यून यून को अंदर जाने से रोक सके। टकराना, और उसी पल गुफा के एंट्रेंस पर एक पतली सी रुकावट दिखाई दी, जिससे एमेथिस्ट विंगलान किंग सीधे उड़ गया। स्विश, उस पल में यून यून का शरीर पहले ही गुफा में समा चुका था। बूम, अगले ही पल धरती हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। पूरी अमर गुफा तुरंत एनर्जी बैरियर की एक परत से ढक गई। एमेथिस्ट विंगलान किंग ने बार-बार उस बैरियर को पार करने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी एक्सेप्शन के उसे बाहर ही रोक दिया गया। इसके असर के बावजूद एनर्जी बैरियर में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं दिखा। अमर गुफा के अंदर एनर्जी के आखिरी असर के साथ वह शुरू में बहुत मजबूत रोक आखिरकार इस पल टूट गई। अरे यार, मैंने आखिरकार इस पल का इंतजार किया। लिन युआन की आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई और उसके शरीर के अंदर जलती हुई समुद्री पृथ्वी की कोर फ्लेम इस समय और भी ज्यादा एक्टिव हो गई। लिन युआन जानता था कि यह अलग-अलग तरह की अजीब लपटों के बीच आपसी एहसास था। बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम की अजीब बात यह बताती है कि इस रोक के पीछे एक और तरह की अजीब फ्लेम जरूर होगी। एक विचार के साथ लिन युआन प्रतिबंध के पीछे के क्षेत्र की ओर बढ़ने वाला था। हालांकि उसी समय उसे अचानक पीछे से कुछ अपनी ओर उड़ता हुआ महसूस हुआ। वह तेजी से मुड़ा और देखा कि एक बहुत ही सुंदर सिलहूट तेजी से उसकी ओर आ रहा है। अनजाने में लिन युआन ने हाथ बढ़ाकर उस सिलहूट को पकड़ लिया। एक हल्की नाजुक खुशबू लिन युआन के नथुनों में घुस गई। इसके तुरंत बाद उसके हाथ से एक नरम एहसास हुआ। क्या हो रहा है? उसने हैरानी से नीचे देखा और पाया कि दो बर्फीली आंखें उसे खा जाने वाली नजर से घूर रही थी। अरे वाह! तभी लिन युआन को एहसास हुआ कि उसका हाथ इस समय उसके शरीर के सबसे कोमल हिस्से को पकड़ रहा था। तुम व्यभिचारी हो जो मौत की तलाश में हो। यून यून को अपने सिर में खून का दौड़ना महसूस हुआ। उसके दिल में गुस्सा बेकाबू होकर उमड़ रहा था। इस कमीने आदमी ने सच में उसे वहीं पकड़ लिया। ये जानना जरूरी है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक यून यून के शरीर को कभी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं छुआ था। अपनी हथेली के एक झटके से एक हल्के नीले रंग की डुकी हुई सीधे लिन युआन के सिर की ओर चली गई। सुंदर, यह एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। लिन युआन बिना कुछ कहे अपनी बाहों में उस सुंदरी को छोड़ दिया और यून यून के हमले से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसी समय उसे अपने दिल में गलत महसूस हुआ। तुम ही तो थे जिन्होंने खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? इसके अलावा ये तो बस एक टच है, इसमें बड़ी बात क्या है? बेशक वह ये बात सिर्फ अपने दिल में ही सोच सकता था और इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी उसके सामने बैठी खूबसूरत औरत लाल हो गई थी, दांत पीस रही थी और अगला हमला करने की तैयारी कर रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन युआन ने भी अपने सामने बैठी महिला को ध्यान से देखा। उसकी ताकत और बेमिसाल खूबसूरती को महसूस करके उसकी पहचान तुरंत साफ हो गई। यून यून, लिन युआन के दिमाग में तुरंत एक जाना पहचाना नाम आया। स्विश, इससे पहले कि लिन युआन कुछ और सोच पाती, यून यून ने अपनी लंबी तलवार लहराते हुए लिन युआन पर फिर से हमला कर दिया। अरे, स्वर्ग में लड़ाई में शामिल सभी सुंदरियां इतनी गुस्सैल क्यों हैं? लिन युआन ने मन ही मन शिकायत की और बेबसी से अपना सिर हिलाया। जैसे ही यून यून की तलवार की नोक उसकी छाती में घुसने वाली थी, लिन युआन ने तेजी से दो उंगलियां आगे बढ़ा दी। क्लैंग, यून यून की तलवार अब एक अंश भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि वह लिन युआन की छाती से केवल 10 मिलीमीटर दूर थी। क्योंकि इस समय तलवार लिन युआन की दो उंगलियों के बीच मजबूती से फंसी हुई थी। क्या अपने सामने खड़े आदमी को इतनी आसानी से अपने हमले को बेअसर करते देखकर यून यून की आंखों में गुस्सा तुरंत हैरानी में बदल गया। वह डू हुआन की एक्सपर्ट थी, फिर भी यून यून ने साफ तौर पर नहीं देखा था कि लिन युआन ने अपनी चाल कैसे चली। जियामा साम्राज्य को इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ कब मिला? ब्यूटी, बहुत मजा आया। लिन युआन ने अपने हाथ से जोर लगाया और यून यून के हाथ से लंबी तलवार छीन ली। फिर उसने एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो उसे बहुत प्यारी लगी। मुझे मेरी तलवार वापस दो। अपना हथियार लेकर यून यून धीरे-धीरे शांत हो गई। ये जानते हुए कि इस व्यक्ति से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं था, उसने लड़ाई जारी रखने का विचार छोड़ दिया। हे, ठीक है। लिन युआन हल्के से हंसा, उसने आराम से तलवार घुमाई और मूठ का सिरा यून यून को दे दिया। लिन युआन द्वारा दी गई तलवार लेकर यून यून ने आखिरकार अपने सामने खड़े लिन युआन को ध्यान से देखा। उनके सुंदर लंबे बाल आराम से बंधे हुए थे, तलवार जैसी भौहें और तारों जैसी आंखें थीं। उनके साफ चेहरे में ऐसा जादू था कि कोई अनजाने में ही उसमें खो जाता था। वह काफी हैंडसम है, शायद अभी उसका यह मतलब नहीं था। अपने दिल में ये सोचते हुए यून यून को पहले छाती पकड़ने वाली घटना का कारण मिल गया और लिन युआन के प्रति उसकी दुश्मनी काफी कम हो गई। आखिर कौन सी महिला हैंडसम लड़कों को पसंद नहीं करती? खासकर लिन युआन जैसे हैंडसम लड़के जो सभी लीडर से थोड़े ही कम हैंडसम हैं, उनका कहीं भी स्वागत है। तसक तसक तसक, क्या उत्तम सुनहरा जोड़ा है। अचानक जैसे ही दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने थे, एक कर्कश अजीब सी हंसी साफ तौर पर दोनों के कानों तक पहुंची। वहां कौन है? लिन युआन की नजर अचानक ठंडी हो गई जब उसने आवाज का सोर्स ढूंढना शुरू किया। भाइयों, वो कहां हैं? इनाम कहां हैं? जल्दी करो और मुझे उनसे मार डालो। 61 चैप्टर 61 मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। चैप्टर 61 मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। अचानक लिन युआन ने अपनी नजर हाल ही में तोड़े गए रिस्ट्रिक्शन के पीछे के एरिया पर टिका दी। उसे साफ-साफ महसूस हुआ कि आवाज पीछे से आई थी। यून यून भी उस समय आवाज के पीछे-पीछे चल रही थी। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, उसका सुंदर चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। हे, देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी लाता हूं। जैसे ही आवाज एक बार फिर धीमी हुई, लिन युआन और दूसरे व्यक्ति को तुरंत लगा कि उनके शरीर बेकाबू होकर रेस्ट्रिक्शन के पीछे वाले एरिया की ओर बहने लगे हैं। उन्हें एक साथ ऐसा लगा कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी खो गया है। लिन युआन का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया और उसने जल्दी से विरोध करने के लिए अपने शरीर में डुकी हुई को घुमाया। लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि 2 स्टार डू ज़ोन के तौर पर अपनी अभी की ताकत से वह उनकी अभी की आगे की स्पीड को थोड़ा भी धीमा नहीं कर सकता था। धत्तेरी की, ये पहली बार था जब लिन युआन को लगा कि कोई स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। अगले ही पल सीन बदल गया। लिन युआन और दूसरा व्यक्ति दोनों ये जानकर डर गए कि बिना जाने कब वे असल में एक आग जैसी लाल जगह के अंदर थे। स्पेस में जहां भी नजर जाती, वह आग जैसे लाल रंग के समुद्र से घिरा हुआ था। बिल्कुल बीच में झुलसते हुए मैग्मा की एक धारा भी थी। मैग्मा के अंदर एक दर्जन से ज्यादा आग जैसे सांप लगातार एक दूसरे से लिपट रहे थे और आसपास से आग के बुलबुले उठ रहे थे। और जिस जगह पर वे दोनों खड़े थे, वह इस जगह में खाली जमीन का एक मात्र टुकड़ा था। यहां पहुंचने के बाद यून यून की गोरी नाजुक गर्दन पर पसीने की बारीक बूंदें बनने लगी थी। इस समय उसका सुंदर चेहरा भी गर्मी से लाल हो गया था, एक पके बड़े सेब की तरह जिसे खाने का मन करता है। इसके विपरीत लिन युआन को यहां काफी आराम महसूस हुआ। वह असल में 7वीं रैंक के अल्केमिस्ट थे और उनके शरीर के अंदर की एनर्जी भी आग के गुंडुकी हुई से जुड़ी थी। बर्निंग सी अर्थ कोर फ्लेम जैसी एक अजीब आग के साथ यहां की गर्मी की लहरों ने न केवल लिन युआन को कोई परेशानी नहीं दी, बल्कि उसे बहुत जानी पहचानी और अपनापन महसूस हुआ। लिन युआन ने ध्यान से आसपास देखा। पिछले सभी संकेतों के साथ उसके दिल में पहले से ही एक बड़ा अंदाजा बन चुका था। इसके तुरंत बाद वह बेफिक्र होकर हंसा और आगे की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है कि तुम यहां लगी अजीब आग के पिछले मास्टर हो, है ना? जैसे ही लिन युआन के शब्द निकले, आसपास का तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी चारों तरफ से तारीफ भरी आवाजें आई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम उम्र के इंसान की नजर इतनी तेज होगी। अपने दिल में अंदाजा पक्का करने के बाद लिन युआन ने समय आराम से था। फिर उसने अपनी छाती के सामने हाथ बांध लिए और आसपास के लोगों से कहा, सीनियर, जब हम यहां आ ही गए हैं, तो क्या आप यहां आने का प्लान नहीं बना रहे हैं? हे, दिलचस्प, सच में दिलचस्प। अगले ही पल चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद बिना किसी चेतावनी के एक एनर्जी स्टोन चेयर अचानक दोनों के सामने आ गई। फिर लाल रोशनी के छोटे-छोटे टुकड़े ऊपर तैरने लगे और आखिर में एक नकली आकृति बन गई जो मुस्कुराते हुए लिन युआन और दूसरे व्यक्ति को देख रही थी। यह आकृति कुछ हद तक अलौकिक लग रही थी, साफ तौर पर कोई भौतिक चीज नहीं थी। वह व्यक्ति लगभग 40 साल का लग रहा था। उसका चेहरा चिकना और चमकदार था और उसका अंदाज काफी अच्छा और जानकार लग रहा था। आप कौन हैं? अचानक आए इस व्यक्ति को देखकर यून यून की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं कौन हूं? मैं बेशक इस जगह का मालिक हूं। ये सुनकर वह आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोलते समय उसने अपना पोस्चर बदल लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी आपको सिर्फ एक बची हुई आत्मा होना चाहिए, है ना? लिन युआन ने साफ-साफ कहा, एक ही वाक्य में उस व्यक्ति की मौजूदा हालत को सीधे-सीधे बता दिया। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर बेबसी की एक झलक आ गई। आह, कितना ताकतवर नौजवान है, एक नजर में बता सकता है कि मैं अभी बस एक बची हुई आत्मा हूं। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने दिल से आह भरी, शायद इसलिए कि उसने बहुत समय से जिंदा लोगों को नहीं देखा था। इस समय उसकी बातें भी बढ़ने लगी। तुम बहुत दिलचस्प हो, इतनी कम उम्र में डू ज़ोन लेवल तक पहुंचना, हमारे जमाने में भी ऐसे टैलेंट को जीनियस माना जा सकता है। अधेड़ उम्र के उस आदमी की नजर लिन युआन पर पड़ी, उसके चेहरे पर तारीफ के भाव थे। हम एक आत्मा जो स्पिरिचुअल दायरे के बहुत करीब है और आप एक अल्केमिस्ट भी हैं।
जब उसने लिन युआन की जबरदस्त सोल पावर को देखा तो उसके पहले से शांत चेहरे पर आखिरकार हैरानी का भाव आ गया। लिन युआन ने कुछ नहीं कहा, उसका चेहरा एकदम शांत था। यह अधेड़ उम्र का आदमी साफ तौर पर एक बुरा राक्षस था जो पता नहीं कितने सालों से जी रहा था। यह कोई अजीब बात नहीं थी कि वह इन चीजों को पहचान सकता था। उसके बगल में यून यून थी जिसने अधेड़ उम्र के आदमी की बातें सुनकर अपनी खूबसूरत आंखों में हैरानी दिखाई। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन एक दूसरों होगा और एक अल्केमिस्ट भी। अनजाने में ही उसके दिल में लिन युआन के प्रति थोड़ी और जिज्ञासा पैदा हो गई। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को लिन युआन में साफ तौर पर बहुत दिलचस्पी थी। लिन युआन ने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आपको इस अजीब बात के लिए यहाँ होना चाहिए, है ना? अधेड़ उम्र के उस आदमी ने चुपके से अपने दिल में लिन युआन नाम नोट किया, फिर दोबारा पूछा, हाँ, ये सही है। लिन युआन ने बिना किसी टालमटोल के खुलकर स्वीकार कर लिया। हे, अधेड़ उम्र का वह आदमी हंसा, फिर अपनी दाहिनी हथेली घुमाते ही लाल रंग की आग की एक लौ तुरंत दिखाई दी। जैसे ही लौ टिमटिमाई, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजरों में पुरानी यादों की झलक दिखाई दी। अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में 21वें नंबर पर 10,000 जानवरों वाली स्पिरिट फायर। जैसे ही लाल लौ दिखाई दी, लिन युआन ने उसे तुरंत पहचान लिया और बोल दिया। उसी समय उसके शरीर के अंदर जलती हुई समुद्री पृथ्वी की कोर लौ भी अचानक बेचैनी से हिलने लगी। तो यह एक अजीब आग है। यून यून की नजरें तुरंत लाल लौ पर टिक गईं। ये पहली बार था जब उसने कोई अजीब आग देखी थी, इसलिए वह कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाई। ये 10,000 बीस्ट स्पिरिट फायर कई सालों से मेरे साथ है। अब जब मेरी यह बची हुई आत्मा खत्म होने वाली है तो इसके लिए एक नया मास्टर ढूंढने का समय आ गया है। जैसे ही वह इस पॉइंट पर बोला, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज में अकेलेपन का एहसास होने लगा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर लिन युआन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी झलक थी। यंग मैन, मैं तुम्हें ये 10,000 बीस्ट स्पिरिट फायर दे सकता हूं। लेकिन इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर लिन युआन और यून यून पर जाने लगी। ऐसा लगा कि जानबूझकर या अनजाने में। लेकिन क्या? लिन युआन ने त्योरियां चढ़ाईं। अधेड़ उम्र के उस आदमी के चेहरे का भाव देखकर उसके दिल में अचानक एक बुरा शक पैदा हो गया। यून यून ने इस पर धीरे से एक छोटा कदम पीछे लिया। उसे हमेशा लगता था कि जब यह अधेड़ उम्र का आदमी उसे देखता है तो उसके मन में गलत इरादे का एहसास होता है। हाँ, जोरदार हंसी की आवाज आई जब अधेड़ उम्र का आदमी अचानक खड़ा हुआ और उसने 10,000 बीस्ट स्पिरिट फायर वापस ले लिया। फिर एक हाथ पीठ के पीछे रखकर वह आराम से पत्थर की कुर्सी से नीचे उतरा। लेकिन अचानक उसका दूसरा हाथ यून यून की ओर इशारा करते हुए लिन युआन की ओर मुड़ा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। क्या? अरे वाह! यून यून और लिन युआन दोनों ने एक साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनकी निगाहें अविश्वास से भर गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, भले ही उन्हें पीट-पीट कर मार डाला गया हो, कि अधेड़ उम्र का यह आदमी इस समय ऐसी शर्त रखेगा। यून यून ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे सपनों में। भाइयों, अगर तुम्हारे पास टिकट है तो पीछे मत हटो। अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो उसे अपने पास मत रखो। बस उन्हें मुझ पर तब तक फेंकते रहो जब तक मैं दफन न हो जाऊं।